जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे विजन आईएएस की PT 365 सीरीज़ में, जो कि इकोनॉमी का है। और यह मास्टर वीडियो होगा और ये सिंगल मास्टर वीडियो होगा जिसमें हम लोग ये पूरा का पूरा बुक करने वाले हैं। एक भी सेक्शन, एक भी टॉपिक छोड़ने वाले नहीं है। तो आप लोग बस हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें और देखते रहें। यह करीब साढ़े पाँच घंटे का होगा, तो आप लोग पूरा का पूरा देखें ताकि आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो सके अच्छे से और आप लोग एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। आप लोग से बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक, आपके भाई मित्र या जो भी कोई होंगे जो इस बार के UPSC प्री देने वाले हैं, उन तक वीडियो को जरूर पहुँचाएं ताकि वो भी अपना रिवीजन अच्छे से कर सके। और आप लोग भी इसे अच्छे से पढ़े, 2-3 बार जरूर देखें ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके और आप लोग एग्जाम में सहज महसूस कर सके अपने आप को करंट अफेयर के टाइम पे। तो ये हमारा अब तक का सीरीज़ का सारा वीडियो का कंपाइलेशन होगा, जो कि 5-5.5 घंटे का होगा। तो आप लोग इसे बिना टेंशन लिए देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार, जितना बार आपका मन हो उतना बार देखें और अपने रिवीजन को और मजबूत करें। तो आइए शुरू करते हैं हमारा मास्टर वीडियो। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस विजन IAS के नई सीरीज में, जिसमें लोग PT 365 इकोनॉमी कर रहे हैं। तो हम लोगों ने पॉलिटी पूरा कर लिया था। आप लोग जाइए, लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप लोग पूरा का पूरा सीरीज देखिए और इसे भी हम लोग टॉप टू बॉटम एंड करने वाले हैं। यहाँ पॉइंट 1 से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से लेके हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक को डील करने वाले हैं। तो आप लोग बस हमारे साथ बने रहिए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों मित्रों के साथ, जो भी इस बार के UPSC प्रीलिम्स या अन्य स्टेट के प्रीलिम्स भी देने वाले हैं, जैसे UP PCS हो गया या फिर बिहार PCS देने वाले हैं। तो उन तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएँ और हमारे पॉलिटी के जरूर सेक्शन देखें। और वाजीराम एंड रवि के भी करंट अफेयर हम लोगों ने कंटिन्यू किया हुआ है, तो उसे भी जरूर देखें। तो हम लोग शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। तो बस बिना कुछ समय के हम लोग ये शुरू करते हैं। बस फिर से आपसे ये अनुरोध रहेगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोग यहाँ पे हर चीज़ डील करने वाले हैं और हमारे चैनल पे आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम UPSC के सारे रेलिवेंट टॉपिक मिलने वाले हैं, सारे करंट अफेयर मिलने वाले हैं, जो कि पूरे 1 साल में घटनाक्रम में हुए थे। तो आप लोग बस हमारे साथ बने रहें और हम लोग शुरू करते हैं नया टॉपिक। पहला ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसमें पहला न्यूज़ है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP एस्टिमेशन इन इंडिया। तो न्यूज़ में क्यों था, तो इंडिया रिकॉर्डेड रियल GDP ग्रोथ ऑफ 7.8% ड्यूरिंग द अप्रैल जून पीरियड ऑफ 2023-24। मतलब 2023-24 में 7.8 ग्रोथ दिखा रहा था रियल GDP। फिर परसेंट GDP कैलकुलेशन इन इंडिया कैसे होता है परसेंट का, तो रियल एंड नॉमिनल GDP क्या होता है, तो MOSPI कैलकुलेट्स क्वार्टरली GVA ग्रोस वैल्यू एडेड एट कांस्टेंट प्राइस। 2011-12 पे है, आप लोग जानते हैं रियल GDP के लिए, एंड करेंट प्राइस नॉर्मल GDP के लिए होता है। GDP डिफ्लेटर क्या होता है, तो रेशियो ऑफ नॉर्मल GDP टू रियल GDP। मतलब जो रेशियो दोनों का होता है नॉर्मल GDP और रियल GDP का, उसे ही GDP डिफ्लेटर बोलते हैं। इट रिफ्लेक्ट्स द इंक्रीज इन GDP दैट हैज हैपेंड ऑन अकाउंट ऑफ हायर प्राइस रादर देन एन इंक्रीज इन आउटपुट। ठीक है, अगला है GDP कैलकुलेशन अप्रोचेज। क्या है, तो प्रोडक्शन अप्रोच में क्या होगा, इट सम्स द वैल्यू एडेड एट ईच स्टेट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब हर स्टेट में जो वैल्यू एड होता है उसे जोड़ना। फिर इनकम अप्रोच क्या होता है, इट मेजर्स द टोटल इनकम अर्नड बाई द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब टोटल इनकम जो भी अर्न किया जाता है। और फिर एक्सपेंडिचर अप्रोच, इट मेजर्स द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाई ऑल एंटिटीज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ड्यू टू वेरिएशन इन डाटा कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग देयर आर ऑफन गैप बिटवीन द 3 अप्रोचेज विच इज कंसिडर्ड while मेकिंग द फाइनल कैलकुलेशन। मतलब कुछ डिस्पैरिटीज आती है जिसे फाइनल कैलकुलेशन में देखा जाता है। आगे देखते हैं GDP कैलकुलेशन चेंजेस इंट्रोड्यूस इन 2014-15 में क्या क्या चेंज आया उसे देखते हैं। इन 2015 द सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस CSO इंट्रोड्यूस द न्यू सीरीज ऑफ नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स। द बेस ईयर ऑफ GDP सीरीज वाज रिवाइव्ड फ्रॉम 2004-5 to 2011-12। बेस ईयर इज रिवाइज्ड पीरियडिकली टू टेक इनटू अकाउंट the structural changes which has been taking place in the economy and to depict a true picture of the economy. The new series incorporates the latest recommendation of System of National Accounts 2008, the international guidelines on compilation of national account. Why GDP is not very good maker to measure development? GDP क्यों नहीं है डेवलपमेंट का अच्छा मेजर, इसे देखते हैं। तो it does not take into account externalities such as crime, pollution, inequalities, and depletion of natural resources. It does not measure aspects like environmental protection, family bondings, etc. GDP also includes social negative activities if it generates economic output. Example, the money spent on repair work after the train crash is counted in GDP. Non-inclusion of social aspect of people's life such as state of health, quality of education, etc.
चेंजेस विद करेंट जीडीपी कैलकुलेशन में क्या क्या चेंज हुआ, तो आउटडेटेड डाटा इन वेरियस सेक्टर था, फिर अकाउंटिंग, ऑर्गेनाइज सेक्टर, और हुआ क्या, एक्सक्लूजन ऑफ प्रोडक्टिव वर्क लाइक हाउस होल्ड वर्क। और नेक्स्ट टॉपिक इज नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI। तो न्यूज़ में क्या था, तो नीति आयोग रिलीज्ड ए डिस्कशन paper titled Multi-Dimensional Poverty in India since 2005-6. The paper uses national MPI for estimating multi-dimensional poverty. Key finding of the discussion paper क्या है, तो steep decline in poverty head count ratio 29.17% in 2014 to 11.23% in 2022-23, 24.82 crore Indian escaped multi-dimensional poverty in last 9 years. Intensity of poverty is also declined, which shows that extent of deprivation among the deprived population is falling. The pace of decline in poverty head count ratio was much faster between 2015-16 to 2019-21 compared to 2005-6 to 2015-16. Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Odisha and Rajasthan saw fastest reduction in the proportion of multi-dimensional poverty. तो आप लोग स्टेट ध्यान में रखिएगा, कौन सा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, ठीक है, ये 5 स्टेट है, ध्यान में रखिएगा। ऑल 12 इंडिकेटर्स सॉ ए स्टैटिस्टिसिटी significant reduction. Cooking, fuel and housing have the greatest deprivation level of deprivation. Child and adolescent mortality, electricity and bank account have the lowest deprivation level. India is on track to achieve SDG target 1.2, reducing multidimensional poverty by at least half, much ahead of 2023. About national MPI. First ever national MPI was released in 2021 based on data taken from NFHS4 under the government's Global Indices for Reform and Growth GIRG initiative. Niti Aayog is the nodal agency for MPI. GIRG monitors India's performance on various important social and economic parameters. Methodology using in computing India's national MPI. Alkir-Foster methodology. It identifies people as poor or not poor based on dual cut-off counting method. According to the AF methodology, an individual is considered MPI poor if their deprivation score equal or exceeds India's national MPI poverty cutoff of 33.33%. यहाँ पे do you know में क्या देख लेते हैं यहाँ पे, the Alkir-Foster AF method can show both the breadth या incidence and depth intensity of poverty. To identify the poor, the AF method counts the overlapping or stimulus deprivation that a person or household experience in different indicators of poverty. यहाँ पे सब इंडिसेस ऑफ द नेशनल MPI क्या है, तो पहला है हेड काउंट रेशियो, हाउ मेनी आर पुअर, मतलब कितने लोग गरीब हैं. Proportion of multidimensionally poor in the population is arrived at by dividing the number of multidimensionally poor person by the total population. Intensity of poverty A क्या है, तो how poor are the poor, मतलब कितने गरीब हैं, गरीब लोग ही कितने गरीब हैं. Average proportion of deprivation which is experienced by multidimensionally poor individuals. To compare intensity, the weighted deprivation score of all poor are summed and then divided by the total number of poor people. MPI value is arrived at by multiplying the head count ratio H and the intensity of poor A, reflecting both the share of people in poverty and the degree to which they are deprived. अगला indicators of India's national MPI. National MPI model retained the 10 original indicator of global MPI model and has added 2 indicators via material health and bank account. डायमेंशन है 12 इंडिकेटर जिसमें वेट है, और फिर ए हाउस होल्ड इज कंसिडर्ड डिप्राइव्ड ऑफ इफ, तो पहला हेल्थ, इसका 1/3 रेशियो है, न्यूट्रिशन में 1/6 रेशियो है. ए सिंगल मेंबर ऑफ हाउस होल्ड इज आइडेंटिफाइड एज अंडर नरिश्ड. बॉडी मास इंडेक्स ऑफ अ वुमेन 14 to 49 years or a man 15 to 45 years is below 18.5 kg per meter square. Any child between the age of 0 to 59 months is found to be undernourished. फिर child and adolescent mortality 1/12. Any child or adolescent under 18 years of age has died in the household 5 years preceding the survey.
अगला है maternal health 1/12. Any woman in the household who has given birth has not received at least 4 antenatal care visit 5 years preceding the survey. अगला एजुकेशन, इसका भी 1/3 शेयर है. इसमें ईयर ऑफ स्कूलिंग का 1/6 शेयर है. नॉट इवन वन मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड एज 10 ईयर और ओल्ड हैज़ कंप्लीटेड 6 ईयर ऑफ स्कूलिंग. अगला स्कूल अटेंडेंस 1/6. एनी स्कूल एज चिल्ड्रेन इज नॉट अटेंडिंग अ स्कूल अप टू द एज एट विच ही और शी वुड कंप्लीट क्लास 8. अगला स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसका भी शेयर 1/3 है. इसमें पहला कुकिंग फ्यूल, इसका शेयर है 1/21. A household cooking with dung, agriculture crops, shrubs, woods, charcoal or coal. Next is sanitation 1/21 ratio. The household has unimproved or no sanitation facility or it is improved but shared with other household. Next is drinking water 1/21. The household does not have access to improved drinking water or safety drinking water. At least a 30-minute walk from home as a road trip. Next is electricity 1/21 ratio. The household has no electricity. अगला housing. The household has inadequate housing, that is the floor is made up of natural material or the roof or wall are made up of rudimentary material. Next is assets 1/21, इसका भी ratio है. The household does not own more than one of these assets like radio, television, telephone, computer, animal, cart, bicycle, motorcycle or refrigerator and does not own a car or a truck. नेक्स्ट इज बैंक अकाउंट, इसका भी रेशियो 1/21 है. तो नो हाउस होल्ड मेंबर हैज़ अ बैंक अकाउंट और अ पोस्ट ऑफिस अकाउंट. यहाँ पे देखिए नोट में लिखा हुआ है काइंडली नोट पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी रेट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी आर नॉट इंक्लूडेड एज इंडिकेटर ऑफ MPI. ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जी ग्लोबल MPI 2023 क्या था? तो रिलीज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP एंड द ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट Initiative OPHI since 2010. MPI tracks deprivation in 10 indicators across 110 countries. इसमें 1.1 billion in 110 countries remain multidimensionally poor. Nearly 2/3 of all poor people, that is 730 million, live in middle income countries and low income countries constitute only 10% of MPI. डाइट बेनिफिट ट्रांसफर, अगला है DBT. तो न्यूज़ में क्यों था? तो गवर्नमेंट हैज सेव्ड ₹2.73 लाख करोड़ ऑफ टैक्स पेयर मनी फ्रॉम 2014 से 2023 बाई अडॉप्टिंग डाइट बेनिफिट ट्रांसफर DBT टू सेंड मनी टू टारगेटेड बेनिफिशरीज एंड वीडिंग आउट बोगस अकाउंट. अबाउट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT क्या है? तो ऑब्जेक्टिव इसका है ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड टर्मिनेट पिल्फरेज फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड. लॉन्च कब हुआ था? इट वॉज रोल्ड आउट इन 2013 in certain districts. Later it was implemented across the country in 2014. स्कीम अंडर DBT क्या है? तो कैश ट्रांसफ़र. एग्जाम्पल में पहल, मनरेगा, NSAP, ETC. इन काइंड ट्रांसफर में क्या होगा? तो गिवन बाय द गवर्नमेंट टू इंडिविजुअल थ्रू एन इमीडिएट एजेंसी. एग्जाम्पल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS. अदर ट्रांसफर फ्रॉम द गवर्नमेंट टू डिफरेंट नॉन गवर्नमेंटल functionaries who help in facilitation of various government scheme till the last mile. एग्जाम्पल है आशा वर्कर अंडर NHM, आंगनवाड़ी वर्कर अंडर ICDS ETC. नोडल एजेंसी इसका क्या है? तो DBT मिशन कैबिनेट सेक्रेटेरिएट अंडर सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन एंड PG. डिसबर्समेंट आर चैलेंज थ्रू द पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम PFMS. Aadhaar requirement. Aadhaar is not mandatory in DBT scheme. Since Aadhaar provide a unique identity and is useful in targeting the intended beneficiaries, Aadhaar is preferred and beneficiaries are encouraged to have Aadhaar. Key enabler for DBT क्या है? तो JAM, Jandhan, Aadhaar and Mobile Trinity enabled transfer benefit in a leakage proof, built targeted, cashless and timely manner. Business correspondent BC infrastructure ensure that payment are disbursed to the beneficiaries on time at their doorstep and of full value. पेमेंट बैंक क्या हो जाएगा? तो increases the penetration level of financial services in remote area of the country. मोबाइल मनी क्या होगा? तो डेवलप a comprehensive ecosystem for cashless transaction over a mobile platform using Aadhaar as a identifier. अगला है सेल्फ हेल्प ग्रुप SHGs. न्यूज़ में क्यों था? तो रिसेंटली द गवर्नमेंट अनाउंस दैट स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग विल कवर 2 करोड़ वुमेन अंडर द
लखपति दीदी स्कीम विच एम टू इनकरेज देम टू स्टार्ट माइक्रो एंटरप्राइजेज। अबाउट लखपति दीदी स्कीम क्या है? तो लॉन्च हुआ इन 2023 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है? इनेबल रूरल SHG वुमेन टू अर्न एटलीस्ट ₹1 लाख पर एनम। अप्रोच इसका क्या है? तो इट इज़ बेस्ड ऑन अ वुमेन लेड डेवलपमेंट अप्रोच। एक्टिविटीज़ कवर्ड में क्या होगा? तो वुमेन वुड बी ट्रेन्ड इन स्किल्स लाइक प्लम्बिंग, LED बल्ब मेकिंग एंड ऑपरेटिंग एंड रिपेयरिंग ड्रोन्स एमंग अदर। अबाउट SHG ग्रुप्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है? तो इसके बारे में देख लेते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप इज अ विलेज बेस्ड फाइनेंशियल intermediary committee usually composed of 20-30 local women. It is a voluntary in nature. India has around 1.2 crore SHGs, 88% of them all women based. SHG success story includes Kudumbashri in Kerala, Jivika in Bihar, Mahila Arthik Vikas Mahamandal in Maharashtra and Looms of Ladakh. ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाएगा? तो इन एन SHG ऑल मेंबर ऑफ अ ग्रुप टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ लोन दैट एन इंडिविजुअल मेंबर्स टेकन। सिग्निफिकेंस क्या हो जाएगा? तो फाइनेंशियल इंक्लूजन कवरिंग 100 मिलियन हाउस होल्ड। वुमेन एम्पावरमेंट क्या हो जाएगा? 84% आर एक्सक्लूसिवली वुमेन ग्रुप। कैपेसिटी बिल्डिंग क्या हो जाएगा? तो ट्रेनिंग इन फाइनेंशियल लिटरेसी। पॉवर्टी एलिवेशन क्या हो जाएगा? इनकम फ्रॉम सेकेंडरी एक्टिविटीज इनकम इन increase in income and saving by 19% and 28% respectively. Decline in share of informal loan by 20%. मेजर इनिशिएटिव टू प्रमोट SHG क्या है? तो पहला इनिशिएटिव है, फिर ईयर या एजेंसी है, और की फीचर्स है। तो इससे पहला हो जाएगा दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, DAY-NRLM। तो ईयर हो जाएगा 2011 एज NRLM या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। की फीचर क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइजिंग इन रूरल पुअर वुमेन इनटू SHG एंड कंटिन्यूसली नर्सिंग एंड सपोर्टिंग देम, रीनेम्ड एज DAY-NRLM इन 2015। नेक्स्ट इज स्टार्ट अप विलेज एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम SVEP 2016 में हुआ, सब स्कीम अंडर DAY-NRLM हेल्प SHG टू सेटअप इंटरप्राइजेज एट द विलेज लेवल इन नॉन फार्म सेक्टर्स। अगला महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना MKSP 2011 में शुरू हुआ, सब स्कीम था अंडर DAY-NRLM। एम्पावरिंग वुमेन इन एग्रीकल्चर बाय मेकिंग सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट टू इन्हांस देयर पार्टिसिपेशन एंड प्रोडक्टिविटी, ऑल्सो क्रिएट एंड सस्टेन देयर एग्रीकल्चर बेस्ड लाइवलीहुड। अगला दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना DDU-GKY 2014 में लॉन्च हुआ, सब स्कीम अंडर DAY-NRLM, स्किलिंग द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर यूथ बिटवीन द एज 15 एंड 35 ईयर्स। अगला है वोमनिया इनिशिएटिव 2019 में शुरू हुआ, द गवर्नमेंट ऑफ मार्केट प्लेस जेम के द्वारा टू इनकरेज द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप SHGs फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर ऑन द जेम पोर्टल। अगला है सेक्टर स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग ड्रोन टू वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप SHGs 2023 में शुरू हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा टू प्रोवाइड ड्रोन टू 15,000 सेलेक्टेड वुमेन SHG ड्यूरिंग द पीरियड 2023-24 टू 2025-26 फॉर प्रोवाइडिंग रेंटल सर्विसेज टू फार्मर फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेज। अगला SHG बैंक लिंकेज SHGBL प्रोजेक्ट न्यूज़ में क्यों था? तो एज पर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द बैंक लोन ऑफ अबाउट 7.68 लाख करोड़ हैज़ बीन एक्सेस्ड बाई SHGs एज ऑफ नवंबर 2023 सिंस फाइनेंशियल ईयर 2013-14 अंडर द SHGBL प्रोजेक्ट। अबाउट SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम क्या है? तो इट इज सेविंग्स लेड माइक्रो फाइनेंस मॉडल लॉन्च्ड बाय नाबार्ड इन 1992। अंडर दिस प्रोग्राम बैंक were allowed to open saving account, accessing credit to subsidized rate of interest for self-help group SHGs. Components of SHGBL क्या है? तो ट्रेनिंग एंड sensitization of bank branch manager, training and positioning of bank shakhas in rural bank branch, initiate community based prepayment mechanism CBRM in rural bank branches, create link of SHGs। फेज डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम क्या है? तो फेज 1 में था 1990 से 2005। नाबार्ड एक्टेड एज ए कैटलिस्ट and RBI allowed bank to lead the SHG, however lending was primarily subsidized driven। अगला फेज 2 2006 से 2012 तक।
strategic shift away from targeting individual to group oriented leading approach. फिर है फेज 3 2012 से प्रेजेंट तक लॉन्च बाय डे NRLM was dedicated agriculture and professional manpower support, removal of capital subsidy and introduction of interest subsidy. रिलेटेड न्यूज़ क्या है? तो माइक्रो फाइनेंस इन इंडिया. Recently, a report titled Micro Matters Micro View was released by Microfinance Industry Network (MFIN). MFIN is an association of non-bank finance company microfinance institutions (NBFC) MFIs established in 2009. It is an umbrella body of microfinance institution MFIs of the country. Microfinance refers to the financial services provided to low-income individual or group who are typically excluded from traditional banking. The key finding of the report क्या है? तो NBFC MFIs followed by banks are the largest provider of microcredit amongst other regulated entities. MFI's gross non-performing asset (NPA) decreased from 5.6% in financial year 2022 to 2.7% in financial year 2023. The share of East and Northeast state fell to 34.9% from 37.7% from last year. अगला टॉपिक है हमारा फिजिकल पॉलिसी. इसमें पहला न्यूज़ है स्टेट फाइनेंस. तो न्यूज़ में क्यों था? तो रिसेंटली द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पब्लिश्ड एन एनुअल रिपोर्ट टाइटल्ड स्टेट फाइनेंस ए स्टडी ऑफ बजट ऑफ 2023-24. द थीम ऑफ द रिपोर्ट इज रेवेन्यू डायनामिक एंड फिजिकल कैपेसिटी ऑफ इंडियन स्टेट. की फाइंडिंग ऑफ द रिपोर्ट क्या था? तो कैपिटल outlay is budgeted to increase by 42.6% in 2023-24 to 2.9% of GDP. Debt GDP ratio of a state declined from 31% at end March 2021 to 27.5% by end March 2023, supported by fiscal consolidation. States' consolidated gross fiscal deficit to gross domestic product GFD या GDP रेशियो डिक्लाइंड फ्रॉम 4.1% इन 2020-21 to 2.8% in 2021-22, led by a moderation in revenue expenditure and an increase in revenue collection. Increased tax buoyancy with implementation of goods and services tax (GST). Tax buoyancy क्या है? Refers to the responsiveness of tax revenue received to changes in national income. Tax buoyancy greater than 1 signifies that tax revenue grows at a faster rate than the growth of national income. NK Singh Committee recommendation क्या है? The combined debt to GDP ratio of the center and state should be brought down to 60% by 2023, comparing to 40% for the center and 20% for the state. The committee suggested incorporating escape clauses that allow deviation from the fiscal target under specific circumstances such as national security acts as war, national calamities, etc. अगला है स्टेट्स कैपेसिटी एक्सपेंडिचर. न्यूज़ में क्यों था? तो द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज अप्रूव्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल ऑफ ₹56,415 crore in 16 states under the special assistance of states and capital investment 2023-24 यूनियन बजट 2023-24 में. अबाउट द स्कीम क्या है? तो जेनेसिस similar scheme was first introduced in 2020-21 in the wake of COVID-19 pandemic. Objective क्या था? to boost to capital spending by state to have a higher multiplier effect of capital expenditure. Assistance क्या हो जाएगा? 50-year interest-free loan up to an overall sum of 1.3 lakh crore to the states. Parts क्या हो जाएगा? Total 8 part. Part 1 में हो जाएगा general allocation has the largest allocation, that is 1 lakh crore. Other part are either linked to reform or are for sector specific projects. अदर पार्ट ऑफ द स्कीम कौन कौन सा? तो पार्ट 2 में हो जाएगा इंसेंटिव्स फॉर स्क्रैपिंग ओल्ड व्हीकल्स. तीसरा पार्ट अर्बन प्लानिंग रिफॉर्म. फोर्थ पार्ट इज फाइनेंसिंग रिफॉर्म इन अर्बन लोकल बॉडीज. फिफ्थ पार्ट हाउसिंग फॉर पुलिस पर्सनल विद इन द पुलिस स्टेशन एरिया. सिक्स्थ पार्ट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ यूनिटी मॉल टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन. सेवंथ पार्ट इज चिल्ड्रन एंड adolescent libraries and digital infrastructure. Eighth path is incentive for implementing timely release of CSS funds by state government to vendor and beneficiaries. The amount under part 1 has been allocated among state in proportion to their share
of central taxes and duties as per the award of the 15th Finance Commission. Trends in capital expenditure capex by state. Capex growth remained the same in financial year 2023 compared with 29% growth in financial year 2022. The expenditure by states or subsidies rose at a faster pace even as their capital spending slowed down in financial year 2023. Capex, also known as capital expenditure, is the part of government spending that goes into the creation of assets like school, colleges, hospital, roads, bridges, dam, railway link, airport and seaports. Capex target क्या होता है? According to the study by the Bank of Baroda, 25 states have collectively achieved 76% of their capex target in financial year 2023. Capital outlay GDP ratio. The state's capital outlay GDP ratio is expected to improve from 2.3% in 2021-22 to 2.9% in 2022-23. Center support to a state to increase capex. Early release of funds. The center has also been releasing tranches of tax devolution easily to help states front loads capex rather than will wait till end of the fiscal. The central government has regulated states borrowing under Article 293 of the Constitution from financial year 2023. The center triggered borrowing norms for the state by including off-budget liabilities as part of the state's annual net borrowing ceilings. Production Linkage Incentive (PLI) scheme. It is providing capital expenditure linking incentive to 15 key sectors. अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पब्लिक डेट. तो न्यूज़ में क्यों था? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF is in its annual Article 4 consultation report has highlighted that India's public debt to GDP ratio at the general government level has barely increased from 81% in 2005-06 to 84% in 2021-22 and back to 81% in 2022-23. More on the news क्या है? तो under Article 4 of the IMF's article of agreement, the IMF holds bilateral discussions with members usually every year. The report suggests that Indian growth is expected to remain strong, supported by macroeconomic and financial stability. About public debt क्या है? तो public debt denotes liabilities payable by the central government which are contracted against the Consolidated Fund of India as provided under Article 292 of the Constitution. Current status of public debt in India क्या है? तो central government's public debt stood at 57.1% of GDP at the end of March 2023. General government debt was 81% of GDP in 2022-23. General government debt represents the indebtedness of government sector, central and state governments and UTs with legislature. Internal debt constituted 94.6% of the public debt at end March 2022. पब्लिक डेट क्या है? तो पहला है इंटरनल डेट, दूसरा है एक्सटर्नल डेट. इंटरनल डेट दो तरह का होता है. तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ और नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़. मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में आता है जी सिक्योरिटीज़, टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स एंड कैश मैनेजमेंट बिल्स. नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में आएगा इंटरमीडिएट, ट्रेजरी बिल्स, सिक्योरिटीज़ अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स etc. एक्सटर्नल डेट में हो जाएगा मोस्ट ऑफ द एक्सटर्नल डेट इज़ फ्रॉम multilateral agencies such as IDA, IBRD, ADB etc. Reasons and implication of higher public debt. तो रीज़न क्या है और उसका इम्प्लीकेशन क्या है? तो रीज़न में देखते पहला है फिजिकल स्टिमुलाई टू सपोर्ट द इकोनॉमी ड्यूरिंग द COVID-19 पैंडेमिक. सेकेंड रीज़न इंडिया हैज़ बीन इन्वेस्टिंग सिग्निफिकेंटली इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट टू सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ. थर्ड रीज़न एक्सटेंसिव सोशल वेलफेयर प्रोग्राम विदाउट corresponding revenue stream can lead to increased borrowing to fund this program. Fourth is increased cost of servicing interest debt. Implication क्या हो जाएगा? तो limits physical resources for meeting emergencies priorities like climate change adaptation, green transition etc. High interest payment account for 5% of GDP in India, roughly twice the emerging market and developing country average, leads to a crowding out effect, that is a reduction in private investment spending due to increased interest rates.
रिलेटेड न्यूज़ इसमें क्या है, तो वर्ल्ड बैंक्स रिपोर्ट ऑन एक्सटर्नल डेट, क्या रिपोर्ट है, तो वर्ल्ड बैंक रिलीजेज इस एनुअल इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट IDR 2023। द रिपोर्ट एनालाइजेज एक्सटर्नल डेट स्टैटिस्टिक्स फॉर 112 लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज LMICs की हाईलाइट क्या है, तो हिस्टोरिक राइज इन डेट, पब्लिक एंड publicly guaranteed PPGs debt service payment by LMICs totaled $443.5 billion in 2022। डेट सर्विस कॉस्ट क्या, तो ड्यू टू राइजिंग इंटरेस्ट रेट एंड अनफेवरेबल एक्सचेंज रेट मूवमेंट सर्विसिंग एक्सटर्नल डेट कुड बिकम बर्डनसम। India's debt service was 2% of the GNI in 2022, crowding out of priorities. Debt servicing could crowd out spending on other development priorities, health, education, etc. Outflow of money due to a tighter monetary policy in advancing economies. Investors found attractive return in US and European bond markets। अगला टॉपिक है ऑफ बजट बोरोइंग, क्या है, तो न्यूज़ में क्या था, तो सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम CSEP recently released a report on off budget borrowing OBB by Indian government। about OBBs क्या है, तो OBBs refers to borrowing that are not reflected in budget even though budgetary resource will have to be used for their repayment। Thus OBB is not part of calculation of fiscal indicator despite fiscal implications। OBB are taken not by government directly but by another public institution or its direction। For example, loan from FCI for paying food subsidy bill। This practice is discontinued from financial year by 2021। Reasons for resorting to OBB: bypass fiscal deficit target under the FRBM at 2003, avoid borrowing limits under Article 293 Clause 3 of the Constitution। Article mandates a state to take consent of the center before raising any loan if they have any outstanding loan to the center or loan where the center is the guarantor। Avoid delay in center grants or reduction in other source of revenue। Implication of higher OBB क्या है, तो a hidden liability that may lead to a debt trap for the government, adversely affects the accountability as it is generally scrutinized। मेथड ऑफ OBB क्या है, तो नेशनल सर्विंग स्कीम, गवर्नमेंट फुली सर्व्ड बॉन्ड, डोमेस्टिक फॉरेन मार्केट बोरिंग etc। अगला न्यूज़ है करंट अकाउंट डेफिसिट CAD, तो न्यूज़ में क्यों था, तो CAD widened to $9.2 billion from $1.3 billion in Q1 of financial year 2024, although later it declined to 1% of gross domestic product GDP in Q2 2023-24। About central account deficit, CAD क्या है, तो balance of payment BOP records the transactions in goods, services and assets between residents of a country with the rest of the world for a specified time period, typically a year। Current account is one of the two accounts in the balance of payment BOP। It records export and import in goods and services and transfer payments of a country। Transfer payment are receipts received by a resident for free without any present or future payment in return। It includes remittance, gifts and grants। Capital account is the second account recording all international purchases and sale of assets such as money, stocks, bond etc for a specified time, usually a year। बैलेंस पेमेंट BOP क्या है, तो करंट अकाउंट है और कैपिटल अकाउंट है। करंट अकाउंट इज टू टाइप्स, विजुअल एंड इनविजुअल। विजुअल में हो जाएगा क्रूड ऑयल, कार, मोबाइल, कंप्यूटर, गोल्ड etc इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। इनविजुअल में हो जाएगा सर्विसेज, इनकम, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड और ट्रांसफर, रेमिटांसेस, डोमिनेशन एंड गिफ्ट। कैपिटल अकाउंट में हो जाएगा इन्वेस्टमेंट, FDI एंड FII, और हो जाएगा लोन, गवर्नमेंट हो जाएगा एक्सटर्नल, कमर्शियल बोरोइंग हो जाएगा और बैंक अकाउंट हो जाएगा NRIs के। रीजन बिहाइंड इंडियाज इंक्रीज्ड CAD: हायर ट्रेड डेफिसिट, increased import and decreased export has contributed significantly to the widening of CAD। Services receipt declined, net services receipt decreased primarily due to reduced export of computer, travel and business services।
Impact of global factors. Slowing global growth has implications for India's export-oriented services and remittances, adding to the challenges in maintaining a lower CAD. Rising oil prices. Anticipated increase in oil prices is expected to further widen the merchandise trade deficit. Higher oil prices contribute to increased import cost, affecting overall CAD. Foreign direct investment (FDI) declined. Net FDI declined in the financial account, influencing the overall balance. Potential threats for increasing CAD क्या है? So based on higher historical perspective, India can sustain a CAD of 2.5 to 3% of GDP without getting into an external sectors crisis. इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 में बताया गया था, बट अ डेफिसिट बियॉन्ड दैट कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन द फॉलोइंग. तो क्या क्या इम्पैक्ट होगा? द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, pull off of foreign institutional investors or limited capital flow. Next is exchange rate. Higher current account deficit for a long time decreases the global demand of currency and can lead to a situation for free fall in currency exchange rate. Next is inflation. Price instability in turn fuel inflationary concern, leading to further reduction in domestic services, leading to lower investment of foreign borrowing to fund growth needs. अगला है पेमेंट बैलेंसेस. दे कैन लीड टू BOP's crisis as was observed in the Asian financial crisis 1997 and the recent Sri Lankan crisis. अगला है डेटेड सिक्योरिटीज. न्यूज़ में क्यों था? द सेंटर हैज़ बोरोड 6.5 trillion from the market for the second half of the ongoing financial year. This market borrowing will finance the government's budgeted fiscal deficit of 5.9% of GDP. What are G6? Government securities are tradable instrument issued by the central government or the state government which acknowledged the government's debt obligation. G securities carry particularly no risk of default and hence are called risk-free gilt-aided instruments. Dated G6 are securities which carry a fixed or floating coupon interest rate which is paid on the face value on half-yearly basis. Generally, the tenure of dated securities range from 5 years to 40 years. Other type of G securities क्या है? तो पहला है ट्रेजरी बिल्स, T-bills. They are short-term debt instrument issued by the center in 3 tenures, namely 91 days, 182 days, and 364 days. They are zero coupon securities and pay no interest. Instead, they are issued at a discount and redeemed at the face value at maturity. Cash management bills, CMBs. CMBs are similar to T-bills but are issued for maturities less than 91 days. अगला स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, SDLs. SDLs are dated securities issued through normal auction by the state government similar to dated G securities. How are the G securities issued? कैसे इशू किया जाता है? तो इसका मैकेनिज्म है, G security are issued through auctions conducted by RBI on its electronic platform called the e-Kuber. पार्टिसिपेशन कौन होता है? तो कमर्शियल बैंक्स, शेड्यूल्ड अर्बन कमर्शियल बैंक्स, प्राइमरी डीलर्स, इंश्योरेंस कंपनीज एंड प्रोविडेंट फंड हु मेंटेन फंड्स अकाउंट, करंट अकाउंट एंड सिक्योरिटीज अकाउंट विथ RBI are member of e-Kuber and take part in the auction. Foreign portfolio investors, PFIs and corporates are also allowed to participate in G securities market. This is done within the quantitative limits prescribed from time to time through scheduled bank or a primary dealer or a specified sector exchange. The RBI conducts open market operations OMOs by way of sale of purchase of G securities to or from the market with an objective to adjust the rupee liquidity condition in the market on a durable basis. Risks associated with dated securities. G security में रिस्क क्या क्या है? तो पहला है मार्केट रिस्क, arises out of adverse movement of price of the securities due to changes in interest rate resulting in valuation losses. Next is reinvestment risk. It is the risk where future proceeds like coupon payment or debt principal will need to be reinvested at a lower interest rate compared to the original yield. Liquidity risk क्या होता है? It is inability of an investor to liquidate या sell his holding due to non-availability of buyer
ऑफ द सिक्योरिटी। रिसेंट न्यूज़ में क्या था, तो बॉन्ड यील्ड, रिलेटेड न्यूज़ में बॉन्ड यील्ड। रिसेंटली आरबीआई डिसीजन for open market operation OMO sale of government securities GSEC triggered a spike in bond yield is to their highest level in financial year 2023-24. A bond yields is the return an investor expect to receive each year over its term to mature. This yield is also commonly referred to as an interest rate or the cost borrowing to an issuer. The yield of a bond is inversely related to its price. When the price of a bond falls, yield rises. बॉन्ड यील्ड नीचे जाएगा, बॉन्ड प्राइस ऊपर आएगा, बॉन्ड यील्ड ऊपर आएगा तो बॉन्ड प्राइस नीचे जाएगा। यहाँ पे ग्राफ से बताया हुआ है। नेक्स्ट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी। तो न्यूज़ में क्या था, तो 50th जीएसटी काउंसिल मीटिंग imposed a GST of 28% on online gaming, horse racing and casino. की हाईलाइट क्या है, तो की टैक्स रेट्स 28% टैक्स अप्लाइड ऑन अ इनिशियल अमाउंट पेड अपॉन एंट्री, not on a total value of each bet placed, cover both game based on both skill and chances. A TDS of 30% is deducted from the winning in both game types. Tax on offshore online game firms. Such companies will have to register themselves with the GST authorities and pay the tax to offer their services to Indian gamers. Amendment to the Integrated GST Act 2017 will be made to enforce this. Types of online game क्या हो, तो game of skill, games in which the outcome depend on the player's expertise, practice and experience and not merely on chance. Game of chance क्या होगा, तो game in which the outcome is decided by randomized events and treated similarly to betting, gambling and horse racing. About goods and service tax, GST क्या है, तो GST is a single domestic indirect tax law for the entire country. It is multi-state destination-based tax that is laid on every value addition. It came into effect on 1st July 2017. 101st Constitutional Amendment replacing indirect taxes in India such as the excise duty, VAT, service tax, etc. The idea of a nationwide GST in India was first proposed by the Calicut Task Force or Indirect Tax in 2000. Praditin, a web-based daily performance management system for GST was recently established in Central Board of Indirect Tax and Customs CBIC. GST structure क्या होगा, तो Central GST CGST is collected by the central government on an interstate sale. Revenue is shared equally between the center and the state. State GST क्या होगा, SGST. It is collected by the state government on an intra-state sale. Revenue is shared equally between the center and the state. Interstate GST, IGST. It is collected by central government for an interstate sale. The center shares the IGST revenue with state based on the destination of goods. Need for GST में क्या क्या हो जाएगा, तो establishment of a single national market, complicated taxation regime, issues like tax cascading, need for incorporation of technology, limited ease of doing business and high cost of tax collection. इंस्टीट्यूशन या बॉडी ऑफ जीएसटी कौन कौन सा है, तो एक नज़र में देख लेते हैं। पहला जीएसटी नेटवर्क GSTN. GSTN is a not for profit company, was created to provide the IT backbone for the GST system, including taxpayer registration, return filing and tax payment. GSTC has approved the conversion of GSTN into a government company. Hence 100% of shareholding is held by government, 50% with union government and 50% jointly with the state government and UTs in GSTN. Next is GST Appellate Tribunal, GSTAT. GSTAT is a statutory body under the Central GST Act 2017. It is the forum of second appeal in GST law and the first common forum of dispute resolution between center and state. It is mandated to hear appeals against order passed by appellate authority or reversal authority. Changes introduce central government and service tax.
सेकेंड अमेंडमेंट CGST एक्ट 2023, चेंज इन क्वालिफिकेशन फॉर मेंबर्स ऑफ GSTAT allows advocates with at least 110 years of experience to be appointed as judicial member. They must have substantial experience in matter relating to indirect taxes. Minimum age to be applied as a member of president of GSTAT will be 50 years. Increases age limit for president of GSTAT from 67 to 70 years and for members from 65 to 67 years. GST Council, GSTC. GST Council is a constitutional body established by the President under the Article 279A. It is a joint forum for the center and state. चेयरपर्सन कौन होगा? तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर. मेंबर होंगे इसके यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू मिनिस्टर, इंचार्ज ऑफ फाइनेंस एंड टैक्स और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाई ईच स्टेट गवर्नमेंट. Decision making through voting. Decision require a 3/4 majority of members present and voting. Center share is 33% of votes cast. The council make decision on various aspects of GST including tax rates, exemptions and revenue sharing between the center and the state government. Our next topic is widening tax base, जिसे हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे. इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे समाप्त करता हूँ. उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे. और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता पड़ती है. और आपको अगर ये PDF में चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाला हुआ हूँ. आप लोग उस पर जाइए, क्लिक कीजिए, ग्रुप में ज्वाइन कीजिए. वहाँ पर मैं इसका PDF प्रोवाइड कर दूँगा. तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में. तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए. जय हिंद, जय भारत. वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार के UPSC प्री देने वाले हैं, क्योंकि उनको भी इसका लाभ होना बहुत ज़रूरी है और वो भी करंट अफेयर में अपने आप को महसूस करें अच्छा. तो मिलता है आपसे अगले वीडियो लेक्चर में. तब तक के लिए देखते रहे, रिवाइज करते रहे. जय हिंद, जय भारत. जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे विजन IAS के PT 365 सीरीज़ में, जिसमें लोग इकोनॉमी कर रहे हैं. पॉलिटी हम लोगों ने कर लिया. तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो लिंक में प्लेलिस्ट का लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा. आप लोग जाइए चेक कीजिए. और अगर आप लोग ये इसको PDF में आपको अगर चाहिए तो इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही हमने अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाला हुआ है, तो आप लोग उसे भी ज्वाइन कर लीजिए. उसे मैं तो ग्रुप में मैं ये सारे PDF आप लोगों को भेज दूँगा. और आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें या कोई भी कुछ ऐसा अपडेट डालें तो आपके पास आसानी से पहुंच जाए. और इससे हमें भी लाभ होता है और हमें भी बहुत प्रोत्साहन मिलता है, ताकि हम आपके लिए और अच्छे से वीडियो बनाकर ला सकें. तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ शुरू होने वाला है, वाइडनिंग टैक्स बेस. शुरू करने से पहले बस यही आपसे अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें. वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार के UPSC प्री देने वाले हैं या और भी कोई एग्जाम देने वाले हैं, तो उन तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएं. आइए शुरू करते हैं. वाइडनिंग टैक्स बेस. न्यूज़ में क्या होता है? तो रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज़ हाईलाइटेड द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू ट्रैकिंग फीचर दैट हेल्प्ड इन वाइडनिंग टैक्स बेसेस. स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट क्या क्या है? तो क्रॉस शेडिंग ऑफ पैन with bank account and Aadhaar, helping the government to track all formal transaction through banks. Introduction of new TDS code from 36 to 65 code resulted in increasing in reported transaction. Introduction of new data source क्या है? तो in the statement of financial transaction SFT such as dividend, interest, etc. Current scenario of taxation in India क्या है? तो tax to GDP ratio. Tax to GDP ratio is the ratio of tax revenue, direct or indirect, of a country compared to that country's GDP. Tax to GDP ratio is about 11.1% in financial year 2023, which include direct tax at 6% and indirect tax at 5.1%. It is useful measure of a country's capacity to generate tax revenue with rest to the size of its economy. A decrease in tax to GDP ratio of a country may indicate a slowing economic growth rate. Filing the income tax return FTR 5.3% of the total population. The concept of income tax was introduced in India in 1860 by James Wilson, the first finance minister of British India government. Key statistics: the tax was temporarily repealed during 1865 to 1886 and is continuing its existence till date. Key statistics released by Central Board of Direct Taxes CBDT. तो इसमें क्या? तो नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस हैव इंक्रीज्ड बाई 121.18% in financial year 2021-22,
from financial year 2013-14. Direct tax to GDP ratio rose from 5.62% in financial year 2013-14 से 5.97 in 2021-22. Direct tax buoyancy at 2.52 was the highest in the last 15 years. Reason for low tax base क्या है? तो presence of a large informal sector which largely deals in cash and make tracking difficult. Tax exemption for agriculture, which is the primary income source of nearly 60% of Indian. High incidence of tax litigation. About 5 lakh cases pending in the country are because of tax litigation. Lack of technical expertise and resources, financial and manpower, resulting in less effective tax administration. रिलेटेड न्यूज़ जैसे क्या है? तो एंजल टैक्स के बारे में देख लेते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रपोज चेंजेस इन एंजल टैक्सेशन एंड नोटिफाइज फॉरेन एंटिटीज विच विल बी exempted from the tax provisions. Angel tax introduced in 2012 refers to tax levied on capital released by unlisted companies. Objective was to deter generation and use of unaccounted money through subscription of shares of a closely held company at a value which is higher than fair market value. अगला न्यूज़ है ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। न्यूज़ में क्यों था? तो मिनिस्ट्री ऑफ Statistics of and Program Implementation (MOSPI) has formulated a draft national policy on official statistics (NPOS). More on the news में क्या है? The policy reinforced the United Nations fundamental principle of official statistics (UNFPOS). India adopted the UNFPOS in 2016. Key trust area mentioned in the policy कौन कौन सा? तो creation of an integrated data system (IDS) to interlink data sets and enable interoperability. कैरेक्टर क्या है? और देख लेते हैं इस पर पहले। इनोवेशन हब फॉर पायलटिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कोर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स क्या है? तो की स्टैटिकल प्रोडक्ट्स सच एज जीडीपी, प्राइस इंडिसेस, एसडीजी, ईटीसी विल बी designated as core statistics. Present status official statistical system in India क्या है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOSPI is the nodal agency for planning, integrated development and statistical system in the country. Directorate of Economic and Statistics DES coordinates statistical activities in the state या UT. National Statistical Commission constituted in 2006 acts as an apex advisory body on statistical matters. It was created on the recommendation of the C. Rangarajan Commission. Placed in the 7th schedule, the subject statistics is covered in entry 94 of Union List 1 and entry 45 of the concurrent list 3. Legislation exclusive statistical data such as the Census Act 1948, the Registration of British and Death Act 1969 and the Collection of Statistics Act 2008. यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोर स्टैटिस्टिक्स देख लेते क्या है? तो टू बी ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस पहला। दूसरा है मैंडेटरी फॉर गवर्नमेंट एट ऑल लेवल टू कलेक्ट एंड डिसिमिनेट एज पर लेड डाउन प्रोटोकॉल। तीसरा है कॉन्फर्निंग टू प्रिस्क्राइब डेफिनेशन कॉन्सेप्ट एंड स्टैंडर्ड्स। फोर्थ इज टू अपडेट पीरियडिकली विथ प्री डिटरमाइंड पीरियोडिसिटी। और लास्ट है टू बी मेड अवेलेबल एट वेरियस डिसएग्रीगेटेड लेवल। अगला न्यूज़ है हमारा थर्ड टॉपिक में लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। उसमें पहला न्यूज़ है पहला पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS। न्यूज़ में क्या था? तो रिसेंटली द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS 2022-23 वाज रिलीज्ड। द LFPR इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 55.2% टू 57.9%, जिसमें मेल है 78.5% और फीमेल है 37% इन 2022-23 कंपेयर टू लास्ट ईयर। अबाउट पीरियोडिक लेवल फोर्स सर्विस PLFS क्या है? तो लॉन्च्ड बाय नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO इन 2017। द की ऑब्जेक्टिव ऑफ PLFS इज टू एस्टिमेट द की एम्पावरमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर वाया LFPR और WPR-UR एनुअली इवेल्युएटेड ऑन एक्टिविटी स्टेटस क्या है? तो करेंट वीकली स्टेटस CWS फॉर द अर्बन एरिया ओनली इन फॉर एन इंटरवल ऑफ 3 months
और दूसरा यूजुअल स्टेटस एंड CWS इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया एनुअली। की इंडिकेटर यूज्ड इन PLFS क्या है, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, LFPR, percentage of a person in the labor force that is working on seeking or available for work in the population. Next is worker population ratio, WPR, percentage of employed person in a population. फिर अगला अनएम्प्लॉयमेंट रेट, UR, परसेंटेज ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड एमंग द पर्सन इन द लेबर फोर्स। अगला एक्टिविटी स्टेटस, इट इज डिटरमाइंड based on the activities pursued by the person during the specified reference period preceding the date of the survey। यूजुअल स्टेटस क्या है, तो रेफरेंस पीरियड है 365 डेज और करंट वीकली स्टेटस है CWS, रेफरेंस पीरियड इज 7 डेज। PLFS फाइंडिंग ऑन जेंडर पे गैप, तो उसमें क्या है, इन 2023 द गैप इन वर्क आवर वाज लार्जेस्ट फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर दैट इज 50% मोर फॉर मेन एंड लोएस्ट फॉर रेगुलर वर्क वेज वर्कर दैट इज 19%। ऑल्सो मेन अर्न मोर देन वुमेन अक्रॉस ऑल फॉर्म ऑफ वर्क, द गैप इज ग्रेटेस्ट फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयड। इन 2023 मेल सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर अर्न 2.8 times दैन ऑफ वुमेन that of women, whereas male regular wage worker earn 24% more. Labor force participation rate, LFPRS, for rural women have increased with a significant rise in the proportion of self-employed women. However, the average hour worked per week for regular self-employed women has fallen from 37.1% in 2019 to 30.1% in 2023। यहाँ पे की फाइंडिंग है LFPS में, तो यहाँ पे इंडिकेटर्स दिया हुआ है, टोटल अर्बन रूरल मेल फीमेल और 2017-18 का है, 2022-23 का है। तो ट्रेंड दिखा हुआ है किस में ज़्यादा है किस में कम है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स वुमेन इन लेबर फोर्स। तो न्यूज़ में क्या था, तो सर्वेज रिस्क बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक्स साइंस इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल 2023 हैज़ बीन अवॉर्डेड बाय चोलंडिया Goldin for advancing the understanding of women's labor market outcome। About Nobel Prize क्या है, तो it is an international award administered by the Nobel Foundation in Stockholm, Sweden and based on the last will of Alfred Nobel in 1895, instituted in 1901, awarded annually in 5 categories to person for the greatest benefit to humankind in preceding year. The 6th category, the Nobel Prize in Economics Science, was instituted in 1968 by the Royal Bank of Sweden and was first awarded in 1969. Who awards the prize में कौन है, तो the Royal Swedish Academy of Science awards the Nobel Prize in Physics, Chemistry and Economics. The Nobel Prize in Literature is awarded by the Swedish Academy, Stockholm, Sweden. The Nobel Assembly in Karolinska Institute, Stockholm, Sweden award the Nobel Prize in Medicine, Physiology. The Norwegian Nobel Committee, constituted in Norwegian Parliament, award Nobel Prize. What do the winner receive? क्या क्या रिसीव करता है, तो a Nobel Diploma, each of which is a unique work of art. Second is a Nobel Medal. Third is a cash prize with Swedish kronor SEK 11 million per full Nobel Prize for 2023. The Nobel statute prohibits the judge from discussing their deliberation for 50 years. फिर अब फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, ये क्या है, तो देख लेते हैं। तो गोल्डिन्स यू कर्व demonstrate that there is no historically consistent association between women participation in the labor market and economic growth. They are influenced by the following। तो कौन कौन सा, पहला सोशल नॉर्म, लेजिस्लेटिव गैप और कस्टम नोन एज marriage bars often prevent married women from continuing their employment despite increased demand of labor। अगला है parenthood effort, responsibility of child care more on women than men affected their career progression। Third is technological innovation, contraceptive pill resulted in women delaying marriage and childbirth, thus increasing their education and career prospect। मेजर्स टेकन फॉर रिड्यूसिंग जेंडर गैप इन इंडिया, तो क्या क्या मेजर है, पहला है कोड ऑन सोसाइटी सिक्योरिटी 2020, मैटर्निटी लीव फॉर 26 वीक्स मैंडेटरी चीज फैसिलिटी ETC,
कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन OHS 2020 एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन इन द अबव ग्राउंड माइंस एंड इन बिलो ग्राउंड वर्किंग इन टेक्निकल सुपरवाइजरी एंड मैनेजरियल वर्क कोड ऑन वेजेस 2019 नो डिस्क्रिमिनेशन एमंग एम्प्लॉयमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ जेंडर। यहाँ पे देखते हैं यू शेड रिलेशनशिप इन द डेवलपमेंट प्रोसेस फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन फर्स्ट डिक्लाइन एंड देन राइजेस वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इज हाई फॉर द पुअरेस्ट कंट्रीज हाई इन एग्रीकल्चर लोअर इन मिडिल इनकम कंट्रीज एंड देन राइज अगेन एमंग हाई इनकम कंट्रीज। तो यहाँ पे देखिए मैरिड वुमेन दिखा रहा है 20% 40% 60%। और यहाँ पे टाइम लिमिट दिखा रहा है 1790 1820 1850 1880 1910 1940 1970 एंड ईयर। तो एग्रीकल्चर में हाई है, फिर धीरे धीरे इंडस्ट्री आया, घटते गया, फिर सर्विस सोसाइटी में फिर से पार्टिसिपेशन बढ़ते गया। तो यहाँ पे देखिए दिखा रहा है एक्सपेंडिंग एजुकेशन, चेंजिंग एक्सपेक्टेशन, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, यहाँ फैक्टर आप लोग इसे देख सकते हैं। अगला है गिग इकोनॉमी। तो ये न्यूज़ में क्यों है? तो सेवरल इश्यूज हैज़ बीन सीन इन द रिसेंट पास्ट एमंग द गिग वर्कर इंक्लूडिंग स्ट्राइक बाय विल्किड वर्कर, प्रोटेस्ट इन जोमेटो एंड स्विगी डिलीवरी राइडिंग एमंग अदर्स। अबाउट गिग इकोनॉमी एंड गिग वर्कर्स क्या है? तो a gig economy is a free market system in which temporary position are common and organized contract with independent worker for short-term engagement. Gig worker are those engaged in livelihood outcome and traditional employer-employee agreement. They can be broadly classified into पहला platform gig worker, those whose work is based on online software, app or digital platform such as food aggregator platform Zomato, Swiggy, Ola and other. Non-platform gig worker, they are generally casual waged and own account worker in the conventional sector, engaged part-time or full-time. रीजन फॉर इंक्रीज इन गिग इकोनॉमी क्या है? तो पहला है वाइड स्प्रेड अक्रॉस टू द इंटरनेट, दूसरा रैपिड इंक्रीज इन द स्टार्टअप इकोसिस्टम, थर्ड इज interoperability of the platform, fourth is changing work approach and fifth is rising demand for contractual employees. अगला रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर गिग इकोनॉमी इन इंडिया, द कोड ऑन वेज 2019 इट प्रोवाइड फॉर यूनिवर्सल मिनिमम वेज एंड फ्लोर वेज अक्रॉस ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इंक्लूडिंग गिग वर्कर। नेक्स्ट इज कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 इट सीक्स टू प्रोटेक्ट गिग वर्कर राइट्स बाय गिविंग देम सोशल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन. It attempts to define gig, platform, and unorganized workers while spelling out entitlement. It also proposed to establish a social security fund and a national social security board to supervise and formulate schemes for the well-being of gig and platform workers. Significance of gig economy क्या है? तो to consumer के लिए क्या क्या है? तो provide personalized service, सेव टाइम एंड मनी. टू एम्प्लॉय के लिए क्या होगा? तो प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्किंग, इनेबल रिमोट वर्किंग एंड प्रोवाइड वर्क लाइफ बैलेंस. टू द कंट्री के लिए क्या होगा? तो क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, सर्व्स द नीड ऑफ वेरियस सेक्टर एंड सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी, हेल्प स्टार्टअप टू थ्राइव और बूस्ट द इकोनॉमी. टू एम्प्लॉयर के लिए क्या होगा? तो लो कॉस्ट लेबर मिल जाएगा, लो कंप्लायंस कॉस्ट मिल जाएगा, डाइवर्स पूल ऑफ लेबर मिल जाएगा उनको. अदर रिसेंट डेवलपमेंट रिगार्डिंग इकोनॉमी एंड गिग वर्कर क्या क्या है? तो पहला द स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर टेक्सटाइल एंड स्किल डेवलपमेंट हैज़ आस्क्ड द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट वेलफेयर स्कीम फॉर गिग वर्कर इन द इकोनॉमी. नेक्स्ट इज द G20 लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर मीट 2023 कंक्लूडेड बाई एडॉप्टिंग एन आउटकम डॉक्यूमेंट ऑन सस्टेनेबल सोशल प्रोटेक्शन फॉर गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स. थर्ड है राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पाइंड in creating a welfare bill for the gig worker in the state by passing a platform based gig worker registration and welfare bill 2023. अगला सेक्टर है हमारा बैंकिंग एंड इकोनॉमी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी. उसमें पहला न्यूज़ है इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो ICRR. तो न्यूज़ में क्या था? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI है यूज्ड ICRR टू एब्जॉर्ब सरप्लस लिक्विडिटी इन द सिस्टम. Further, ICRR was discontinued in phased manner as liquidity situation stabilized. CRR and ICRR में क्या है? तो CRR cash reserve ratio. It is the share of the bank's net demand and time liability NDTL, that is
mandated by the Reserve Bank of India RBI to be maintained with the latter and reserves in the form of liquid cash. Net demand and time liability NDTL shows the difference between the sum of demand and time liability deposits of a bank with the public or the other bank and the deposits in the form of assets held by the other bank. As per the RBI Act 1934, all scheduled commercial banks that include public and private sector bank, foreign bank, regional rural bank and cooperative bank are required to maintain the CRR. Intercremental cash reserve ratio ICRR is similar to CRR, wherein bank need to set aside a certain proportion of their money with the RBI. They do not earn any interest on this. It has following difference. क्या है तो RBI has the option to impose ICRR in addition to the CRR. The interest rate charged would be different for CRR. How ICRR is applied along with CRR. तो application of only CRR क्या है तो let NDTL भी 100 रुपया होगा, ठीक है। फिर application of CRR at 4.5%, तो ₹4.5% डिपॉजिट फ्रॉम CRR, तो टोटल मेंटेनेंस विथ RBI इज 4.5%। अब application of ICRR विथ CRR, तो लेट न्यू NDTL भी ₹150, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ CRR एट 4.5%, तो इसका हो जाएगा 6.75 पैसा रुपया। फिर इंक्रीज इन NDTL बाई ₹50, तो एप्लीकेशन ऑफ ICRR एट 10%, तो इसका हो जाएगा 5 रुपया। तो डिपॉजिट फ्रॉम CRR और डिपॉजिट फ्रॉम ICRR, तो टोटल मेंटेनेंस विद RBI इज 11 रुपये 75 पैसा। तो यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाया हुआ है सबका। आगे है इफेक्ट ऑफ ICRR क्या है। पहला मैनेज लिक्विडिटी। देयर वाज अ रिसेंट इंक्रीज इन लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी ड्यू टू ए पिक अप इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सस्टेन्ड फॉरेन इनफ्लो एंड विड्रॉल ऑफ 2000 नोट्स अमंग अदर। इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए क्या हुआ तो इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन मेजर बाय द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI रोज टू 7.5% in July compared with 4.9% in June, hence required a tighter monetary policy. Banking resilience. The incremental CRR increases protection against the potential threat of bank run. Bank run क्या है तो bank run is when the consumer of a bank or other financial institution withdraw their deposit at the same time over fees about the bank's solvency. Decrease lending क्या है तो lower lending will in return bring down demand for goods and services, reducing the aggregate demand of the economy. Other liquidity management tools में क्या क्या आ जाएगा तो standing deposit facility SDF allows the RBI to absorb liquidity deposit from bank without giving government securities in return to the bank. Altering repo and reserve repo rates. Altering these rates directly affect the deposit rate in bank as well as their lending rates. Open market operation OMO. OMO refers to the sale or purchase of government securities bond by the RBI. Base and means advances. WMA, it is a temporary loan facility to the central and state government. अगला हमारा टॉपिक है सरप्लस ट्रांसफर बाय RBI। तो न्यूज़ में क्यों था रिसेंटली RBI टू ट्रांसफर 87,416 करोड़ एज सरप्लस, दैट इज 188% जंप फ्रॉम 2021-22 टू द यूनियन गवर्नमेंट फॉर 2022-23। मोर ऑन द न्यूज़ में क्या था एज RBI इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे इनकम टैक्स, इट ट्रांसफर सरप्लस अमाउंट टू गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विथ सेक्शन 47 allocation of surplus profit of RBI Act 1934. RBI's total expenditure is significantly lower than its total net interest income, thereby generating surplus. Earlier, RBI used to keep a major chunk of its surplus for its contingency fund CF and asset development fund ADF. However, after Amalgam Committee 2013 recommendations and later under revised economic capital framework 2014-15 by Bimal Jalan Committee, its transfer of surplus to government increased. RBI surplus transferred to the central government. तो यहाँ पे देखिए पूरा ग्राफ बना के दिया हुआ है कि कितना मतलब टाइम लिमिट 2011 में कैसे था, 12 में कैसे था, 13 में, 14 में, 15 में, 2021-22 का। तो 2011-12 में 15,009 करोड़ रुपया दिया गया और 2020-21 में 99,112 करोड़ रुपया RBI द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया। नेक्स्ट इज ट्रांसफ़र फ्रॉम लंडन इंटर बैंक ऑफर्ड
rate labor transaction from London interbank offered rate labor. न्यूज़ में क्या था, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई हैज इश्यूड एन एडवाइजरी टू बैंक एंड अदर आरबीआई regulated entities asking them to take a step to ensure a complete transaction away from the London interbank offered rate labor. More on the news में क्या है, तो LIBOR and the Mumbai interbank forward outright rate MIFOR will be phased out. MIFOR is a domestic interest rate bank benchmark personally published by Financial Benchmark India Private Limited FBIL. Banks या financial institutions FIs have been advised to ensure that no new transaction undertaken by them or their customers rely on are priced using the US dollar labor or MIFOR. The global transaction from LIBOR was necessitated after British financial authorities decided to phase it out in 2017 after discovering the same Largo bank manipulated the reference rate up or down by providing false data about LIBOR. Benchmark rate. LIBOR is a global benchmark interest rate at which major global banks lend to one another in the international interbank market for short-term loans. Financial benchmark क्या है? Are indices, value or reference rate for the purpose of pricing, settlement and valuation of financial contracts. Regulation क्या हुआ था? Before 2014, LIBOR was administered by the British Banker Association (BBA). Later, the maintenance of the benchmark was brought under the purview of the UK Financial Conduct Authority (FCA). Calculation क्या होता था? Before 2021, LIBOR was calculated for 5 countries: US dollar, Euro, Pound, Swiss franc and Japanese yen for 7 tenure. After the announcement of its phased rollout in March 2021, only US dollar LIBOR was allowed to be published. LIBOR transaction benefit to India. Reduction in financing cost, as the calculation of reference rates going forward will be much more robust and transparent. Reduced borrowing cost, as lender and investor may require lower interest rate or spends. More competition क्या होगा, तो introduction of alter reference rate may indicate more competition in the market for reference rate. India's transaction scenario. Alternative reference rate ARRs. The RBI has established a system of alternative reference rate ARR that allows bank to choose rates from a basket of currencies rather than the British pound from international financial transaction. RBI has added modified MIFOR to the list of significant benchmarks administered by FBIL. Fallback clause क्या है, तो RBI has pushed for the insertion of fallback clause in all remaining legacy financial contract that reference to LIBOR or MIFOR. The fallback clause refers to an agreement for revised consideration when the reference rate is no more published, important for transparency and consistency. Alternatives for LIBOR क्या हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा US secured overnight finance rate SOFR, Europe's European interbank offered Euribor, Japan's Tokyo interbank offered rate TIBOR, China's Shanghai interbank offered rate SIBOR, and India's modified Mumbai interbank forward outright rate MMIFOR. Financial Benchmark India Private Limited FBIL क्या है, तो जेनेसिस होगा. It was formed in 2014 as a private limited company under the Companies Act 2013. It is jointly owned by Fixed Income Money Market and Derived Association of India's FIMAD, Foreign Exchange Dealer Association of India FEDA, and Indian Bank Association IBA. Objective क्या होगा, तो its aim is to develop and administer benchmarks relating to money market, government securities and foreign exchange in India. Regulation क्या हो जाएगा, तो FBIL is regulated by the Reserve Bank of India. Function of FBIL क्या हो जाएगा, तो collection and submission of market data and information including poll data.
दूसरा हो जाएगा फॉर्मुलेशन, एडॉप्टेशन एंड पीरियोडिक रिव्यू ऑफ बेंचमार्क कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी। थर्ड हो जाएगा कैलकुलेशन, पब्लिशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बेंचमार्क। हमारा अगला टॉपिक है पेमेंट सिस्टम एंड फिनेंशियल मार्केट। इसमें पहला न्यूज़ हो जाएगा क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। न्यूज़ में क्यों था, तो आरबीआई एंड द बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट बीआईएस इनोवेशन हब ऑर्गेनाइजेशन G20 टेक स्प्रिंट 2023 टू प्रमोट इनोवेशन सिचुएशन फॉर इम्प्रूविंग क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। यहाँ पे देखिए प्लीज नोट में दिया हुआ द टॉपिक G20 विल बी कवर्ड इन डिटेल इंटरनेशनल रिलेशन एडिशन ऑफ द PT 365 सीरीज। तो G20 के बारे में हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन जब आएगा तो उसमें देख लेंगे। फिर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट क्या है, तो इट इन्वॉल्व्स फिनेंशियल ट्रांजैक्शन इन विच द सेंडर एंड रिसिप्ट आर बेस्ड इन सेपरेट कंट्रीज। द क्रॉस बॉर्डर पेमेंट मार्केट वैल्यू इज एक्सपेक्टेड टू रीच 290 ट्रिलियन बाई 2030। टाइप ऑफ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कैसा कैसा होता है, तो पहला हो जाएगा इंटरनेशनल वायर ट्रांसफ़र लाइक सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क स्विफ्ट। डिजिटल वॉलेट में हो जाएगा पेपल, गूगल पे, एप्पल पे। उसी तरह से इंटरनेशनल मनी ऑर्डर यूज्ड एज अ थर्ड पार्टी प्रोवाइडर। अदर में हो जाएगा अदर लाइक क्रेडिट एंड ट्रांजैक्शन क्रिप्टो करेंसीज। फिर होगा मैकेनाइज्ड और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। तो सिंपल क्रॉस बॉर्डर पेमेंट यूजिंग अकाउंट हेल्ड एट ईच बैंक। वहाँ पे पेमेंट मैसेज दिया हुआ है, बैंक ए है वो सेंड किया 100 US$, बैंक भी रिसीव किया 10,000 यूरो या पाउंड या जो भी है सिंबल है बैंक का करेंसी का, ठीक है। इंटरनेशनल बैंक हेल्ड अकाउंट्स विथ ईच अदर इनेबलिंग बैंक टू मेक पेमेंट्स इन फॉरेन करेंसी। और इसी तरह से क्रॉस बॉर्डर पेमेंट यूजिंग ए कॉरस्पॉन्डेंट बैंक। तो क्या आएगा, बैंक ए अगर सेंड करेगा $100 तो बीच में कॉरस्पॉन्डेंट बैंक आएगा, फिर रिसीव होगा 10,000 जो भी करेंसी है उसका बैंक भी द्वारा। बैंक्स नॉट हैव डायरेक्ट रिलेशन ट्रांजैक्ट वाया एन इंटरमीडिएटरी ए कॉरस्पॉन्डेंट बैंक। सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट क्या हो जाएगा, तो ग्लोबलाइजेशन, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट आर ए फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन across process by improving access to global market. It enables participants to diversify their customer base, supplier base and investment portfolio. Financial inclusion क्या हो जाएगा, तो it can enable underserved communities to participate in global economy. Additional significance of the Indian economy क्या हो जाएगा, तो eases remittances. Since 2016 India's cross border remittances have grown at a CAGR of 8%. Facilitates travel and tourism. Travel and tourism industry contribute around 178 billion to India's GDP 2021. Accelerating foreign investment. India received a total FDI inflow of $70.97 billion in 2023. Steps taken in India for strengthening cross-border payment. RBI Payment Vision 2025. One of its focus area is to bring ease in cross-border payment. NPCI International Payment Limited NPIL facilitating cross-border acceptance of UPI at merchant establishment. कंट्रीज कौन कौन है, तो सिंगापुर हो जाएगा, UAE हो जाएगा, मॉरिशस हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, भूटान हो जाएगा। ATC have accepted UPI. RBI has allowed access to UPI to foreign nationals and NRI visiting India. India UAE MOU on the use of central bank digital currency CBDC for cross border payments. अगला टॉपिक है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बॉर्डर ऑफ इंडिया सेबी। तो न्यूज़ में क्यों था, तो रिसेंटली सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी हैज़ लॉन्च्ड इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन अक्रॉस एक्सिस IRRA प्लेटफॉर्म एट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE। अबाउट IRRA प्लेटफॉर्म क्या है, तो IRRA प्लेटफॉर्म हैज़ बीन डेवलप्ड टू रिड्यूस रिस्क फेस्ड बाय इन्वेस्टर्स इन eventuality of technical glitches at the trading members end at both the primary site and disaster receipt site. It is available to trade members supporting internet based trading and security trading through wireless technology for their investors. It has been jointly developed by all stock exchanges BSE, NSE, NCDX, MCX and Metropolitan Stock Exchange of India. About SEBI क्या हुआ, तो established in 1988 and made as a stationary body
In the year 1992, as per the Securities and Exchange Board of India Act 1992, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, तो बोर्ड कंसिस्ट ऑफ 9 मेंबर्स. चेयरमैन क्या हो जाएगा, तो अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, 4 full-time member and 4 part-time member, on which a board member is appointed by RBI and 2 board member by the Ministry of Finance and 5 member by the center. फंक्शन ऑफ सेबी क्या हो जाएगा, तो टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर इन सिक्योरिटीज मार्केट एंड रेगुलेट इट. नेक्स्ट है रेगुलेटिंग द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंजेस. नेक्स्ट प्रोहिबिटिंग इनसाइडर ट्रेड इन सिक्योरिटीज. नेक्स्ट रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग द स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट्स, etc. नेक्स्ट इज प्रोमोटिंग इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएटरीज. पावर ऑफ सेबी क्या हो जाएगा, द क्वासी लेजिस्लेटिव एंड क्वासी जुडिशियल बॉडी विच कैन ड्राफ्ट रेगुलेशन, कंडक्ट इंक्वायरीज, pass ruling and promote penalties to regulate the functioning of primary and secondary market in the country. Next is can regulate any money pooling scheme with 100 crore or more and attach assets in case of non-compliance as per Securities Law Amendment Act 2014. Can seek information such as telephone call data record from any person or entities in respect to any securities transaction being investigated by it. Can understand and any disciplinary proceeding like imposing fine, barring an entity or person from market temporarily or permanently. Can issue direction to secure to proper management of any such intermediary or person in the interest of investors. Recent initiative taken by SEBI received कौन कौन सा है, तो पहला है received timeline for initial public offering IPO. As SEBI has held the time for IPO listing of company from 6 days to 3 days, that is from T6 to T3. IPO refers to the selling of securities to the public in the primary market. It acts as a largest secure of fund for the company. It will enhance the ease of doing business for issuer and provide investor with quicker access to capital and liquidity. Next is BRSR core framework. So SEBI introduced BRSR core framework for assurance and ESG disclosure for value chain. Environmental, social and governance ESG is a framework that helps stockholders understand how an organization is making risk and opportunities related to ESG criteria. SEBI amended Securities and Exchange Board of India listing obligation and disclosure requirement regulation 2015 in this regard to bring following changes. कौन कौन सा है, तो BRSR Business Responsibility and Sustainability Report Card and updated BRSR. BRSR core is a subset of BRSR consisting of a set of key performance indicator KPIs under 9 ESG attributes. Through BRSR reporting, SEBI has defined ESG disclosure in a standardized manner for the listed companies. Keeping in view relevance to Indian emerging market context, from new KPIs have been identified for assurance such as jobs creation in small towns, opening of business, gross wages paid to women, etc. ESG disclosures for value chain will be applicable to top 250 listed entities by market capitalization from financial year 2024-25. Disclosure for value chain will be made by listed company as per BRSR core as part of its annual report. Value chain shall encompass top upstream and downstream partners of a listed entity, cumulatively comprising 75% of its purchases या सेल बाय वैल्यू रिस्पेक्टिवली. रिलेटेड न्यूज़ में क्या था, तो डब्बा बॉक्स ट्रेडिंग. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE इश्यूड नोटिस नेमिंग एंटिटीज इन्वॉल्विंग ए डब्बा ट्रेडिंग. डब्बा ट्रेडिंग इज इनफॉर्मल ट्रेडिंग दैट टेक्स प्लेस आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज. Traders bet on stock price movement without incurring a real transaction to take physical ownership of a particular stock as it done in an exchange. Since there is no proper record of income or gain, it helped double traders escape taxation. It is recognized as an offense under Security Contract Regulation Act SCRA 1956.
अगला न्यूज़ है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट PFI। तो न्यूज़ में क्या था, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी released a constitutional paper on a framework for mandating additional disclosure for identified high risk foreign portfolio investor PFIs। एक्सचेंजिंग प्रोविजन फॉर PFI इन इंडिया क्या है, तो रेगुलेटेड बाय सेबी अंडर सेबी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर रेगुलेशन 2019 FPI regulations। SEBI has prescribed certain limits on the investment that FPIs can make in Indian securities। लेजिस्लेटिव प्रोविजन क्या है, तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 FEMA is the primary legislation governing FPI in India। Prevention of Money Laundering Act 2002 PMLA and the Prevention of Money Laundering Maintenance of Record Regulation 2005 PML rules are the additional legislation। Comparison of foreign direct investment FDI and foreign portfolio investment FPI क्या है, तो पहले डिफिनेशन दोनों को देख लेते हैं। तो FDI refers to the investment made by foreign investor to obtain a substantial interest in the enterprise located at different country। वहीं FPI refers to investing in the financial asset of a foreign country such as stocks or bond available on the exchange। रोल ऑफ इन्वेस्टर क्या हो जाएगा, तो एक्टिव रोल होगा FDI में और पैसिव में और FPI में हो जाएगा पैसिव रोल। टाइप क्या हो जाएगा, तो FDI इज अ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और FPI इज इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डिग्री ऑफ कंट्रोल क्या हो जाएगा, तो FDI इज हाईली कंट्रोल और FPI इज वेरी लो कंट्रोल। टर्म क्या हो जाएगा, तो FDI इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड FPI इज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज डन ऑन FDI हो जाएगा फिजिकल एसेट ऑफ द फॉरेन कंट्री और FPI हो जाएगा फाइनेंशियल एसेट ऑफ द फॉरेन कंट्री। एंट्री एंड एग्जिट क्या हो जाएगा, तो FDI बहुत डिफिकल्ट है और FPI रिलेटिवली ईजी हो जाएगा। रिस्क इन्वॉल्व क्या हो जाएगा, तो FDI इज स्टेबल एंड FPI इज वेरी वोलेटाइल। इश्यूज आइडेंटिफाइड विथ FPIs क्या क्या इश्यूज हैं, तो सर्कमवेंशन ऑफ प्रेस नोट 3 PN3 stipulations PN3 requires that an entity of a country that share a land labor with India can invest only under the government routes। Since PN3 does not apply to FPI investment, the FPI route could potentially be misused to circumvent the stipulation of PN3। Failure to disclose related party transaction RPTs। RPTs are arrangement or deal with entities with a common interest or a relationship by companies। The framework for FPI allows indirect circumventing to the RPT disclosure requirement। SEBI's proposal for FPI regulation। Categorization of FPI। FPI may be categorized as पहला लो रिस्क FPI गवर्नमेंट and related entities such as central bank, sovereign wealth fund etc। Moderate risk FPI pension fund or public retail fund with widespread and dispersed investor in such fund। Next is high risk FPI all other FPIs। अगला है enhanced transparency measure for high risk FPI such as fully identifying all holders of ownership, disclosure of economy and control rights etc। additional disclosure में क्या हो जाएगा, तो for requiring additional disclosure the above risk categorization is to be coupled with either the quantum of concentrated investment by FPIs or the size of the overall asset under management AUM। नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट डेट मार्केट, उसे हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आएगा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपको यह पहल कैसी लगी। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हमें सपोर्ट की आपकी बहुत आवश्यकता है। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको यह पहल कैसी लगी और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों तक जो इस बार की UPSC प्री देने वाले हैं। और अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए। जितना ज़्यादा रिवाइज करिएगा उतना ही आपके लिए क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे सॉल्व करना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे विजन IAS PT 365 सीरीज़ में, जिसमें लोग इकोनॉमी कर रहे हैं और यह तीसरा वीडियो लेक्चर होगा। तो उम्मीद है आप लोगों ने पहले के 2 वीडियो लेक्चर देखे होंगे। अगर नहीं देखें तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा प्लेलिस्ट का, आप लोग जाइए उससे चेक कीजिए। और इसी के साथ हम लोगों ने पॉलिटी का भी PT 365 कर लिया था,
तो अगर आप लोगों ने उसे भी नहीं देखा तो उसे भी आप लोग जाइए चेक कीजिए और उसे भी देखिए। आपसे बस यही अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें प्रोत्साहन मिलता है और जो अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बना के लाते हैं। इस चैनल पे आपको यूपीएससी प्री 2024 तक के लिए सारा का सारा मटेरियल, आपको करंट अफेयर का लगभग हर मटेरियल मिलेगा। तो आप लोग बस हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार के यूपीएससी प्री देने वाले हैं, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके और आप भी इससे का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा पाएँ। इस सीरीज़ को जितना ज़्यादा बार देखें उतना ही अच्छा रहेगा आपके रिवीजन के लिए, क्योंकि उससे आपका रिवीजन अच्छे से हो सकेगा और आप लोग एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। शुरू करने बस यही आपसे अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको हमारी यह पहल कैसी लग रही है और आप इससे कितने लाभान्वित हो रहे हैं। अगर आपको कोई भी तरह का पीडीएफ चाहिए या यही पीडीएफ में चाहिए तो आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाला हुआ है, आप लोग उसे भी सब ज्वाइन करिए और वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक से, कॉर्पोरेट डेट मार्केट से। तो न्यूज़ में क्यों रहा, तो रिसेंटली सेबी रिलीज्ड अ फ्रेमवर्क फॉर रोलिंग आउट द कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड CDMDF। अबाउट CDMDF क्या है, तो फंड CDMDF established as an alternate investment fund will purchase investment grade corporate debt securities during market stress। alternate investment fund AIF क्या है, तो refers to any privately pooled fund established or incorporated in India for investing। These funds are collected from sophisticated investors such as angel investor, venture capitalist, etc। इन्वेस्ट ग्रेड क्या होगा, तो इन्वेस्ट ग्रेड refers to the quality of a company's credit। The company must be rated at BBB or higher to be considered as investment grade issue। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ड्यूरिंग मार्केट स्ट्रेस द डेट मार्केट फेसेस रिडम्पशन प्रेशर इन द ओपन मार्केट स्पेशली स्कीम with long maturity period। CDMDF will help the market by providing liquidity access in such times। The fund aims to emulate the RBI's liquidity support for the banks in the context of the corporate debt market। Contribution क्या होगा, तो contribution to the fund shall be mandatory for specified debt oriented MF schemes and assessment management companies AMCs। टेन्योर का होगा, तो इनिशियली 15 ईयर्स, इट कैन बी एक्सटेंडेड एज पर सेबीज मैंडेट। कॉर्पोरेट डेट मार्केट क्या होगा, तो बॉन्ड या क्रेडिट मार्केट और फिक्स्ड इनकम मार्केट इज द कलेक्टिव नेम गिवन टू ऑल ट्रेडर्स एंड इश्यूज और डेट सिक्योरिटीज, ब्रॉडली डिवाइडिंग इनटू गवर्नमेंट डेट मार्केट एंड कॉर्पोरेट डेट मार्केट। इशू क्या होगा, तो कंपनीज इशू कॉर्पोरेट बॉन्ड टू फाइनेंस करंट ऑपरेशंस, एक्सपैंड प्रोडक्ट लाइन्स और ओपन न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़। नेचर क्या होगा, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स यूजुअली डिस्क्राइब लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोवाइड अ मैच्योरिटी ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर। रेगुलेशन कैसे होगा, तो सेबी हैज़ जुरिस्डिक्शन ओवर द कॉर्पोरेट डेट मार्केट। द रेगुलेटरी जुरिस्डिक्शन बिटवीन द सेबी एंड RBI was clarified in 2000 by an amendment to the Securities Contract Regulation Act 1956। Under this, RBI's regulatory jurisdiction include money market and government securities। स्टेटस ऑफ द मार्केट इन इंडिया क्या है, तो आउटस्टैंडिंग कॉर्पोरेट बॉन्ड इन इंडिया एज ए परसेंटेज ऑफ GDP स्टूड अराउंड 17% इन मार्च 2022। द सेम फिगर फॉर अदर इमर्जिंग एशियन इकोनॉमिक आर मच हाइयर। साउथ कोरिया मोर देन 80%, मलेशिया मोर देन 50% एंड चाइना अबाउट 40%। सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्पोरेट डेट मार्केट इन्वेस्टमेंट नीड्स क्या होगा, तो शिफ्ट फ्रॉम अ कंजम्पशन ड्रिवन टू एन इन्वेस्टमेंट लेड इकोनॉमी and emphasized by the Economic Survey 2018-19। Efficient allocation of resources, additional avenue for corporates to raise fund cost effectively and reduce reliance on bank finance। Health of corporate balance sheet, reduce corporate reliance on external communal borrowing ECBs, which is subject to volatility in the international market। इन्वेस्टर सर्विस फंड ISF एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड IPF। न्यूज़ में क्यों था, तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी केम आउट विद द कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस फॉर इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन फंड IPF एंड इन्वेस्टर सर्विस फंड ISF मेंटेन्ड बाय स्टॉक एक्सचेंज एंड डिपोजिटरीज। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड IPF क्या होगा, तो ऑब्जेक्टिव of establishing an IPF is to protect the interest of participants like stock broker and investor of the exchange
Establishment क्या होगा, तो all stock exchangers and depositors shall establish an IPF. A depository is a financial institution or organization that accepts deposit from business and individuals and assets in buying and selling financial instruments such as stocks and bonds. For example, Demat account can be opened in India only if depositors Central Depository Service India Limited CDSL and National Securities Depository Limited NSDL. Administration क्या होगा, तो IPF of the stock exchange and depository shall be administered through separate trust created for the purpose. Segregated funds क्या होगा, the stock exchange and depository shall ensure that the fund in the IPF are well segregated and that their IPF is immune from any liability of the stock exchange and depository respectively. Review क्या, the stock exchange and depositors shall conduct a half yearly review to ascertain the adequacy of the IPF corpus. यहाँ पे देखिए स्टॉक एक्सचेंज दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन टू आईपीएफ एंड यूटिलाइजेशन ऑफ आईपीएफ क्या है, तो पहला है स्टॉक एक्सचेंज। कंट्रीब्यूशन में देख लेते हैं 1% ऑफ लिस्टिंग फी रिसीव्स 100% ऑफ इंटरेस्ट एंड 1% सिक्योरिटी डिपॉजिट। कीप द इश्यूअर कंपनीज एट द टाइम ऑफ ऑफरिंग of securities for subscription to the public. Penalty collected for trading member and from listed companies for non-compliance with SEBI regulations. At least 70% of interest or income received out of any investment made from IPF. Utilization में क्या होगा, तो to meet the legitimate investment claim of the client of the defaulting trading managers TMs to pay interim relief to investor. Depositories में क्या होगा, तो 5% of the profit from depository operations. All fines and penalties from depository participants and other members. Interest or income received out of any investment made from the IPF. Promotion of investor education and investor awareness program aimed at enhancing securities market literacy and promoting retail participation in security market to meet the legitimate claim of beneficial owners. इन्वेस्टर सर्विस फंड ISF क्या है, तो ISF एम टू प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज टू द इन्वेस्टिंग पब्लिक सच एज इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम, डिसमेंटेशन ऑफ कंपनीज इंफॉर्मेशन etc. फंडिंग में क्या होगा, तो स्टॉक एक्सचेंज शैल सेट असाइड एटलीस्ट 20% ऑफ लिस्टिंग फीस received for ISF for providing services to the investing public. सुपरविजन क्या होगा, तो सुपरविजन ऑफ द ISF will rest with the regulatory oversight committee. The Regulatory Oversight Committee is one of the 7 committee for market infrastructure institutions MIIS specified by Stock Exchange and Clearing Corporation regulating 2018. MII is a financial entity that provides essential infrastructure for running the daily operation in stock market या capital markets. For example, stock exchange, depositors and clearing housing are all MIIS. Utilization of ISF for stock exchange क्या है, तो promotion of investor education and investor awareness program. At least 50% of the corpus should be spent in tier 2 and tier 3 cities. Cost of training or arbitrage. Transfer of unutilized IPF ISF if a stock exchange or a depository is wound up or derecognized or exist, then the balance of the IPF or ISF lying unutilized with the stock exchange and depository shall be transferred to Investor Protection and Education Fund IPEF of SEBI. Investor Protection and Education Fund IPEF क्या है, तो IPEF has been established by SEBI in 2007 and it is regulated under the SEBI IPEF regulation 2009. It is utilized for the protection of investors and the promotion of investor education and awareness. It is funded through contributions made by SEBI, grants and donation by central government or state government, security deposit and amount of IPF, ISF or derecognized stock exchange etc. अगला सोशल स्टॉक एक्सचेंज। तो न्यूज़ में क्या था, तो रिसेंटली द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI approved certain flexibility in the framework for the social stock exchange SSE. Flexibilities highlight that funding can done through पहला इंश्योरेंस ऑफ जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल ZC ZP bonds and donates through mutual fund for NPOs. ZC ZP is issued only by an NPO registered
on an SSE and has a specific tenure. It neither offer interest nor return the principal. Objective behind this donation are welfare and tax benefits, assurance of equities and debt instrument of FPEs. About social stock exchange, क्या है? तो SSE is a segment of the existing stock exchange that can help social enterprises such as NPOs non-profit for-profit enterprises FPEs to raise fund from the public through the stock exchange mechanism. Eligible activities for demonstrating primacy of social impact includes eradicating hunger, poverty, malnutrition and inequality, promoting education, financial inclusion, slum area development, etc. Entities not eligible to be identified as a social enterprise क्या है? तो पहला है corporate foundation, दूसरा है political and or religious organization or activities, third is professional or trade association, fourth is infrastructure and house companies except affordable housing. Next is eligible criteria to be recognized as social enterprises is predominance of any of the following. कौन है? पहला revenue. At least 67% of the immediate preceding 3-year average of revenue come from providing eligible activities to members of target population. Next is expenditure. At least 67% of the immediate preceding 3-year average of expenditure has been incurred for providing eligible activities to members of the target population. अगला beneficiaries, member of target population to whom eligible activity have been provided constitute at least 67% of immediate preceding 3-year average of total customer base and or total number of beneficiaries. अगला है एक्सटर्नल सेक्टर. एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर देखते हैं पहला न्यूज़ क्या था. तो एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट इन इंडिया. न्यूज़ में क्यों था? तो इंडियन रुपी वैल्यूएशन अगेंस्ट करेंसी ऑफ मेजर ट्रेडिंग पार्टनर हैज सर्ज्ड टू अ न्यू 2-year हाई ऑन सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन एंड एलिवेटेड डोमेस्टिक इन्फ्लेशन. व्हाट इज करेंसी वैल्यूएशन? क्या होता है? तो इट रिफर्स टू प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव वर्थ ऑफ वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म ऑफ अदर. द मोस्ट कॉमन मेथड टू वैल्यू करेंसी इज थ्रू एक्सचेंज रेट. It is influenced by several factors, including interest rate, inflation, capital flow, money supply, etc. Methods for exchange rate determination क्या है? तो पहला है fixed exchange rate. उसमें value of currency is pegged या fixed to the value of another currency, basket of currencies या commodity like gold. Central bank actively intervene to maintain the fixed rate. फ्लेक्सिबल फ्लोटिंग रेट एक्सचेंज रेट दूसरा है. तो इसमें क्या है? तो डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस दैट इज डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसी इन इंटरनेशनल मार्केट. सेंट्रल बैंक डज नॉट इंटरवीन डायरेक्टली. थर्ड इज मैनेज्ड एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्स बट सेंट्रल बैंक में ओकेजनली इंटरवीन टू इन्फ्लुएंस द एक्सचेंज रेट. फिर है इफेक्ट ऑफ एक्सचेंज रेट. क्या इफेक्ट है? तो पहला है इन्फ्लेशन. एन ओवर वैल्यूड करेंसी कैन कंट्रीब्यूट टू लोअर इन्फ्लेशन बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट गुड्स एंड services and vice versa. Next is interest rate. Central bank may respond to a strengthening currency by lowering interest rate to stimulate economic activity and vice versa. Next is economic growth. While a stronger currency can contribute to lower inflation, it may reduce export driven sector, consequently a decline in overall economic growth. ट्रेड में क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो a stronger currency may contribute to trade deficit and export becomes less competitive and import become more attractive to domestic consumer. अगला कैपिटल फ्लो. ए स्ट्रॉन्ग करेंसी में अट्रैक्ट मोर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एज इन्वेस्टर सीक हायर रिटर्न ड्यू टू करेंसी अप्रिसिएशन. एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन इन इंडिया क्या है? तो करेंटली नॉमिनल एंड रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट NEER एंड REER एवेल्यूएशन आर यूज्ड. तो NEER क्या है? इज वेटेड एवरेज ऑफ बायलैटरल नॉमिनल एक्सचेंज रेट of the home currency in term of foreign currency. और REER क्या है? is weighted average of nominal exchange rate adjusted for relative price difference between the domestic and foreign currency. Do you know देख लेते हैं. तो Grisman's law says in a fixed exchange rate system bad economy drives out good. It causes undervalued currency to go out of circulation. Overvalued currency remains in circulation but it does not find enough buyer. अगला फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023. न्यूज़ में क्यों था? द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री नोटिफाइज द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 अबाउट FTP 2023. नोटिफिकेशन में क्या था? तो नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर्स कन्फर्ड अंडर सेक्शन 5 ऑफ द फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992.
बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स क्या है, तो सच एज responsiveness to the requirement of trade and trust and partnership with exporters. FTP 2015-20 क्या है, तो it is extended due to the COVID-19 pandemic and volatile geopolitical scenario till March 2023. India has reached record high export performance. For pillar of new FTP approach क्या है, तो पहला from incentives to tax remission, दूसरा greater trade facilitation through technology, automation and continuous process rearranging, third is export promotion through collaboration, exporters, state districts, fourth is focus on emerging areas, e-commerce export, developing district as export hub, streamlining SCOMET policy. इंडिया ट्रेड प्रोफाइल 2022-23 में देख लेते हैं। इंडिया एक्सपोर्ट कैसा रहा, तो 2016 में 435 बिलियन था, फिर 2022 में 55.4% बढ़ के हुआ 676 बिलियन, वहीं 2023 में हो गया 74.7% बढ़ के 760 बिलियन। इंडियाज एक्सपोर्ट टारगेट $2 ट्रिलियन बाई गुड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बाई 2030। इंडियाज ट्रेड बैलेंस क्या था, तो यहाँ पर देख लेते हैं मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट, फिर उसी तरह से यहाँ पे सर्विस ट्रेड डेफिसिट और उसी तरह से ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट। इंडिया टॉप एक्सपोर्ट कमोडिटीज़ में क्या होगा, पहला पेट्रोलियम हो जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, तीसरा राइस, चौथा केमिकल और पांचवा ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स। इंडिया टॉप इंपोर्ट सोर्स नेशन कहाँ से इंपोर्ट होता है, पहला होता है चाइना से, दूसरा होता है यूएई से, तीसरा होता है यूएसए से और चौथा होता है रसिया से। इंडिया टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन मतलब इंडिया का माल कहाँ जाता है, तो पहला सबसे पहले यूएसए में जाता है, दूसरा यूएई में जाता है, तीसरा नीदरलैंड में जाता है और चौथा चाइना में जाता है। नेक्स्ट है ट्रेड फैसिलिटेशन एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस EODB FTP 2023। इंसेटिव टेकन में क्या क्या है, तो नेशनल कमिटी ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन NCTF टू फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन एंड implementation of WTO's trade facilitation agreement ITFA TFA WTO's TFA came into force in 2017 to address the issue of red tape across borders and streamline the movement of goods. Initiatives by Directorate General of Foreign Trade DGFT क्या तो facilitator of exports and import. It also consult various export promotion council and trade and industry bodies. Niyant Bandhu being implemented for monitoring new and potential exporters. Issuance of EICE electronic import export code. IEC is a 10-character alphanumeric number allotted to an entity and is mandatory for undertaking any export import activity. E-certificate for origin ECOO online facility for COO. ECOO has a unique number, that is UDIN, unique document identification number, and a QR code for validation. Towns of export excellence TEE for development and growth of export production centers. Selected town produces goods of rupees 750 crore or more may be notified as TEE based on the potential for growth in export. TEE in handloom, handicraft, agriculture and fisheries sector threshold limit would be rupees 150 crore. Rationalization of the criteria of status holder certification. Status holder certificate is to reorganize export firm as business leaders who have excelled in international trade and have contributed to the country's foreign trade. Ministry of Commerce and Industry unveiled system-based automatic status holder certificates from foreign trade policy. प्रिविलेजेस ऑफ सर्टिफिकेट में क्या होगा, तो क्रेडिबिलिटी टू द इंडियन एक्सपोर्टर इन द इंटरनेशनल मार्केट और दूसरा हो जाएगा प्रायोरिटी कस्टम क्लियरेंस एंड सर्टेन एक्सम्पशंस। अगला एक्सपोर्ट प्रमोशन इनिशिएटिव बाई FTP 2023। डिस्ट्रिक्ट as export hub initiative. State Export Promotion Committee and District Export Promotion Committee DEPC is to strategize export at the state and district level respectively. District Export Action Plan DEAPs will be prepared by DEPCs along with the online monitoring. Export Promotion Outreach Program is in district to focus on branding, packaging, design and marketing of identified products and services. Convergence of ongoing scheme to support these initiatives. Export Promotion of Capital Goods EPCG scheme
ऑब्जेक्टिव क्या है, तो फैसिलिटेट द इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स फॉर प्रोड्यूसिंग क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज एंड enhance India's manufacturing competitiveness. It allows the import of capital goods at zero custom duties. Next, capital goods are man-made, durable items that businesses use to produce consumer goods and services. Tools, machinery, building, vehicles, computers, and construction equipment are type of capital goods. Eligibility क्या है, तो it covers manufacturer, exporters, merchant exporters, and service provider who are certified as common service provider CSF by the DGFT. Manufacturer export is a person who export goods manufactured by him or intended to export such goods. Next is merchant exporter is a person engaged in trading activity and exporting or intending to export goods. Export obligation में क्या होगा, तो imports under EPCG are subject to average export obligation AEO. However, some sector have been exempted from AEO requirements. Next is export promotion unit. Objective क्या है, तो to promote exports, enhance foreign exchange earning and attract investment for export production and employment generation. Eligible unit क्या है, तो units which export their certain production of goods and services may be up under the export oriented unit EOU scheme, electronics hardware technology park EHTP scheme, software technology park HTP scheme, or biotechnology park BTP scheme. For the manufacturer of goods, ट्रेडिंग यूनिट आर नॉट कवर्ड अंडर दिस स्कीम. डीम्ड एक्सपोर्ट में क्या होगा, तो डेफिनेशन क्या है इसका, तो डीम्ड एक्सपोर्ट रिफर्स टू दोज ट्रांजैक्शन इन विच गुड सप्लाईज डू नॉट लीव द कंट्री एंड पेमेंट फॉर सच सप्लाईज इज रिसीव्ड आइदर इन इंडियन रूपी और इन फ्री फॉरेन एक्सचेंज. In simpler terms, under deemed export, the goods can be sold within India to anybody who hold a license for the export of these very goods. The seller sells the sale goods against an import license is the deemed exporter and the buyer is the deemed importer. Objective क्या है, to provide a level playing field for domestic manufacturer and to promote make in India. अदर की इनिशिएटिव बाई FTP 2023 क्या है, तो प्रोमोटिंग क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इन डिजिटल इकोनॉमी. पहला है ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब ECEHS टू स्टैब्लिश डिजिग्नेटेड एरियाज एज ECEHS विच वुड एक्ट एज अ सेंटर फॉर फेवरेबल बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज टू क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स एक्टिविटीज़. क्रिएशन में क्या हो जाएगा, तो ECEH में बी सेटअप through private initiative and in public private partnership PPP mode. Nature of ECEH operations क्या होगा, तो ECEH will function to achieve agglomeration benefit like certification and testing facilities and dedicating logistic infrastructure among others. Entitlement ECEH may be provided with financial assistance under the Market Access Initiative MAI scheme. Promotion of e-commerce export through postal route. डाक घर निर्यत केंद्रास shall be operationalized through the country to work in a hub and spoke model with foreign post office FPOs to facilitate cross-border e-commerce. Duty exemption remission scheme. Advance authorization AA imports under AA are exempted from payment of basic customs duty, additional custom duty, education cess, anti-dumping duty, countervailing duty, safeguard duty, transaction product specified safeguard duty whenever applicable. Duty free import authorization DFIA. Duty free import authorizations shall be exempted only from payment of basic custom duties BED. Schemes for remission of duties and tax on exported production RODTEP. Its objective is to refund currently unrefunded duties, tax levies at the central, state and local level borne on the exported product. It is notified by the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry and is administered by the Department of Revenue, Ministry of Finance. SOCMET क्या है, तो स्पेशल केमिकल ऑर्गेनाइजेशन मटेरियल इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज. रेगुलेशन ऑफ डुअल यूज आइटम्स क्या है, तो इट इन consonance with the guidelines and control list of International Convention
and obligation as well as multilateral export control regime MECRs. India has regulated the export of dual use items, nuclear related items including software and technology via SCOMAT. It is either prohibited or permitted under the authorization unlist specifically exempted. SCOMAT list. It is India's national export control list and is aligned to the control list of all the MECRs and conventions. SCOMAT items are regulated under the Weapons of Mass Destruction and Their Delivery System Prohibition of Unlawful Activity Act 2005. Imported goods covered under the SCOMAT list are not permitted for export. Outreach programs of SCOMAT will be organized by DGFT in association with Administrative Ministries, Department of Trade Association for effective awareness among the import dealing with trade and manufacture in particular of SCOMAT item. यहाँ पे SCOMAT कैटेगरी दिया हुआ है, SCOMAT आइटम्स है, जुडिशियल लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, तो पहला 0, न्यूक्लियर मटेरियल, न्यूक्लियर रिलेटेड एंड अदर मटेरियल इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी, तो उसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। पहला है टॉक्सिक केमिकल एजेंट्स एंड अदर केमिकल्स, तो उसके लिए डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT। नेक्स्ट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म टॉक्सिन्स, DGFT जनरल। नेक्स्ट इज मटेरियल्स प्रोसेसिंग इक्विपमेंट एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज DGFT। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर रिलेटेड एंड अदर इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी नॉट कंट्रोल्ड अंडर द कैटेगरी 0, तो इसके लिए DGFT। नेक्स्ट इज एरोस्पेस सिस्टम इक्विपमेंट इंक्लूडिंग प्रोडक्शन एंड टेस्ट इक्विपमेंट एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी एंड स्पेसिफिकली डिजाइंड कंपोनेंट्स एंड एक्सेसरीज देयर ऑफ, तो इसके लिए DGFT। नेक्स्ट इज म्यूनेशन लिस्ट, तो इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन DDP, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। नेक्स्ट इज रिजर्व्ड, तो उसके लिए DGFT। एंड लास्ट इज स्पेशल मटेरियल्स एंड रिलेटेड इक्विपमेंट, मटेरियल प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटीज, सेंसर्स एंड लीजर्स, नेविगेशन एंड एवियंस, मेराइन, एरोस्पेस एंड प्रोपल्शन, इसके लिए DGFT। अगला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA ऑफ इंडिया, तो न्यूज़ में क्या था, तो रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड signing and ratification of bilateral investment treaty BIT with United Arab Emirates UAE। About BIT क्या होता है, BIT is a reciprocal agreement for according protection to investment by national and companies of one state in another state। Kindly note that the detail of BIT and India UAE relationship will be covered in International Relation IR edition of PT 365। ठीक है, तो अबाउट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA क्या है, तो FTA इज अ ट्रीटी बिटवीन 2 or more countries that reduces or eliminates barrier to trade between the countries। FTA usually cover trade in goods or services। FTA can also cover other intellectual property rights, IPRs, investment, government procurement and competition policy। FTA is essentially a discriminatory system in contrast to the fundamental principle of the WTO। However, FTA are authorized under the WTO। A country may enter an FTA if it observes certain conditions stipulated in the relevant provision of WTO agreement। India's FTA क्या है, तो India has signed 13 FTA with various countries। This includes Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Thailand, Singapore, South Korea, Japan, Malaysia, Mauritius, United Arab Emirates and Australia। Exports to countries region with which India shared trade agreements such as FTAs have registered a growth of 20.75% in last 5 years। Recent development in FTAs of India क्या है, तो innovative design। पहला, for the first time India has included digital trade within the ambit of its FTA with UAE। Second, addressing NTBs। Recently signed FTA like Australia, India also addressed the non-tariff barrier NTBs। Next is focus on the service sector। Previous agreement did not pay for the reverse trade in services। Next is natural trading partners। The trade basket of these nations show a good degree of complementarity, thus classifying them as a natural trading partners। Next is India ASEAN FTA। India and the Association of South Asian Nations ASEAN has agreed to conclude
द रिव्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग FTA इन गुड्स बाय 2025। टाइप्स ऑफ FTA कितने टाइप के होते हैं? तो पहला इकोनॉमिक यूनियन, कॉमन मार्केट वेयर मेंबर्स इंटीग्रेट मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी। नेक्स्ट इज कॉमन मार्केट। Custom union where member allow the movement of labor and capital. Next is custom union. Member apply a common external tariff for non-members. Free trade agreement FTA. Member reduce tariff on trade among themselves. Next is professional trade agreement PTA. Reducing duties on an agreed number of products. अगला टॉपिक है ग्लोबल ट्रेड बैरियर। न्यूज़ में क्या था? तो वर्ल्ड Trade Organization WTO flagged growing fragmentation in international trade with an over 9-fold increase in the number of trade concerns raised between 2015 and 2022. What are trade barrier? तो definition इसका क्या है? तो a trade barrier refers to an regulation of policy that restricts international trade, especially tariff, quotas, license, etc. Types में क्या हो जाएगा? तो there can be tariff and non-tariff barrier in trade. Tariff barriers. Simply a tariff barrier is a tax and it adds to the cost borne by consumer of imports goods. Non-tariff barrier NTBs क्या होगा? तो non-tariff measures NTMs are policy measure apart from tariff that impact imports into a country where NTMs become arbitrary beyond scientific jurisdiction and create hurdles for trade. They are called NTBs. The UN Conference on Trade and Development UNCTAD classifies 16 type of non-tariff barrier including, इसमें एक है टेक्निकल बैरियर लाइक सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स etc. नेक्स्ट इज नॉन टेक्निकल बैरियर्स लाइक ट्रेड प्रोटेक्टिव मेजर्स, रूल्स ऑफ ऑरिजिन ROO, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट एंड मेजर्स etc. अगला है एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स। इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड बैरियर्स ऑन इंडियन इंडस्ट्री। क्या इम्पैक्ट होगा? तो पहला अकॉर्डिंग टू असेसमेंट 80% ऑफ इंडियाज ट्रेड इज सब्जेक्ट टू सम NTBs. नेक्स्ट इज इन द की इंडियन एक्सपोर्ट रूटीनली फेसिंग हाई NTBs. इसमें होगा टी, बासमती राइस, एनिमल प्रोडक्ट, केमिकल प्रोडक्ट्स टू द EU, सीसम सीड, श्रिम्प्स, मेडिसिन, एप्रिल्स टू जापान, मीट, फिश, डेयरी एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट टू चाइना, fruits and shrimps to USA. Sanitary and photosanitary measures are main constraint to Indian export in advanced economy. रिलेटेड न्यूज़ में क्या हो जाएगा? तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD रिलीज्ड ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 की फाइंडिंग ऑफ द रिपोर्ट क्या हुआ? तो ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक, द वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ इज प्रोजेक्टेड टू बी 2.4% इन 2023. इंडियन इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस, India's economic growth is forecasted to be 6.6% in 2023 and 6.2% in 2024. About UNCTAD क्या होगा? तो जेनेसिस इसका क्या है? Established by United Nations Assembly in 1964, a permanent intergovernmental body of the United Nations. Membership इसका क्या है? तो 195 member include India. Mandate क्या आएगा? तो UNCTAD's UNCTAD वर्क फोकसेस ऑन 4 मेन एरियाज। कौन है? तो ट्रेड एंड डेवलपमेंट पहला, दूसरा इन्वेस्टमेंट एंड एंटरप्राइज, थर्ड इज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, फोर्थ इज माइक्रो इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट पॉलिसीज। फंक्शन इसका क्या होगा? तो हेल्प्स डेवलपिंग कंट्रीज पार्टिसिपेट मोर इक्विटेबली इन द ग्लोबल इकोनॉमी. नेक्स्ट इज सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज एफर्ट्स to use trade, investment, finance and technology as vehicles for inclusion and sustainable development. अदर रिपोर्ट बाई अंकटाड क्या होगा? तो ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट एंड रिव्यू ऑफ मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट. अगला है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO. तो ये न्यूज़ में क्यों रहा? तो इंडिया अपील्ड अगेंस्ट ए रूलिंग of the WTO World Trade Organization dispute settlement body that India violates thus its zero tariff commitment under the Information Technology Agreement ITA. About dispute settlement at WTO, there are two main ways to settle a dispute once a complaint has been filed in WTO. पहला, parties find a mutually agreed solution. दूसरा, through adjudication, including the subsequent implementation of panel and appellate body report. There are three main stages to the WTO dispute settlement process. पहला है constitutional consultation between the parties. If both sides are not able to resolve the matter through consultation, either of them can approach for establishment of a dispute settlement panel. Second is adjudication by panel, whose ruling
or report can be challenged at WTO appellate body. At present, functioning of appellate body is impacted due to USA blocking appointment to appellate body. Next is implementation of the ruling, which includes possibility of countermeasures in the event of failure by parties in implementing the ruling. WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो WTO is our only global forum for setting the rules for international trade. It facilitates trade negotiation, monitors implementation of trade agreement and services as a forum for setting trade dispute between countries. Marrakesh Agreement that established the WTO was signed in 1994 at the conclusion of the Uruguay round of multilateral trade negotiation. WTO is a successor to the General Agreement on Tariff and Trade (GATT), a group founded in 1994, whose rule created the modern multilateral trading system. It has 164 members, including India. Investment Facilitation Agreement at WTO, launched in 2017 by a group of developing and least developed WTO members. It is a joint initiative aimed at developing a multilateral agreement on investment facilitation for development that will improve investment and business climate. It would not include India. Related news में क्या हो जाएगा? तो developing country status. Legislation establishes a US policy against granting China developing country status in future treaties and international organizations. It has been asserted that China can no longer be considered as a developing country. World Trade Organization (WTO) has defined developed and developing countries, and therefore member countries are free to announce whether they are developed or developing. UN also has not formal definition of developing countries but still uses the term for monitoring purposes. Key WTO agreements क्या क्या? तो पहला है the agreement on agriculture. Second is trade related aspects of intellectual property rights. Third is the agreement on technical barrier to trade. Next is trade facilitation agreement. अगला है the general agreement on trade in service (GATS). Next is the agreement on trade related investment measures (TRIMS) agreement. Next is the agreement on the application of sanitary and phytosanitary measures. अगला टॉपिक है डी-डॉलराइजेशन. तो न्यूज़ में क्यों था? ब्रिक्स, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका नेशन आर इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू करेंसी फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट. मोर ऑन द न्यूज़ क्या है? तो ब्रिक्स करेंसी विल बी यूज्ड फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड. ऑल्सो इंडिया एंड मलेशिया हैज़ एग्रीड टू सेटल ट्रेड इन इंडियन रुपी इन एडिशन टू current mode of settlement in other currencies. They are seen as a major step towards de-dollarization. So what is de-dollarization? It refers to process wherein countries tend to reduce the reliance on the dollar, US dollar, USD, as a reserve currency, medium of exchange, and as a unit of account, determinant of global currency. Open economy, capital account convertibility, politico-economic stability and acceptability and trust. Why de-dollarization is taking root? तो ये क्यों हो रहा है? तो वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड, imposition of sanctions, and the exclusion from SWIFT Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication creates impediment for countries to carry out trade. For instance, sanctions were imposed on Russia after the Ukraine war. New emerging economy. Rise of Asia as an economic powerhouse has raised the importance of currencies like the Indian rupee and the yuan. Visible benefit of diversification, multi-currency, foreign currency reserve reduces the pressure on external sector. Manipulation of US. Dominance of US dollar allows the US to manipulate the global financial system to its benefit, often at the expense of other. Benefit of de-dollarization for India. तो पहला हो जाएगा रिडक्शन इन सिस्टमैटिक रिस्क इन ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम. नेक्स्ट इज बूस्ट इन एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस. थर्ड इज ग्रेटर कंट्रोल ओवर डेट मैनेजमेंट. फोर्थ इज रिडक्शन इन बोरोइंग कॉस्ट. नेक्स्ट इज अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड लास्ट इज इनहेंस मॉनेटरी पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी.
ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ फॉर डीडॉलराइजेशन क्या है? तो इन 2021 द पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना सबमिटेड ए ग्लोबल सॉवरेन डिजिटल करेंसी गवर्नेंस प्रपोजल फॉर द बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट Free Trade Area AFCFTA is promoting inter-African trade using local currencies. European Central Bank Target 2 System 2007 enable EU member countries to conduct trade and financial transaction in euros. Next is initiative taken for the internationalization of rupees. तो सबसे पहला है क्रॉस बॉर्डर बोरोइंग इन रूपी, इंट्रोडक्शन ऑफ रूपी डिमोन्स्ट्रेटेड बॉन्ड और मसाला बॉन्ड सिंस 2014 अलाउज इंडियन कॉर्पोरेट टू इश्यू रूपी डिमोन्स्ट्रेटेड बॉन्ड ओवरसीज। फिर टारगेट सेटलमेंट इन रूपी, ट्रेड सेटलमेंट इन रूपी, बिगेस्ट डेवलपमेंट इन जुलाई 2022 आरबीआई इश्यूड ए कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क टू अलाउ ट्रेड सेटलमेंट इन रूपी थ्रू स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट। करेंसी स्वैप्स 23 करेंसी स्वैप एग्रीड सिंस 2018 with other countries, with other nations including UAE, SAARC member countries etc. is in a bid to promote internationalization of rupee. Other measures क्या होगा? तो exploration on domestic currency use for regional trade settlement at Asian Clearing Union, enabling condition to link domestic rupee interest rate and currency market with offshore rupee market, permitting primary dealer to act as a market maker in forex market to improve market liquidity etc. नेक्स्ट टॉपिक इज रेमिटांसेस। तो न्यूज़ में क्यों था? तो वर्ल्ड बैंक रिसेंटली रिलीज्ड एन एनुअल रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ लेवरिंग डायस्पोरा फाइनेंस फॉर प्राइवेट कैपिटल मोबिलाइजेशन। की फाइंडिंग क्या है? तो ग्लोबल रिमिटेंसेस फ्लो आर एस्टिमेटेड एट 860 बिलियन in 2023, increase in 3% from 2022. Remittances to low and middle income countries LMICs estimated to reach 669 billion at 3.8% growth in 2023. Remittances contributed to be the primary source of external finance for LMICs during 2023 relative to FDI and official development assistance. Remittances growth in South Asia is projected to be the highest, 89 billion among LMICs in 2024, attributed to entirely to remittance flow in India. Importance of remittance क्या है? तो from a micro perspective, remittances increase consumption in the economy as the disposable income for families increases. This help in pushing up the GDP growth. Remittances account for a significant chunk of nearly 3% of India's GDP, where India's trade deficit widened. Remittances provide a much-needed cushion. Disposable income is the amount of money that an individual or household has to expend to save other income taxes which have been deducted. A major source of external finance for developing countries. Remittances are the second largest major source of external financing after serving एक्सपोर्ट या इकोनॉमिक सर्वे 2023 का रिपोर्ट है। रेमिटांस होता क्या है? तो रेमिटांस रिफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ मनी बाय इंडिविजुअल टिपिकली माइग्रेंट वर्कर टू फैमिली मेंबर इन देयर होम कंट्रीज। टॉप 3 रिसिप्ट्स ऑफ रेमिटांसेस इन 2022 इन एब्सोल्यूट नंबर। तो पहला है मैक्सिको, पहला है इंडिया, दूसरा मैक्सिको और थर्ड है चाइना। टॉप 3 रिसिपेंट्स ऑफ रेमिटांसेस इन 2022 एज परसेंटेज ऑफ द GDP। तो पहला है तजाकिस्तान, दूसरा है टोंगा और तीसरा है लेबनान। स्टेट वाइज शेयर ऑफ रेमिटांस रिसिप्ट टॉप 3 इन 2022-21। तो सबसे पहले आगे है महाराष्ट्र, दूसरा है कर्नाटका और थर्ड है तमिलनाडु। पहला महाराष्ट्र, दूसरा केरला और थर्ड है तमिलनाडु। कंट्री वाइज शेयर इन इनवर्ड रेमिटांसेस टू इंडिया इन 2020-21। तो सबसे आगे है यूनाइटेड स्टेट्स 23.4%, फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स 18%, फिर यूके यूनाइटेड किंगडम 6.8%। The World Bank Group, the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), is a global development cooperative owned by 189 member countries. As the largest development bank in the world, it supports the World Bank Group mission by providing loan, guarantees, risk management products, and advisory service to middle-income and credit-worthy low-income countries. The International Development Association (IDA) is a part of World Bank that helps
The world's poorest country, established in 1960, IDA aims to reduce poverty by providing zero to low interest loan called credits and grants for programs that boost economic growth, reduce inequality, and improve people living condition. The International Finance Corporation (IFC) is a private sector arm of the World Bank Group and shares its mission to reduce global poverty. Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) was created to complement public and private sources of investment insurance against non-commercial risk in developing countries. International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID) is an autonomous international institution established under the Convention on the Settlement of Investment Disputes between state and nationals of other state ICSID और द वाशिंगटन कन्वेंशन. की पब्लिकेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या है? तो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, कमोडिटी मार्केट आउटलुक, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी, एंड लास्ट इज वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट. अगला न्यूज़ है लिबरलाइज्ड रेमिटांसेस स्कीम LRS, उसे हम अगले दिन देखेंगे अगले टॉपिक में. इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं. उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा. तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आपको हमारी यह पहल कैसी लगी. और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता पड़ती है. और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार का UPSC प्री देने वाले हैं. तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में. तब तक के लिए आप रिवाइज करते रहिए, देखते रहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना ही अच्छा आपका कॉन्सेप्ट बनेगा. तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत. जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे विजन IAS के PT 365 सीरीज़ में, जिसमें लोग इकॉनमी कर रहे हैं. तो आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोगों ने पॉलिटी का पूरा सेक्शन कर लिया था. अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा प्ले लिस्ट का, आप लोग जाइए उसे चेक कीजिए. और यह शायद चौथा वीडियो लेक्चर है हमारा. तो पिछले 3 वीडियो लेक्चर अगर आप लोग नहीं देखे तो उसका भी लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग उसे भी देख सकते हैं. आपको बस यही करना है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और वीडियो में बने रहें अंतिम तक. आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस आप सुनते रहें, आपका रिवीजन हो जाएगा. और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा बार सुनिएगा उतना अच्छा आपका रिवीजन होगा और उतना ही अच्छा आप लोग एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे. आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो इस बार का UPSC प्री देने वाला है तो उन तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएँ, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके. और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और हमारे साथ जुड़े रहे, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो आपको वो आसानी से मिल जाए. और इस चैनल पे आपको UPSC एग्ज़ाम आते आते तक बहुत सारे ऐसे UPSC मटेरियल मिलेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए. तो बस हमारे साथ जुड़े रहे. और आज शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना कंटिन्यू टॉपिक, जिसे हम लोगों ने पिछले बार छोड़ा था, जहाँ पर छोड़ा था वहीं से आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे. तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक. वो यहाँ से है लिबरलाइज्ड रेमिटांस स्कीम LRS. तो आइए शुरू करते हैं. Under the RBI's liberalized remittance scheme (LRS), the finance minister has included the overseas use of credit card by an Indian resident within the $250,000 limit per financial year अप्रैल से मार्च तक. More on the news क्या है तो current status. Until now, a provision in the Foreign Exchange Management Current Account Transaction FEMCAT Rule 2000 excluded residents Indians overseas use of credit card during foreign travel from the $250,000 cap. Debit card transaction abroad are already accounted for in LRS FEMCAT rule. They have been brought out under the Foreign Exchange Management Act 1999 FEMA. Under FEMA, all resident Indians are free to buy or sell foreign exchange for any current account transaction except for those transactions for which withdrawal of foreign exchange has been prohibited by the central government. Demographic affected क्या होगा तो the regulation will impact spending by high net worth individual HNIs during foreign visit. Applicability of tax collected at source TCS क्या होगा तो TCS is a type of tax collected by the seller of selected goods and services from the buyer, and in the context of foreign remittance transaction, the tax is collected when individuals spend money abroad. Union Budget 2023-24 proposed maintaining 5% TCS for foreign remittance exceeding rupees 5 lakh toward education and medical treatment. Similarly, it proposed no change in the 0.5% TCS on foreign remittance exceeding 7 lakh rupee towards education.
through loan from financial institutions. However, for foreign remittance for other purposes under LRS and purchase of an overseas tour program, it proposed hiking the TCS from 5% to 20%. Background of LRS क्या है? तो इंसेप्शन द LRS स्कीम वाज इंट्रोड्यूस इन 2004. ऑब्जेक्टिव क्या था? टू लिबरलाइज द एग्जिस्टिंग फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एंड फैसिलिटेट द स्मूथ ट्रांसफर ऑफ फंड्स अब्रॉड बाय इंडियन रेसिडेंट्स. एप्लीकेशन क्या होगा? तो और रेसिडेंट इंडिविजुअल आर अलाउड टू फ्रीली रेमिट अप टू $2.5 lakh पर फाइनेंशियल ईयर फॉर एनी permissible current or capital account transaction or a combination of both. Individual requires the RBI's prior permission to make any remittance above this threshold. The scheme is not available to corporate, partnership firm, HUF, trust, etc. The remittance can be made in any freely convertible foreign currency. Prohibited versus permissible remittance. Prohibited remittance कौन कौन सा है? तो for purpose specifically prohibited under Schedule 1 or restricted under Schedule 2 of FEMCAT rules for trading in forex abroad. Capital account remittance to countries identified by FATF as non-cooperative countries, to those individual and entities identified as posing risk for committing act of terrorism, for gifting to another resident in foreign currency. परमिशनल रेमिटेंस क्या है? तो प्राइवेट विजिट टू एनी कंट्री एक्सेप्ट नेपाल एंड भूटान, गिफ्ट और डोनेशन, गोइंग अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट, इमाइग्रेशन, मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव अब्रॉड, ट्रैवल फॉर बिजनेस और कॉन्फ्रेंस और स्पेसिफाइड ट्रेनिंग ऑफ और फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस, स्टडीज अब्रॉड. अगला टॉपिक है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी. न्यूज़ में क्यों था? तो रेटिंग एजेंसी मूडी हैज़ affirmed a Baa3 rating on India and maintained a stable outlook on the Indian economy. Global Credit Rating Agency CRA's sovereign rating across the credit worthiness of country and are a key gauge for investor, covering more than $66 trillion in sovereign debt. The credit rating agency act as gatekeeper to global capital. Currently, India is rated investment grade by three major credit rating agencies: CRA's, Standard and Poor, S&P, Moody, and Fitch. There are several criteria behind rating a government's credit worthiness. पहला है political risk, taxation, currency value, and labor law. Another is sovereign risk, where a country's central bank can exchange its foreign exchange regulations. क्रेडिट रेटिंग इन इंडिया क्या क्या है? तो इन इंडिया द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी रेगुलेट्स ऑल क्रेडिट रेटिंग फर्म अंडर द सेबी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रेगुलेशन 1999. देयर आर 7 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन इंडिया. कौन सा है? तो क्रिसिल है, केयर है, इकरा है, एक्यूट रेटिंग है, ब्रिकवर्क रेटिंग है, इंडर रेटिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड है, एंड इन्फॉर्मिस वैल्यूएशन एंड रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड. What do they do? मतलब ये करते क्या? तो empower market participants with timely information and unbiased opinion, help the financial market grow and be more efficient. Next है evaluate and assess an individuals or companies credit worthiness. रोल ऑफ क्रेडिट रेटिंग क्या होगा? पहले देख लेते हैं. रेटिंग सिंबल इज एक्सप्लेन्ड. तो सिंबल क्या क्या करता है? ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, ये देखते हैं. तो ट्रिपल ए हो जाएगा हाईएस्ट डिग्री ऑफ सेफ्टी रिगार्डिंग टाइमली सर्विसिंग ऑफ डेट ऑब्लिगेशन. डबल ए हो जाएगा हैव हाई डिग्री ऑफ सेफ्टी. सिंगल ए हो जाएगा हैव एडुकेट डिग्री ऑफ सेफ्टी. ट्रिपल बी हो जाएगा हैव मॉडरेट डिग्री ऑफ सेफ्टी. डबल बी हो जाएगा हैव मॉडरेट रिस्क ऑफ डिफॉल्ट. सिंगल बी हो जाएगा हैव हाई रिस्क ऑफ डिफॉल्ट. सी हो जाएगा हैव वेरी हाई रिस्क ऑफ डिफॉल्ट. एंड डी हो जाएगा इन डिफॉल्ट और आर एक्सपेक्टेड टू बी इन डिफॉल्ट सून. रोल ऑफ क्रेडिट रेटिंग क्या होगा? तो पहला हो जाएगा हेल्प इन्वेस्टर टू मेक वेल इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. सेकंड हो जाएगा इनकरेज एंटिटीज टू पे ऑन टाइम. थर्ड हो जाएगा डिपिक्ट लाइवलीहुड ऑफ अ बोरोवर टू डिफॉल्ट और रीपे अ लोन विथ इंटरेस्ट. लास्ट हो जाएगा इनेबल नेशन एंड स्टेट टू सेल बॉन्ड्स टू इन्वेस्टर इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट. अगला टॉपिक है इंक्रीज इन IMF कोटा. क्या हो जाएगा? तो न्यूज़ में क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF एक्सक्लूसिव ब्रॉड approved a proposal to increase in IMF quota.
मोर इन द न्यूज़ में क्या हुआ था, बोर्ड proposed a 50% quota increase allocated to members in proportion to their current quotas. Now the proposal will be considered and voted on by the board of governors, after which it will be made effective. Significance of the rise in quota क्या होगा, तो help safeguard global financial stability by enhancing the IMF permanent resources, reducing reliance on borrowed resource. Currently, the fund relied on bilateral borrowing arrangement and pledges to a crisis lending fund called the new arrangement to borrow for nearly 60% of its lending resource. About IMF quota क्या है, तो quota are the building block of IMF financial and governance structure. Quotas are denominated in special drawing rights SDRs. The IMF unit of account. यूज ऑफ कोटा इज टू डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करने के लिए, तो पहला है रिसोर्स कंट्रीब्यूशन ऑफ अ मेंबर, सेकंड इज वोटिंग पावर इन आईएमएफ डिसीजन, मेंबर गेट 1 वोट पर SDR 1 लाख ऑफ कोटा प्लस मोर बेसिक वोट्स विच आर द सेम फॉर ऑल मेंबर्स, अमाउंट ऑफ लोन ए मेंबर कैन ऑब्टेन फ्रॉम द IMF, मतलब कितना लोन वहाँ से मिल सकता है, एंड लास्ट इज जनरल एलोकेशन ऑफ SDRs. India currently has quota of 2.7% with voting rights of 2.63%. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, देख लेते हैं. तो जेनेसिस क्या है, तो फंडेड एट द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस इन 1944. कंट्रीज मस्ट फर्स्ट ज्वाइन द IMF टू बी एलिजिबल टू ज्वाइन द वर्ल्ड बैंक ग्रुप. हेडक्वार्टर इसका है वाशिंगटन DC में. रोल इसका क्या है, तो IMF हैज़ 3 क्रिटिकल मिशंस. पहला है furthering international monetary cooperation, second is encouraging the expansion of trade and economic growth, and last is discouraging policies that would harm prosperity. Member इसका 193 countries including India. Connections क्या है, तो it cooperates closely with other groups including G20 and supports the G20 effort to sustain international economic cooperation through its mutual assessment process. की रिपोर्ट क्या है, तो वर्ल्ड बैंक आउटलुक एंड ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट. यहाँ पे IMF कोटा फार्मूला क्या है, तो इकोनॉमिक वैल्यू 15%, इंटरनेशनल रिजर्व है 5%, GDP है 50% और ओपननेस टू द ग्लोबल इकोनॉमी है 30%. अगला टॉपिक है एग्रीकल्चर से. तो एग्रीकल्चर में पहला न्यूज़ था फर्टिलाइजर सेक्शन इन इंडिया. तो न्यूज़ में क्या था, तो रिसेंटली द कैबिनेट कमिटी on Economic Affairs CCEA has approved a unique package of innovative scheme for farmer with a total outlay of 3.70 lakh crore. Key highlights of approved scheme क्या है, तो PM program for restoration, awareness generation, nourishment and amelioration of Mother Earth. PM Pranam announced in budget 2023-24 to incentivize state UT to promote alternate fertilizer and balance use of chemical fertilizer. Market development assistance MDA for promoting organic fertilizer from Govardhan galvanizing organic bioagro resource dhan plant. Govardhan was launched in 2018 under the Swachh Bharat Mission Gramin SBMG to positively impact village cleanness and generate wealth and energy for cattle and organic waste. Introduction of sulfur coated urea gold for the first time to address the sulfur deficiency of soil and save input cost for the farmer. Urea gold is more economical and efficient than the currently used neem coated urea. Urea subsidy scheme, a central sector scheme, has been extended for another 3 years till March 2025 to maximize indigenous production of urea to reach self-sufficiency level by 2025. Fertilizer industry in India क्या है, तो it is one of the 8 core industries. Urea account for over 2/3 of overall fertilizer consumption. The major requirement of potash is met through imports. Fertilizers are classified as primary, secondary and micronutrient. Primary fertilizers are further classified on the type of nutrients they supply to soil such as nitrogenous urea, phosphatic, diammonium phosphate DAP and potassic muriate or potash MOP fertilizer. Secondary fertilizer include calcium, magnesium and sulfur, while micronutrients include iron, zinc, boron, chloride, etc.
इंडिया फर्टिलाइजर सेक्टर में क्या हो जाएगा, तो सेकंड लार्जेस्ट फर्टिलाइजर कंज्यूमिंग कंट्री आफ्टर इंडिया, आफ्टर चाइना, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो जाएगा और अमंग्स्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ फर्टिलाइजर मटेरियल हो जाएगा। फॉस्फोरस सेक्टर में देखते क्या है, तो न्यूज़ में क्यों था, तो सेवरल सर्वे एंड रिसर्चेज हैव इंडिकेटेड दैट इंडिया इज फेसिंग डिफिशियंसी इन ऑब्टेनिंग फॉस्फोरस। मोर अबाउट द न्यूज़ में क्या होगा, तो इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ फॉस्फोरस, मोस्ट ऑफ इट फ्रॉम द cadmium lead deposit of West Africa. Phosphate rock are mostly produced only from two states in India, namely Rajasthan and Madhya Pradesh. Some deposits are also present in the central part of peninsular India, that is Lalitpur, Uttar Pradesh, Mussoorie Syncline and Kuduppa Basin, Andhra Pradesh. Concern with phosphorus availability. At most places, phosphorus coexists with cadmium, a heavy metal whose removal is expensive. Handful of countries such as Morocco, Western Sahara, China, Algeria, etc. control most of the world's reserve of phosphorus, which is a major geopolitical concern. Harmful effect of phosphorus क्या होगा, तो much of phosphorus is lost directly to water bodies or agriculture runoff and through sewage, which lead to growth of toxic algal bloom. Cadmium laden fertilizer are often applied to the soil, absorbed by crop, and consumed bioaccumulating in human body, accelerating heart disease. Ways to reduce phosphorus paucity क्या है, तो पहला है reduce use of chemical fertilizer through precious agriculture. Second is adaptation of low input agroecological approach, and third is mining urban sewage to produce phosphorus. अगला न्यूज़ है माइनर इरीगेशन। न्यूज़ में क्या था, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति recently released a sixth census report on minor irrigation scheme. The first census was conducted with the reference year 1986-87 with the report published in 1993. About minor irrigation MI क्या है, तो classification. Irrigation project in India are classified in three categories via major, medium and minor irrigation. Major irrigation project, cultivable command area CCA of more than 10,000 hectare. Cultivar command area CCA is an area which can be physically irrigated from a scheme and is fit for cultivation. Medium irrigation project CCA of less than 10,000 hectare but more than 2,000 hectare. Minor irrigation project CCA of 2,000 hectare or less. Sources में क्या है, तो minor irrigation project have both surface and ground as their source, while major medium project mostly exploit surface water resource. Minor irrigation MI sector as a whole is implemented by state government and state have the state specific scheme. Categories of minor irrigation scheme में क्या होगा, तो पहला है ground water scheme consisting of dug wells, bore wells, shallow tubes wells, medium tube wells and deep tube wells. Surface flow scheme में क्या हो जाएगा, तो consist of tank, check dams, structure for conservation cum ground water recharge. Rationalization of minor irrigation statistics RMIS. The centrally sponsored plan scheme was launched in 1987 and 88. Later it became a part of the Central Sector Plan Scheme Development of Water Resource Information System DWRIS. The main objective of RIMS scheme is to build up a comprehensive and reliable database in the minor irrigation MI sector for effective plan and policy making. Key highlights of the report क्या है, तो first census of water body, it was conducted in convergence with the sixth major irrigation scheme using 2017-18 as the reference year. Its objective was to develop a national database for all water bodies. Minor irrigation scheme in India क्या हो जाएगा, तो 23.14 million minor irrigation scheme were reported in the country from 695 districts. 94.8% of minor irrigation scheme are groundwater based, and the rest 5.2% are surface water scheme. Uttar Pradesh possesses the largest number of minor irrigation scheme in the country, followed by Maharashtra, Madhya Pradesh, and Tamil Nadu. Dug well have the highest share in MI scheme, followed by shallow tube wells, medium tube wells, and deep tube wells. Increase of 1.42 million in minor irrigation scheme as compared to the fifth census. Ownership of minor irrigation scheme, 96.6% are privately owned, whereas 3.5% are under public ownership.
Out of all individually owned scheme, 18.1% are owned by women. Usage of a scheme, 97% of irrigation scheme are in use. Next is भारतीय बीज सहकारी समिति BBSSL, भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड। न्यूज़ में क्यों था? तो रिसेंटली द भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड BBSSL was established in 2023 to provide certified and scientifically prepared seeds to every farmer in the country. About BBSSL, it was established under the Multi-State Cooperative Societies MSCs Act of 2002. It was contribute to the field of traditional seeds conservation, promotion and research. Traditional seeds have to be conserved and passed on to the coming generations so that the production of healthy grains, fruit and vegetables continues. It is jointly promoted by पहला इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव लिमिटेड इफ्को, नेक्स्ट इज कृषक भारती कॉर्पोरेटिव लिमिटेड क्रिबको, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केट फेडरेशन ऑफ इंडिया नफेड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB, नेशनल कॉर्पोरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NCDC, BBSSL and other cooperative societies are playing a key role in ensuring the welfare of farmers. सीड सर्टिफिकेशन, तो ये क्या है? तो न्यूज़ में क्यों था? तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर MOA एंड FW लॉन्च्ड साथी सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री पोर्टल। मोर ऑन द न्यूज़ में क्या है? तो इट इज़ सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन सिस्टम डिजाइन टू डील विद challenges of seed production, quality seed identification and seed certification. Seed authenticity can be traced through a QR system. Portal has been developed by National Informatics Center in collaboration with MOA and FW on theme of Uttam Bij Samriddh Kishan. Seed with validation certification. Valid certification can only be sold by valid licensed dealer to centrally registered farmer who will receive subsidy through DBT directly in their pre-validated bank account. In India, legal status to seed certification was given by enactment of Seed Act 1966. Seed certification is voluntary but labeling is compulsory in India. India established protection of plant varieties and farmer rights PPV and FR Authority under PPV and FR Act 2001 to ensure availability of quality seed and planting material to farmer. Issues with seed certification, क्या क्या इशू है? तो पहला है अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ डिमांड ऑफ सर्टिफाइड सीड्स, नेक्स्ट इज शॉर्ट शेल्फ लाइफ, सर्टिफाइड सीड्स आर ओनली गुड फॉर वन सीजन, नेक्स्ट है लैक ऑफ इफेक्टिव मॉनिटरिंग टू कंट्रोल सीड क्वालिटी, एंड लास्ट इज लैक ऑफ एक्सेस टू सर्टिफाइड सीड्स ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर गैप। अगला है फूड स्टोरेज इन इंडिया, तो इसमें क्या न्यूज़ में क्यों था? द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द constitution and empowerment of an interministerial committee MIC for the facilitation of world largest grain storage plant in the cooperative sector. More about the news में क्या है? तो एम क्या है इसका? तो strengthening food security, reducing wastage and empowering farmer by creating godown and agriculture infrastructure at the primary agriculture credit society PACS level. PACS are village level cooperative credit societies that serve as the last link in the three-tier cooperative credit structure headed by the State Corporate Bank SEB at the state level. PACS are involved in short-term lending or what is known as core loans, crops loans. Implementation क्या है? To ensure timely and uniform implementation of the plan, the Ministry of Corporation would implement a pilot project in at least 10 selected districts of different states. Convergence of the several scheme under the plan referred to the image. देखते हैं कौन कौन सा है? तो स्कीम आइडेंटिफाइड फॉर कन्वर्जेंस, पहला मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, तो इसके अंदर है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम AMI, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर MIDH, सब मिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन SMAM। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम PMFME,
अगला है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, उसके अंदर पहला है एलोकेशन ऑफ फूड ग्रेन अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 एंड नेक्स्ट इज प्रोक्योरमेंट ऑपरेशन ऑफ एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस फूड ग्रेन मैनेजमेंट इन इंडिया। तो क्या है, तो टोटल प्रोडक्शन इसका, इंडिया हैव बीन प्रोड्यूसिंग अबाउट 310 million ton of food grain per year for the last 2 years। फूड ग्रेन प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया क्या है, तो पहला सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट सिस्टम। द प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन इन द सेंट्रल पूल इज अंडरटेकन आइदर बाय द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दैट इज FCI directly or by state government agencies which hand over the stock to FCI। Decentralized procurement scheme, it introduced in 1997-98। food grain are procured and distributed by the state government themselves। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन में क्या होगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू FCI हैज़ assumed the responsibility for procurement, storage, transportation and bulk allocation of food grain to the state government। The operational responsibility includes allocation with the state, identification of eligible farmer, issue of ration card and supervision of the functioning of fair price shop etc with the state government। यहाँ पे सस्टेन्ड इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया मिलियन टन्स में दिखा रहा है। तो जो ब्राउन कलर का है वो ऑयल सीड्स का है और जो पर्पल कलर का है वो पल्सेस का है और जो लाइंस है वो टोटल फूड ग्रेन दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कैसे 2014-15 से 2021-22 में इंक्रीमेंट होते गया रेगुलर इसमें। नेक्स्ट टॉपिक इज मैनेजिंग फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया। न्यूज़ में क्यों था, तो इन द इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन IER has established that measures to curb inflation including banning cereal export has cost farmer at least 45,000 crore in 2023। मोर ऑन द न्यूज़ में क्या है, तो टू कर्ब फूड इन्फ्लेशन गवर्नमेंट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड ऑफ फूड commodities and imposed export taxes to boost supplies which have dented farmers income। release of government's own stock of grain at sustainably lower price than market rate also resulted in a potential loss of an additional 548 rupees a quintal to farmer। इन्फ्लेशन मेजरमेंट इन इंडिया क्या है, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI measures the inflation at the wholesale level while consumer price index CPI calculates inflation at the retail level। WPI consider price change of goods only while CPI consider both goods and services। WPI gives more weightage to manufactured good whereas CPI give more weightage to food grains। WPI is released by the economic advisor in the Ministry of Commerce and Industry। The National Statistical Office NSO Ministry of Statistics and Program Implementation MOSPI also releases All India Consumer Price Index। यहाँ पे ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ग्रुप में पहले क्या क्या है, तो फूड ग्रेन एंड बेवरेजेस को 45.9% शेयर मिला है, पान तंबाकू एंड इंटॉक्सिक को 2.4% शेयर है, क्लोथिंग एंड फुटवेयर को 6.5% है, फ्यूल एंड लाइट को 6.8% है, हाउसिंग को 10.1% है एंड मिसलेनियस को 28.8% वेटेज दिया हुआ है। फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया, तो रिटेल इन्फ्लेशन टचेस 6.83 विथ फूड इन्फ्लेशन 9.2% इन अगस्त 2023। मेजर कंट्रीब्यूटर टू करंट फूड इन्फ्लेशन इंक्लूड टोमेटोज, ऑनियन, सीरियल्स, wheat and rice etc। Wheat inflation is due to domestic and global factors like heat wave, unseasonal rain and the Russia-Ukraine war। Factor affecting India's food inflation in the long term क्या क्या है, तो पहला मानसून variability which is further aggravated by climate change। Second is global commodity price include food as well as crude oil price। Third is global governmental policies including the MSP policy and fourth is infrastructure availability such as storage and distribution system। Next है in exchange rate fluctuation affect agri trade and thus agri prices। अगला है outbreak of pest and disease can affect crop yield and price। अगला है the mechanism for price monitoring and control। price monitoring division PMD क्या है, तो प्राइस मॉनिटरिंग डिवीजन इज द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर मॉनिटर्स द प्राइस ऑफ सेलेक्टेड इसेंशियल कमोडिटीज। पहला है इट एनालाइजेज द प्राइस सिचुएशन एंड गिव एडवांस फीडबैक फॉर टेकिंग प्रिवेंटिव मेजर्स। सेकेंड इज इट इम्प्लीमेंट्स कमोडिटी स्पेसिफिक मार्केट इंटरवेंशन स्कीम
to give temporary relief. Next is the center target around 750 PMCs, one in each district, to monitor the price of 22 essential food commodities. Reference image. तो 22 essential commodities for price monitoring कौन कौन सा है? फूड ग्रेन्स के अंदर आता है राइस, व्हीट, आटा। पल्स के अंदर आता है ग्राम, तूर, उड़द, मूंग, मसूर। एडिबल ऑयल के अंदर आता है ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, वनस्पति, सोया ऑयल, सनफ्लावर ऑयल एंड पाम ऑयल। वेजिटेबल्स के अंदर आता है पोटैटो, ऑनियन एंड टोमेटो। अदर आइटम में आता है शुगर, गुड़, मिल्क, टी एंड सॉल्ट। Essential Commodity Act 1995. It empowered the central government to control the production, supply, distribution, trade, and commerce of certain commodities. The act can impose stock limit on essential commodity to regulate their price and availability in the market. Other measures to manage food inflation क्या क्या है? पहला है Operation Green. It was launched in the line of Operation Flood to promote farmer producer organization FPOs, processing facilities, price stabilization, and market intelligence to prevent localized gulls. Price Stabilization Fund (PSF). The intervention aimed to regulate price viability through procurement of selected produce, maintenance of buffer stock, and regulated release in the market. नेक्स्ट है एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लाइक एक्सपोर्ट बैन, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस, MEP, ETC। अगला है डायरेक्ट सपोर्ट टू फार्मर्स थ्रू सब्सिडीज, इनकम सपोर्ट एंड MSP। अगला है सप्लाई साइड मेजर लाइक इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, प्रोमोटिंग डाइवर्सिफिकेशन, ETC। अगला टॉपिक हमारा है एक्वाकल्चर सेक्टर। न्यूज़ में क्यों था? द पार्लियामेंट हैज़ इनेक्टेड कोस्टल एग्रीकल्चर अथॉरिटी अमेंडमेंट एक्ट 2023। मोर ऑन द न्यूज़ में क्या है? द एक्ट अमेंडेड सर्टेन प्रोविजन ऑफ द कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी CAA एक्ट 2005 एंड डिक्रिमिनलाइज ऑफेंस अंडर इट। इंडियाज फिशर सेक्टर में क्या कहा जाएगा? तो फर्स्ट इन इनलैंड कैप्चर फिश प्रोडक्शन, सेकेंड इन एक्वाकल्चर फिश प्रोडक्शन, थर्ड इन ओवरऑल फिश प्रोडक्शन, एंड फोर्थ इन एक्सपोर्ट ऑफ फिश एंड फिशरीज प्रोडक्ट। This 2005 Act established the Central Aquaculture Authority to regulate coastal aquaculture. It aimed at promoting ease of doing business and fine-tuning the operation procedures of the Coastal Aquaculture Authority. यहाँ पे दिखा रहा है एक्वाकल्चर, इट इज़ द फार्मिंग ऑफ फिश, सीवीड्स एंड अदर एक्वेटिक स्पेसीज। तो क्या क्या इसके अंदर देख लेते हैं। पहला है सबमर्ज्ड केजेस एंड नेट पैंस। Submerged cages and net pans are used to farm fine fish in the oceans. अगला है lines are used to farm seaweeds and bivalves like mussels in the ocean. अगला है bottom culture line trays or bags are used to farm seaweeds and bivalves like oysters in shallow coastal areas. अगला है ponds and tanks are used to farm fine fish and swamps on land or coastal or freshwater areas. की प्रोविजन ऑफ द एक्ट क्या है? तो कोस्टल एग्रीकल्चर। द एक्ट डिफाइंस कोस्टल एग्रीकल्चर एज द रियरिंग एंड कल्टिवेशन ऑफ एनी लाइफ स्टेजेस ऑफ फिश इंक्लूडिंग क्रस्ट ओशियन मोलेसेस, फाइन फिश, सीवीड और एनी अदर एक्वेटिक लाइफ अंडर कंट्रोल्ड condition either indoor or outdoor in saline or brackish water in coastal area. It also includes activities such as the production of broadstock seed and grow out but does not include freshwater agriculture. Scope क्या है? तो it expands the scope of CAA Act beyond coastal agriculture farms to cover all the vertical and activities of coastal aquaculture for its sustainable development. Regulation of allied coastal agriculture activities. The Act prohibits coastal aquaculture activity in economically sensitive zone (ESA), no development zone (NDZ), and within coastal regulation zone (CRZs). Although some allied activities like seaweed culture, nucleus breeding center (etc.) has exempted from this regulation. Changes to Coastal Aquaculture Authority. The composition of CAA. The Act adds a representative from the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying as a member. Increased scope क्या है? The Act enhances the scope of regulation by requiring any facility
that is engaged in coastal aquaculture or any allied activity to be regulated as a coastal aquaculture unit. Expanded function में क्या हो जाता है? The act adds that the authority shall regulate coastal aquaculture input, monitor aquaculture unit and fix environmental standards. Decriminalization क्या हो जाएगा? The act removes the imprisonment provision of the act for its contravention and replaces them with sustainable monetary and other penalties. Education and appeals में क्या हो जाएगा? Under the act the central government may authorize an officer of at least under secretary level to educate penalties. Inland fisheries में क्या हो जाएगा? तो न्यूज़ में क्यों था inland fisheries? तो इंडिया हैज़ रिसेंटली ओवरटेकन चाइना टू बिकम द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ इनलैंड कैप्चर वाटर फिशरीज, thereby emerging as one of the top 3 fish producing countries in the world. About inland fisheries क्या है? तो inland fisheries refers to the harvesting, management and conservation of fishes generally in fresh water bodies such as river, lake, reservoir, pond, etc. It is mainly done by 2 methods. पहला है capture fish, obtaining fish directly from lake, river or pond with the help of fishing gears or net, etc. Next is culture fisheries, raising and harvesting fish in controlled environment with the tool of breeding और फीड मैनेजमेंट etc. यहाँ पे इंलैंड फिशरीज ट्रेंड देख सकते हैं इंडिया का। तो नीचे एक्स एक्सिस पे दिया हुआ इंलैंड फिश प्रोडक्शन हैज़ डबल्ड पास्ट 9 ईयर टू 131 लाख टन। एक्स एक्सिस पे टाइमलाइन दिया हुआ है 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 एंड 2020। और वाई एक्सिस पे फिश प्रोडक्शन इन मेट्रिक मिलियन टन दिया हुआ है। तो ब्लू लाइन है जो इनलैंड प्रोडक्शन का है और ग्रीन लाइन जो है वो मेराइन प्रोडक्शन का है। तो 2000 ऑनवर्ड इनलैंड फिश प्रोडक्शन स्टार्टेड सीकिंग अ पीक इन इंडिया, मतलब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ गया। टाइप ऑफ इनलैंड फिशरीज क्या क्या हो सकता है? तो पहला टैंक एंड पॉन्ड्स, कल्चर बेस्ड फिशरी इज प्रीडोमिनेंट। नेक्स्ट इज कोल्ड वाटर फिशरीज, अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोशन ऑफ ओमेगा पैट टॉट इन हिमालयन स्टेट। अगला है केज कल्चर इन रिजर्वायर, प्रोमोटिंग कल्चर बेस्ड फिशरीज इन स्मॉल एंड मीडियम रिजर्वायर। अगला है ब्रैकिश एंड सलाइन एक्वाकल्चर, मेनली फ्रॉम श्रिम्प एक्वाकल्चर एंड ट्रांसफॉर्मिंग वेस्टेज लैंड टू वेटलैंड्स। नेक्स्ट है ornamental fisheries. India has diverse more than 125 variety of fisheries. अगला है riverine fisheries. River ranching can be used for conservation of indigenous fisheries resources. अगला टॉपिक है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर द लाइवस्टॉक सेक्टर। तो न्यूज़ में क्यों था? तो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी DAHD, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी हैज़ लॉन्च द फर्स्ट एवर क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर द लाइवस्टॉक सेक्टर। न्यूज़ में क्यों था? तो मोर न्यूज़ में क्यों था? तो DAHD हैज़ एस्टैब्लिश्ड अ क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट ऑफ 750 crore which will provide credit guarantee coverage of up to 25% of the credit facilities extend to the MSMEs. It aims to strengthen credit delivery system and facilitate smooth flow of credit to the MSME engaged in the livestock sector. It will be under the Animal Husbandry Infrastructure Development Fund AHIDF. About AHIDF क्या है? तो it is central sector scheme established under the आत्मनिर्भर भारत stimulus package. It incentivizes investment by individual, entrepreneur, private companies, MSME, farm producers, organization, FPOs and Section 8 companies to establish क्या? तो पहला है डेयरी प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज मीट प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर। अगला एनिमल फीड प्लांट। नेक्स्ट इज ब्रीड इम्प्रूवमेंट टेक्नोलॉजी एंड ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म। अगला है सेटिंग अप ऑफ वेटनरी एंड ड्रग प्रोडक्शन फैसिलिटीज। नेक्स्ट इज एनिमल वेस्टेज टू वेल्थ मैनेजमेंट, एग्री वेस्ट मैनेजमेंट। अगला है फिनेंशियल सपोर्ट इन द स्कीम, interest subvention of 3%, loan up to 90% of total project cost from any scheduled bank, National Cooperative Development Corporation NCDC. About livestock sector क्या है? तो animal husbandry is a state subject. As per the 20th livestock census, the total livestock increased by 4.8% over the livestock census 2012. Type of animal husbandry include क्या क्या include करता है? तो dairy animal,
caring for dairy animals like cows, buffaloes, sheep, and goats, poultry farming, commercial rearing and breeding of birds, fish farming, beekeeping, apiculture, etc. Do you know में देखते क्या तो फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया इज पद्म विभूषण डॉक्टर वर्गीस कुरियन. He led Operation Flood to make India the biggest milk producing nation in the world. बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2023 की फाइंडिंग ऑफ द सर्वे फ्रॉम 2018-19 टू 2022-23. तो क्या है, पहला है कमोडिटी, फिर है ग्रोथ स्टेटस, फिर है मेजर कंट्रीब्यूटर. तो मिल्क प्रोडक्शन वाइट रेवोल्यूशन इंक्रीज्ड बाय 22.81%. मेजर कंट्रीब्यूटर में क्या होगा तो उत्तर प्रदेश, फॉलोड बाय राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड गुजरात. नेक्स्ट इज एग प्रोडक्शन दैट इज सिल्वर रेवोल्यूशन इंक्रीज्ड बाय 33.1%. मेजर कंट्रीब्यूटर में है आंध्र प्रदेश, फॉलोड बाय तमिलनाडु, तेलंगाना एंड वेस्ट बंगाल. अगला है मिट प्रोडक्शन दैट इज पिंक रेवोल्यूशन इंक्रीज्ड बाय 20.39%. इसमें सबसे आगे उत्तर प्रदेश, फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल. अगला है वूल प्रोडक्शन डिक्रीज्ड हो गया इसमें 16.84%. पहला है राजस्थान और फॉलोड बाय जम्मू कश्मीर. इश्यूज विथ इंडियाज लाइवस्टॉक सेक्टर, क्या इशू है तो लो प्रोडक्टिविटी. द एवरेज एनुअल मिल्क ईल्ड इन इंडिया कैटल इज 1172 kg विच इज ओनली 50% ऑफ द ग्लोबल एवरेज. शॉर्टेज ऑफ फीड एंड फॉडर, इंडिया हैज़ 2.3% ऑफ लैंड एरिया फॉर ऑफ द वर्ल्ड टू मेंटेन नियरली 10.7% ऑफ ग्लोबल लाइव स्टॉक. एनिमल हेल्थ में क्या हो जाएगा, इंक्रीज्ड ससेप्टिबिलिटी ऑफ लाइव स्टॉक टू वेरियस डिजीज इंक्लूडिंग एक्सोटिक डिजीजेज. सब ऑप्टिमल स्टेट सपोर्ट. Livestock sector receive only 12% of public expenditure on agriculture and allied sector against 25.6% contribution of livestock in total agro GDP. Marketing, processing and value addition. Absence of necessary infrastructure like dairy processing units, meat processing plant and carcass utilization center etc. Livestock and environment. Climate change and global warming may have serious implications in the form of heat stress, loss of animal habitat, vector-borne disease. National Turmeric Board. तो ये न्यूज़ में क्यों था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नोटिफाइड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल टर्मरिक बोर्ड इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना. अबाउट नेशनल टर्मरिक बोर्ड क्या है तो एस्टैब्लिश टू इंक्रीज अवेयरनेस एंड कंजम्पशन ऑफ टर्मरिक एंड डेवलप न्यू मार्केट internationally to increase export. This proposed board is to work under the aegis of Ministry of Commerce. Composition of board में क्या क्या हो जाएगा तो पहला हो जाएगा चेयरपर्सन selected by the central government. Second is secretary appointed by the board by the commerce ministry. Next हो जाएगा 4 member representing the ministries of commerce, agriculture, आयुष and pharmaceuticals. Next हो जाएगा members from national state institutions involved in research, representative of turmeric farm and exporter among them. Key objective of board क्या हो जाएगा तो credit demand in domestic and international market through promoting new product and value addition. अगला है create and improve infrastructure and logistic for exports of turmeric and turmeric products. अगला है ensure quality and safety standard across the supply chain of turmeric. Next is document the traditional knowledge related to use of turmeric and its applications. अगला है encourage studies, clinical trial and research on medical health and wellness, enhancing properties of turmeric. अगला न्यूज़ है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड. इसे हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे. इस वीडियो लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं. उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको हमारी यह पहल कैसी लगी. और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट क्या है बहुत आवश्यकता होती है और इसी से हम प्रोत्साहित होकर और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाकर लाते हैं. इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोगों ने अपना व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, तो अगर आप लोगों को किसी को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग उस पर कमेंट कर सकते हैं या फिर उस पर मैसेज कर दीजिएगा तो आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा. तो बस रिवाइज़ करते रहिए, जितना ज़्यादा रिवाइज़ कीजिएगा उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए. और बस अगर आपसे ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सपोर्ट नहीं किया तो आप प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए रिवाइज़ करते रहिए. जय हिंद, जय भारत. जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे विजन IAS PT 365 सीरीज़ में. जो लोग इकोनॉमी कर रहे हैं तो इसमें हम लोगों ने कई सारे लेक्चर्स कर लिए थे. आज हम लोग कंटिन्यू रखेंगे. हमारा 7th सेक्शन चल रहा था एग्रीकल्चर और उसी में हम कंटिन्यू कर रहे थे. आज हमारा नाबार्ड होने वाला 7.11 नंबर पॉइंट नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड.
तो आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता रहती है और इसी से हम प्रोत्साहित होकर और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बना कर लाते हैं। और इसी के साथ हमने पॉलिटी का पूरा सीरीज़ किया हुआ है 365 पीटी का, तो आप लोग जाइए उसे भी देखिए। उसके साथ मास्टर वीडियो अपलोड किया हुआ है, एक ही वीडियो में सारा का सारा पूरा पॉलिटी बुक कंप्लीट किया हुआ है हम लोगों ने। तो जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा रहेगा रिवीजन टाइम के लिए, तो उसे देखिए, जरूर से जरूर देखिए। जितना ज़्यादा बार देखिएगा उतना ही अच्छा आपका रिवीजन होगा और उतना ही अच्छा आप लोग एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आप लोग के नज़र में कोई ऐसा है जो यूपीएससी प्री इस बार देने वाला है तो उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, ताकि वो भी अपनी एग्ज़ाम की तैयारी और अच्छे से कर सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि यहाँ पे है हाँ, आज का हमारा टॉपिक यार है। बस शुरू करने से पहले आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको हमारी यह पहल कैसी लग रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड। तो न्यूज़ में क्यों था, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड हैज सक्सेसफुली रेज्ड INR 1,1041 करोड़ थ्रू इट्स 5-year सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड। सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड क्या है, तो SIB is an innovative financing mechanism in which government enters into arrangement with social services providers such as NGOs and investors to pay for the delivery of predefined social outcomes. The Pipri Chinkwad Municipal Corporation PCMC in Maharashtra Pune district signed a memorandum of understanding with the United Nations Development Program UNDP India to co-create India's first social impact bond SIB. About NABARD, तो जेनेसिस क्या है, तो इट कम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बी सीवारामन कमेटी 1982 बाय द NABARD एक्ट 1981 बाय ट्रांसफरिंग कौन कौन सा, तो एग्रीकल्चर क्रेडिट फंक्शन ऑफ RBI एंड सेकेंड है रेफरेंस फंक्शन ऑफ एग्रीकल्चर रिफाइंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ARCD। मिनिस्ट्री क्या होगा, तो एडमिनिस्टर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ऑनरशिप होगा तो वोनली ऑन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। विजन क्या है, तो डेवलपमेंट बैंक ऑफ नेशन फॉर फॉरेस्टिंग रूरल प्रोस्पेरिटी। मिशन इसका क्या होगा, तो प्रमोट सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट थ्रू पार्टिसिपेटिव फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इनोवेशंस। फंक्शन ऑफ NABARD क्या है, तो क्रेडिट रिलेटेड फंड फंक्शन पहला है प्रोवाइडिंग रिफाइंस टू लेंडिंग इंस्टीट्यूशन इन रूरल एरिया, और दूसरा facilitating credit flow for promotion and development of agriculture, small scale industries, cottage and village industry, handcraft and other rural crafts. नॉन क्रेडिट रिलेटेड फंक्शन में क्या होगा, तो सपोर्टिंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन इफर्ट्स ऑन रीजनल रूरल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। लोन टू कॉर्पोरेट फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन FPOs, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज PSCs एंड सिमिलर इंस्टीट्यूशन। और इधर है थ्रस्ट on the promotion of livelihood opportunities and micro enterprises, support research and development, rural innovation etc. Initiative taken by NABARD कौन सा, तो promotion and development कौन सा, तो around 5 lakh crore has been sanctioned under the country's rural infrastructure development fund RIDF created in NABARD. Watershed development fund and tribal development fund are other important livelihood interventions. The Wadi model has become a vital livelihood intervention for the tribal population. Refinancing क्या हो जाएगा, तो in the last 42 years NABARD has refinanced rupees 20 lakh crore in the rural economy. Refinancing is taking a newer loan to pay off existing debt. Strengthening rural financial institution PFIs, NABARD supervises rural cooperative bank RCBs and regional rural bank RRBs. और अगला टॉपिक है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR। तो न्यूज़ में क्यों था, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR एंड कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च CGIAR जेंडर इम्पैक्ट प्लेटफॉर्म होस्टेड इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस ऑन फ्रॉम रिसर्च टू इम्पैक्ट टुवर्ड्स जस्ट एंड resilience agri food system about ICAR। तो मिनिस्ट्री ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। जेनेसिस क्या हो जाएगा, तो फॉर्मली नोन एज इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, established in 1929 as a registered society under the Societies Registration Act 1860 in pursuance of the report of the Royal Commission on Agriculture। फंक्शन इसका क्या होगा, एपेक्स बॉडी फॉर कोऑर्डिनेटिंग guiding and managing research and education in agriculture, including horticulture, fisheries, and animal sciences in the country.
अदर इन्फॉर्मेशन में क्या होगा, तो विथ 113 ICAR इंस्टीट्यूट एंड 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री, दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल एग्रीकल्चर सिस्टम इन द वर्ल्ड। रोल ऑफ ICAR टुवर्ड बेटर एंड रिजिलियंट एग्री फूड सिस्टम, क्या हो जाएगा, तो क्रॉप वेराइटीज, इसमें होगा की रोल इन ग्रीन रेवोल्यूशन डेवलपिंग न्यू हाई यील्ड वेराइटी ऑफ क्रॉप। राइस वेराइटी क्या क्या है, तो जया है, फर्स्ट राइस वेराइटी रिलीज्ड इन इंडिया। नेक्स्ट इज स्वर्णा, पूषा बासमती 1121 वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट बासमती राइस ETC। वीट का वैरायटी क्या है, तो HD 2967, DBW 187 ETC। फ्रूट्स वैरायटी में क्या होगा, तो अम्रपाली हो जाएगा, पोमीग्रेनेट भागवा हो जाएगा ETC। सीड प्रोग्राम क्या है, तो ICAR डिपॉजिटेड सीड इन द सबलबर्न ग्लोबल सीड वॉल्ट एज सेफ्टी डुप्लीकेट्स। जीनोमिसिस में क्या होगा, तो हेल्प टू एस्टैब्लिश द नेशनल जीन बैंक इन न्यू दिल्ली, सेकेंड हाईएस्ट जीन बैंक इन द वर्ल्ड। ICAR partnered in the global genome sequencing of rice, wheat, tomato, and potato, and independently sequenced the genome of pigeon pea, jute, mango, and fishes. Promote climate smart farming through rainwater harvesting, climate resilient varieties such as Rati ML 365, pigeon pea BRG1, BRG2, BRG5, and hydroponic cropping. बायोटेक्नोलॉजी सोल्यूशन क्या होगा, तो बायोफोर्टिफाइड क्रॉप लाइक सोलपार लाल, फर्स्ट बायोफोर्टिफाइड पोमोग्रेनेट वेराइटी, ग्राउंडनट गिरनार 4 and 5, पूसा 00 मस्टर्ड 31, फर्स्ट कोनेला क्वालिटी इंडियन मस्टर्ड वेराइटी ETC टू टैकल malnutrition, developed पूसा decomposer for in situ and ex situ crop residue decomposition to mitigate residue burning programs. India developed first cloned buffalo in the world and Pratham, the world's first in vitro fertilized buffalo calf. Consultative Group on International Agriculture Research CGIAR क्या है, तो established in 1971. It is a strategic partnership of donors that support 15 international research centers working in collaboration with government, civil society organization, and private businesses. CGIAR is a global research partnership for a food secure future dedicated to transferring food, land, and water system in a climate crisis. It focuses on 5 impact areas. तो इम्पैक्ट एरिया 5 कौन कौन सा है, तो पहला है न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी, सेकेंड इज पॉवर्टी रिडक्शन, लाइवलीहुड एंड जॉब्स, थर्ड इज जेंडर क्वालिटी, यूथ एंड सोशल इंक्लूजन, अगला है क्लाइमेट अडॉप्टेशन एंड मिटिगेशन, एंड लास्ट इज इन्वायरमेंटल हेल्थ बायोडाइवर्सिटी। अगला हमारा हेडिंग है माइनिंग एंड इंडस्ट्री, उसमें पहला न्यूज़ है द माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2023। न्यूज़ में क्या था, तो रिसेंटली द पार्लियामेंट पास द माइन एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट बिल 2023। उस न्यूज़ में क्या है, तो मोर ऑन द न्यूज़, इट विल अमेंड द माइन एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन MMDR एक्ट 1957। MMDR was comprehensively amended in 2015 to bring several reforms in the mineral sector, such as establishing the District Mineral Foundation and National Mineral Exploration Trust. The act was further amended in 2016, 2020 and 2021 to bring further reform in the sector, such as removing the distinction between captive and merchant mines, removing the restriction on the transfer of mineral consensus. Key feature of the act क्या होगा, तो पहला introduction of exploration license for deep seated and critical minerals, उसमें हो जाएगा license to undertake reconnaissance and prospecting operations for critical and deep seated minerals. Next है auction. The exploration license EL will be granted through an auction for mineral specified in the 7th schedule of the MMDR Act. The 7th schedule contains 29 minerals including lithium bearing, copper bearing, potash and zinc bearing minerals. Validity of EL issued for 5 years. Request for an extension of up to 2 years can be applied to the state government. माइनिंग लीज में क्या हो जाएगा, द ब्लॉक्स एक्सप्लोर्ड बाय द लाइसेंस वुड बी ऑक्शनड फॉर माइनिंग लीज विद द प्रिस्क्राइब्ड टाइमलाइन विच विल फेच बेटर रेवेन्यू टू द स्टेट गवर्नमेंट. द एक्सप्लोरेशन एजेंसी शैल बी इंटाइटल्ड टू अ शार्प
to a share in the auction premium payable by the mining lease holder. सेकेंड हो जाएगा omission of 6 minerals from the list of 12 atomic minerals. तो omission of 6 minerals from the list of 12 atomic minerals specified in Part V of first schedule to the MMDR Act. It proposes to omit 6 minerals referred in the infograph. कौन कौन सा 6 मिनरल है? omitted minerals देख लेते हैं पहले यहाँ पे. ब्राइल एंड अदर बेरिलियम बेयरिंग मिनरल्स पहला हो जाएगा. दूसरा है लिथियम बेयरिंग मिनरल्स. थर्ड है नोबियम बेयरिंग मिनरल्स. फोर इज टाइटेनियम बेयरिंग मिनरल्स एंड ओर. अगला है टैंटेलियम बेयरिंग मिनरल एंड लास्ट इज जिरकोनियम बेयरिंग मिनरल एंड ओर्स. These minerals have value application in the space industry, electronic communication, etc. and are critical in the net zero emission commitment of India. Opening to private sector, the inclusion of mineral in the list of atomic mineral reserves their mining and exploration to government entities. Upon removing this mineral from the said list, exploration and mining of this mineral will also be opened up for the private sector. Next is empowering the central government to exclusively auction mineral consensus for critical minerals. पहला हो जाएगा रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. द अमेंडमेंट empowers the central government to exclusively auction mining lease and composite license for certain critical minerals listed in new Part D of the first schedule to the MMDR Act. Part D of the first schedule includes critical minerals such as tungsten, cadmium, mineral of the rare earth group, fertilizer mineral, and mineral being removed from the list of atomic mineral. Role of a state government. Even though the central government would conduct the auction, the mining lease or composite lease for this mineral to the successful bidder will only be granted by the state government. The auction premium and other statutory payments shall continue to be received by the state government. अगला है क्रिटिकल मिनरल्स. तो कौन कौन सा क्रिटिकल मिनरल है देख लेते हैं. न्यूज़ में क्यों था? तो रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस रिलीज्ड द फर्स्ट एवर रिपोर्ट ऑन द कंट्री ऑन क्रिटिकल मिनरल फॉर इंडिया. तो न्यूज़ में क्यों था? मोरल न्यूज़. तो मिनिस्ट्री ऑफ माइन हैज़ कंस्टिट्यूटेड अ कमिटी फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल. द लिस्ट comprises 30 critical minerals including 17 rare earth elements RREs and 6 platinum group elements PGE. REE include 15 lanthanides atomic number 57, which is lanthanum 271 in the periodic table, plus scandium atomic number 21 and yttrium 39. REE are classified as light REE, LREE and heavy REE, HREE. The criticality of mineral is judged mainly on two parameters. तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सा पैरामीटर है. तो क्रिटिकलिटी ऑफ मिनरल्स पहला है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस प्लस सप्लाई रिस्क इज इक्वल टू क्रिटिकलिटी ऑफ द मिनरल्स. तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसका क्या है? तो डिस्ट्रप्शन पोटेंशियल. नेक्स्ट इज सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स. अगला है GVA मल्टीप्लायर स्कोर. नेक्स्ट इज क्रॉस कटिंग इंडेक्स. और सप्लाई रिस्क में क्या आ जाएगा? तो गवर्नेंस वेटेड मिनरल कंस्ट्रक्शन, एंड ऑफ लाइफ रिसाइकलिंग रेट EOLRR, importance, reliance and self-sufficiency, sustainability index. The list will serve as a guiding framework for policy formulation, strategic planning and investment decision in the mining sector. What are critical minerals? Critical minerals are elements that are the building block of essential modern technologies and are at risk of supply chain disruption. फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, कॉपर, etc. फॉर इंडिया मेजर इम्पोर्ट सोर्स इंक्लूड कोबाल्ट चाइना, USA एंड जापान से. लिथियम आता है चिली, रसिया एंड चाइना से. निकल आता है स्वीडन एंड चाइना से. दिस मिनरल आर नाउ यूज्ड everywhere for making mobile phones, computers to batteries, electronic vehicles and green technologies like solar panels and wind turbines. Based on this individual needs and strategic consolidation, different countries create their own list. Innovatives taken with respect to critical minerals. कौन कौन सा है? तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप. इट विल बिल्ड न्यू सप्लाई चेन अंडरपिन्ड by critical minerals possessed in Australia. अगला है minerals security partnership MSP. India has joined MSP which is a US-led collaboration of 14 countries that aim to
catalyze public and private investment in critical mineral supply chain globally. Supply Chain Resilience Initiative SCRI, India, Japan, and Australia unveiled SCRI to enhance the resilience of supply chain in Indo-Pacific region and reliance on China. अगला टॉपिक है ऑफशोर एरियाज मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023. न्यूज़ में क्यों था? तो रिसेंटली द ऑफशोर एरिया मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 23 रिसेंटली एसेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट. तो इसको परसेंट से एसेंट मिल गया. तो मोर ऑन द न्यूज़ क्या है? तो एक्ट हैज़ अमेंडेड द ऑफशोर एरिया मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2002. इट प्रोवाइड फॉर द डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ मिनरल रिसोर्स इन द टेरेस्ट्रियल वाटर्स, कॉन्टिनेंटल शेल, exclusive economic zone EEZ and other maritime zone of India. Offshore mineral resources are controlled and regulated by the union. Offshore mining is the process of retrieving mineral deposit from the deep seabed at a depth of more than 200 meters. Key challenge of the act क्या हो जाएगा? तो पहला ऑफशोर एरियाज मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2002 और ऑफशोर एरिया मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2023. तो दोनों में क्या क्या आंसर है? पहला लाइसेंस के तरफ से आंसर देखते हैं, अंतर देखते हैं. तो डिफरेंट लाइसेंसेस फॉर रिकॉन्शियसनेस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन 2023 में क्या हुआ? तो कंपोजिट लाइसेंस फॉर ग्रांटिंग राइट्स फॉर एक्सप्लोरेशन एज वेल एज प्रोडक्शन. वैलिडिटी क्या था 2002 के टाइम पे? तो प्रोडक्शन लीज इज ग्रांटेड फॉर अ पीरियड अप टू 30 ईयर्स, फर्दर रिन्यूड फॉर अप टू 20 ईयर्स. और 2023 में क्या हो जाएगा? तो प्रोडक्शन लीज अंडर द कंपोजिट लाइसेंस विल बी वैलिड फॉर 50 ईयर्स. तो अब एक ही बार में 50 साल इसको बढ़ा दिया गया है. ऑक्शन प्रोसेस क्या था 2002 के टाइम में? तो प्रोवाइड्स फॉर द ग्रांट ऑफ कंसेंसस थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन. और 2023 में हो गया प्रोवाइड 2 टाइप ऑफ ऑपरेटिंग राइट्स टू द प्राइवेट सेक्टर बाय कम्पिटिटिव बिडिंग वाया प्रोडक्शन लीज एंड कंपोजिट लीज. माइनिंग इन रिजर्व एरिया 2002 में था अलाउ द गवर्नमेंट टू रिजर्व offshore area that are not held under any operating right. 2023 में हो गया allows the administrative authority to grant a composite license or production lease to the government or a government company. न्यू प्रोविजन इन द एक्ट 2023. क्या क्या न्यू प्रोविजन हुआ? तो माइनिंग ऑफ एटॉमिक मिनरल, एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन एंड कंपोजिट लीज विल बी ग्रांटेड ओनली टू द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कंपनीज. ऑफशोर एरिया माइनिंग ट्रस्ट क्या हो जाएगा? तो बी विल मैनेज फंड अंडर द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया that will be non-lapsable in nature. Funds will be used for specified purpose including exploration in offshore area etc. अगला न्यूज़ है नेशनल जियो साइंस डाटा रिपोजिटरी पोर्टल NGDRP. तो न्यूज़ में क्या था? रिसेंटली द यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइंस लॉन्च द NGDRP. अबाउट NGDRP क्या है? तो इट हैज़ बीन क्रिएटेड एज अ पार्ट ऑफ नेशनल मिनरल Exploration Policy NMEP 2016. It will make available all geological, geochemical, geophysical and mineral exploration data in the public domain on a digital geospatial platform. The Geological Survey of India GSI has given the responsibility to establish it. About NMEP 2016. It aimed at accelerating the exploration activity in the country through enhanced participation in the private sector. की फीचर्स क्या है इसका? तो ऑक्शनिंग of identified exploration blocks for exploration by the private sector on a revenue sharing basis, creation of baseline geoscientific data as a public good, to map the entire country with low altitude and close space flight to precisely locate the deep seated mines such as gold, silver, copper etc. जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में देख लेते हैं. तो जेनेसिस क्या है? तो इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1851. मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस. फंक्शन इसका है तो क्रिएशन एंड अपडेशन ऑफ नेशनल जियो साइंटिफिक डाटा, मिनरल रिसोर्स असेसमेंट एंड एयरबॉर्न एंड मेराइन सर्वे. रीजनल ऑफिस क्या है? तो लखनऊ में है, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलोंग एंड कोलकाता में है. अगला स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ. तो न्यूज़ में क्यों था? तो रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैज नोटिफाइड स्पेशल इकोनॉमिक जोन EZE 5th अमेंडमेंट रूल 2023 इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर conferred by section 55 of the SEZ Act 2005. मोर ऑन द न्यूज़ में क्या है? तो SEZ 5th अमेंडमेंट रूल 2023 अमेंडेड SEZ रूल 2006. द सेंटर हैज़ अमेंडेड द SEZ रूल टू अलाउ द डिमार्केशन ऑफ अ portion of
the build-up area in an information technology. IT or information technology enabled service. IT is S is says as a non-processing area subject to condition including repayment of tax consensus attribute to the area. क्या है? तो पहला प्रोसेसिंग एरिया इज एंड सेज इज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स ऑन rendering of services. The non-processing area is for supporting infrastructure. Demarcation of a non-processing area shall not be allowed if it results in decreasing the processing area to less than 50% of the total area or less than the area specified. The businesses engaged in ITES says in an non-processing area shall not avail any rights or facilities available to SEZ units. About a special economic zone says क्या है? तो says is a specifically delineated duty-free enclave deemed to be foreign territory for trade operation duties and tariffs. Objective of says क्या है? तो पहला generation of additional economic activity. Second is promotion of exports of goods and services. Third is promotion of investment from domestic and foreign sources. अगला है creation of employment opportunities. Next is development on infrastructure facilities. Any private, public, joint sector or state government or its agencies can set up SEZ. SEZ has been established in several countries including China, India, Jordan, Poland, Kazakhstan, Philippines and Russia. SEZ Act 2005 has been enacted followed by SEZ rules which come into effect in 2006. The area under SEZ cover a broad range of zone types including export processing zone EPZ, free zones FZ, industrial zone IE, free trade zone FTZ, free ports, urban enterprise zone and others. Presently, 276 SEZ are operational in India. Total export from SEZ stood at 155.8 billion in 2022-23. This includes 61 billion of goods and 94.2 billion of service export. Incentives offered to SEZ कौन कौन सा इंसेंटिव है? पहला है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट या डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स फॉर द डेवलपमेंट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ SEZ यूनिट्स. Next is exemption from central sales tax, service tax and state sales tax. These have now subsumed into GST. Other levies, if exempted by the representative state government, supplies to SEZ are zero rated under the IGST Act 2017. Single window clearance for center and state level of approvals. अगला प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम. तो न्यूज़ में क्यों था? द गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड नॉट टू लॉन्च प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव PLI स्कीम फॉर न्यू सेक्टर एंड विल असेस द नीड फॉर कोर्स करेक्शन फॉर सेम सेक्टर. अबाउट PLI स्कीम क्या है? तो फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 2020. PLI इज अ स्पेशल इंसेंटिव स्कीम फॉर प्रोड्यूसर to promote manufacturing in multiple sectors. The incentives are linked to the performance of the organization, that is, the government provides incentive for incremental sales. PLI scheme is built on the functional foundation of multiple sectors with the incentive outlay of rupees 1.97 lakh crore to strengthen their production capabilities and help create job champions. Benefit of PLI scheme क्या क्या है? तो strengthen manufacturing sector. PLI can significantly restructure India's domestic manufacturing, push its share in GDP to 25%. It can ensure self-reliance and increase in export. Capital expenditure. The implementation of PLI scheme will lead to a potential capital expenditure (CapEx) of rupees 2.5 से 3 lakh crore over the scheme period. It will account for 13 to 15% of average annual investment spending in key industrial sector. Spur green investment. Nearly 55% of a scheme is exported to be in green sectors such as electronic vehicles, solar, photovoltaic, etc. Sectors under PLI scheme. तो कौन कौन सेक्टर आता है? पहला है मेडिकल डिवाइसेस. नेक्स्ट इज ऑटो एंड ऑटो कंपनीज कंपोनेंट्स. अगला है मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंडमेंट्स. नेक्स्ट इज फार्मा ड्रग्स. अगला है फूड प्रोडक्शन. नेक्स्ट इज टेक्सटाइल. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक एंड IT हार्डवेयर. अगला सोलर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल्स. अगला स्पेसिफाइड स्टील स्पेशलिटी स्टील्स. अगला है वाइट गुड्स. नेक्स्ट इज फार्मा API एंड KSM. अगला है टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग. नेक्स्ट इज ACC बैटरी. अगला है ड्रोन्स. नेक्स्ट इज ड्रोन कंपोनेंट्स.
फिर अगला मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएलआई स्कीम क्या है? पहला, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू अ मैन्युफैक्चरिंग हब बाय क्रिएटिंग ग्लोबल चैंपियंस। नेक्स्ट स्कीम है इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग एंड इनोवेशन। अगला ऑब्जेक्टिव है अचीव सेल्फ रिलायंस विद ग्लोबली कॉम्पिटेटिव डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। PLI 2.0 फॉर इट्स हार्डवेयर स्कीम क्या है? तो न्यूज़ में क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैत्री नोटिफाइड PLI 2.0 फॉर IT हार्डवेयर स्कीम फॉर enhancing India's manufacturing capabilities and enhancing export. More about the news में क्या है? तो India's share in global electronic manufacturing has grown from 1.2% in 2014 to 3.75% in फाइनेंशियल ईयर 2021-22। की फीचर ऑफ द स्कीम में क्या हो जाएगा? तो ऑब्जेक्टिव proposes a financial incentive to boost domestic manufacturing and attract large investment in the value chain. Target segment क्या आ जाएगा? तो लैपटॉप्स, टैबलेट्स, ऑल इन वन पीसीज, सर्विस सर्वर्स एंड अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर्स, USFF। टेन्यूर इसका क्या हो जाएगा? तो सपोर्ट शैल बी प्रोवाइडेड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स। बाउंडेटरी आउटले क्या हो जाएगा? ₹17,000 करोड़। इंसेंटिव पर कंपनी क्या हो जाएगा? शैल बी अप्लीकेबल ऑन नेट इंक्रीमेंट सेल्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ओवर बेस ईयर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 सब्जेक्ट टू डिफरेंट सेलिंग्स। एग्जाम बेनिफिटेड ऑफ द स्कीम क्या है? तो टोटल प्रोडक्शन ऑफ अबाउट 3.53 लाख करोड़ बीइंग ब्रिंग एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹2,430 करोड़ इन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग will lead to generation of 75,000 additional direct jobs. अगला सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इन इंडिया। तो न्यूज़ में क्यों था? तो गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू इनवाइट न्यू एप्लीकेशंस फॉर सेटिंग अप सेमीकंडक्टर फैब्स एंड डिस्प्ले फैब्स इन इंडिया अंडर द मॉडिफाइड सेमीकॉम इंडिया प्रोग्राम। About modified Semicom India program, तो the Ministry of Electronic and Information Technology मैत्री launched the program in 2021. It aimed to provide attractive incentive support to companies consortia that are engaged in silicon semiconductor fab, display fab, component semiconductors, semiconductor design, etc. Support under the scheme will be provided for 6 years. India Semiconductor Mission within Digital India Corporation, Maitri is the designated nodal agency for implementing the program. India Semiconductor Market size क्या होगा? तो reports project India Semiconductor market to value about $64 billion in 2026, showing 3 times growth from 2019. Chip manufacturing क्या होगा? तो India has become the hub for semiconductor design with nearly 2,000 chips being designed per year. R&D in the industry में क्या होगा? तो research and development R&D in this industry, which includes electronic production and embedded system, generates about $2.5 billion in revenue. 4 scheme modified Semicom India program कौन कौन सा? तो पहला modified scheme for setting up of semiconductor fab in India. Next is modified scheme for setting up of display fab in India. अगला है modified scheme for setting up of compound semiconductors, silicon photonics sensor fab, discrete semiconductor fab and semiconductor ATMP OSAT facilities in India. Next is design link incentive DLI scheme. Objective क्या है इसका? तो nurturing 100 domestic companies of semiconductor design and achieving significant industrialization in semiconductor and electronic products. Global semiconductor scenario and India's role क्या है? तो मेजर प्रोड्यूसर प्रेजेंटली ताइवान इज द वर्ल्ड लीडर इन मैन्युफैक्चरिंग सेमी चिप्स विथ प्रोड्यूसिंग ओवर 60% ऑफ बल्क सेमीकंडक्टर एंड ओवर 90% ऑफ मोस्ट एडवांस्ड वन। इंडियाज रोल क्या है? इंडिया हैज़ positioned itself as a player in the critical semiconductor technology field, providing an opportunity for companies to diversify their bases from China. In 2022, India signed India-US Initiative on Critical and Emerging Technologies ICET deal. India launched its India Semiconductor Mission ISM in 2021 and Production Link Incentive PLI scheme for the semiconductor industry. अगला न्यूज़ हमारा नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल 2023। तो न्यूज़ में क्यों था? तो द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर MOH एंड FW रिलीज्ड ड्राफ्ट नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल 2023 टू रिप्लेस द फार्मेसी एक्ट 1948 एंड द एग्जिस्टिंग फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया PCI विथ नेशनल फार्मेसी कमीशन। ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेजिस्लेशन क्या है? तो प्रमोट नेशनल हेल्थ गोल्स, improving access to quality and affordable pharmaceutical education,
increase the availability of high quality pharmacy professionals and promote equitable healthcare, establish an effective grievances redressal mechanism for resilient matters, transparent assessment of pharmacy institution and facilitating the maintenance of pharmacy register of for India. फार्मेसी सेक्टर इन इंडिया क्या है तो थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, अकाउंट फॉर अबाउट 60% ऑफ ग्लोबल वैक्सीन, 70% of WHO's vaccine, that is diphtheria, pertussis, tetanus, DPT, Bacil, calamity, Jerni, BCG are sourced from India. Major segment of Indian pharmaceutical industry क्या क्या है तो पहला generic drugs, next is vaccine, bulk drug, over the counter medicine, biosimilar and biologics, contract research and manufacturing. फार्मेसी एक्ट 1948 क्या है तो कंस्टिट्यूटेड विथ द एम ऑफ रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, स्टैंडर्डाइजिंग यूनिफॉर्म ट्रेनिंग एंड एजुकेशन टू इंडिविजुअल इंटरिंग द प्रोफेशन. The central government shall constitute a central council, namely Pharmacy Council of India (PCI). The Act also specified for constitution and function of State Pharmacy Council for registration of pharmacists. Pharmacy Council of India (PCI) क्या है तो Genesis, established as a statutory body under the provision of Pharmacy Act 1948. Ministry क्या है तो Ministry of Health and Family Welfare. Objectives क्या है तो regulation of pharmacy education and profession and practice of pharmacy. Functions क्या है तो prescribe education standards and the uniform implementation. Inception of pharmacy institution, approve courses of study and examination of pharmacist, maintain central registrar of pharmacist. की प्रोविजन ऑफ ड्राफ्ट नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल 2023 क्या है तो क्रिएशन ऑफ नेशनल फार्मेसी कमीशन विथ फंक्शन इंक्लूडिंग पहला फ्रेम पॉलिसीज एंड रेगुलेट स्टैंडर्ड्स फॉर ग्रीवांसेज ऑफ फार्मेसी एजुकेशन, नेक्स्ट इज कोलैबोरेट विथ इंडस्ट्री एंड अदर इंस्टीट्यूशन फॉर द यूज ऑफ कटिंग एज टेक्नोलॉजी. अगला एक्सरसाइज अप्लीकेट जुरिस्डिक्शन विथ रिस्पेक्ट टू डिसीजन ऑफ बोर्ड्स. अगला थर्ड बोर्ड्स सेंट्रल गवर्नमेंट शैल कंस्टिट्यूट 3 बोर्ड्स functioning under NPC, namely Pharmacy Education Board, Pharmacy Assessment and Rating Board, and Pharmacy Ethics and Regulation Board. Next topic is National Device Policy 2023. न्यूज़ में क्या था तो कैबिनेट अप्रूव नेशनल मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी 2023. एम ऑफ द पॉलिसी क्या है तो मेक इंडिया ग्लोबल लीडर इन मैन्युफैक्चरिंग एंड इनोवेशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस ओवर नेक्स्ट 25 years. Help medical devices sector grow from present 11 billion to 50 billion in 2030. Facilitate an orderly growth of medical devices sector to meet public health objective to access, affordability, quality and innovation. About medical devices sector, India industry is currently 4th largest Asian medical device market after Japan, China and South Korea. However, it has significant presence of several multinational companies with about 75 to 80% of sales generated from imported medical devices. Salient features of policies क्या है तो पहला regulatory streamlining by creation of a single window clearance system for licensing, enhancing role of Indian standard like BIS and designing a coherent pricing regulation. Next is enabling infrastructure, establishment and strengthening of large medical device parks cluster equipped with zero class common infrastructure facilities in proximity to economic zone. Next is facilitating R&D and innovation, establishing centers for excellence in academic and research institutions, innovation hub, plug and play infrastructure and support to startups, attracting investment in the sector, encouraging private investment, series of functioning and vulture capitalist and public-private partnership, human resource development, leveraging available resource in Ministry of Skill Development and Entrepreneurship for skilling, reskilling and upskilling of professionals, development partnership with foreign academic industry organization, multidisciplinary courses for medical devices in existing institutions, brand positioning and awareness creation of a dedicated export promotion council for the sector,
learning from the best global practices of manufacturing and skilling system। रिलेटेड न्यूज़ में क्या था तो असिस्टेंस to medical device cluster for common facilities scheme was launched with an aim to strengthen medical devices cluster by providing financial assistance and to strengthen and establish more testing laboratories for medical devices। Next scheme is under Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemical and Fertilizer। नेक्स्ट इज टेन्योर ऑफ द स्कीम क्या है 2023-24 से लेकर 2026-27 तक। स्कीम हैज़ 2 कंपोनेंट्स, कौन कौन सा, तो कंपोनेंट है ऑब्जेक्टिव है और इंसेंटिव्स है। कंपोनेंट 1 है असिस्टेंस फॉर कॉमन फैसिलिटीज, ऑब्जेक्टिव इसका क्या है टू स्ट्रेंथन मेडिकल डिवाइस क्लस्टर कैपेसिटी फॉर देयर सस्टेन्ड ग्रोथ बाय क्रिएटिंग कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। और इंसेंटिव्स क्या है, तो पहला है लिमिट टू सपोर्ट विल 70% ऑफ द अप्रूव्ड प्रोजेक्ट cost or rupees 20 crore whichever is less। For Himalayan and Northeast region state, grant in aid would be 20 crore per cluster or 90% of the project cost whichever is less। अगला है असिस्टेंस फॉर टेस्टिंग फैसिलिटीज, ऑब्जेक्टिव क्या है टू स्ट्रेंथन अवेलेबिलिटी of more medical devices testing laboratories in order to boost manufacturing of quality medical devices। Incentives क्या है तो limit of support will be 70% of the approved testing facilities project cost of rupees 5 crore whichever is less। For Himalayan and Northeastern region state, grant in aid would be 5 crore per cluster or 90% of the project cost whichever is less। अगला है इंफ्रास्ट्रक्चर में पहला न्यूज़ है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI। न्यूज़ में क्या था तो इंडिया लॉन्च द ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी एंड सोशल इम्पैक्ट फंड ड्यूरिंग द वर्चुअल G20 लीडर्स समिट। मोर ऑन द न्यूज़ में क्या है तो GDPIR इज़ वन ऑफ द 3 DPI deliverable that were endorsed by the G20 New Delhi leader declaration। Other 2 deliverable includes a framework for building DPI and mobilizing finance for DPI development in low and medium income countries LMICs। Global Digital Public Infrastructure Repository GDPIR and Social Impact Fund SIF। तो पहला GDPIR देख लेते हैं तो डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एम इसका क्या है टू ब्रिज द नॉलेज गैप in the choices and methodologies required for the design, construction, deployment and governance of DPIs। Constituents क्या है तो GDPIR showcase the information in the standardized format from countries and organizations that have developed DPI at scale, incorporating elements such as maturity scale, source code and governance framework। Currently, the GDPIR features 54 DPIs and 16 countries। सोशल इम्पैक्ट फंड SIF क्या है तो एम इसका क्या है तो गवर्नमेंट लेड मल्टी स्टेक होल्डर इंसेंटिव्स इनिशिएटिव टू फास्ट ट्रैक DPI implementation in the global south। It's a platform for stakeholders to contribute to the fund and help accelerating SDGs achievement in low and medium income countries LMICs through GDPI। फंडिंग क्या हुआ तो इट हैज़ pledged an initial commitment of $25 million to SIF। It will provide financial support for upstream technology and non-technical assistance in countries developing DPI। What is digital public infrastructure? DPI क्या है तो DPI is a set of shared digital system which are secure and interoperable, build an open standard and specifications to deliver and provide equitable access to public and or private services at a societal scale। तो यहाँ पर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं तो डिजिटल क्या है तो इनेबल्ड रिमोट पेपरलेस प्रेजेंसलेस सर्विस डिलीवरी रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग एक्सेस। डिजिटल रेल रोड्स पब्लिक क्या हो जाएगा तो पब्लिक ग्रीवांसेज एंड अकाउंटेबिलिटी टू पीपल फॉर पब्लिक इंटरेस्ट एंड गवर्नमेंट ऑर्केस्ट्रेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा तो इनेबलर फॉर नेशनल स्केल इनोवेशन एक्ट एज अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर लार्ज स्केल डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल सॉल्यूशन इकोसिस्टम लेड इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा तो DPI कैन बी प्राइवेट सेक्टर लेड पब्लिक प्राइवेट लेड और पब्लिक सेक्टर लेड। इकोसिस्टम लेवल इम्पैक्ट क्या हो जाएगा तो कैन बी लेवर्ज्ड
in public and private domain. की पिलर्स ऑफ डीपीआई क्या हो जाएगा? तो ओपन, इंटरऑपरेटेबल, एक्सटेंसिबल एंड स्केलेबल टेक्नोलॉजी, रिवर्स्ड गवर्नेंस फ्रेमवर्क विद ट्रांसपेरेंट लीगल फ्रेमवर्क, डाटा प्रोटेक्शन etc, resilient local ecosystem, eliminating economic, technological, social barrier, ensuring community participation. Foundational elements क्या हो जाएगा? तो a strong DPI has three functional system: identity, payment and data exchange. India's DPI architecture, known as India's stack, consists of Aadhaar identity, UPI and Aadhaar enabled payment system, payment and DigiLocker and account aggregator data exchange. नेक्स्ट इज नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी NLP. इसे हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे. इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं. उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा. तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आपको हमारी यह पहल कैसी लगी. और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता होती है. और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार के UPSC प्री देने वाले हैं, ताकि उनको भी करंट अफेयर में काफ़ी अच्छा महसूस हो और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें. तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में. तब तक के लिए वीडियो को देखते रहें. जितना ज़्यादा बार देखेंगे उतना ही अच्छा आपका रिवीजन होगा और उतना ही अच्छा आप लोग एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे. तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत. जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस विजन IAS के PT 365 सीरीज़ में. इसमें लोग इकोनॉमी कर रहे हैं और इकोनॉमी का हम लोगों ने कई सारा सेक्शन कर लिया था. अब हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं इसको. तो आप लोग उससे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि इससे तो आपका कुछ नहीं जाता मगर हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है इससे. और आप हमारे चैनल बने रहें ताकि हमें जब भी कोई नया कंटेंट डाले तो आप तक इस वीडियो को जरूर आप तक उस कंटेंट को जरूर पहुँच जाए, आसानी हो. और इसी के साथ हम लोगों ने पॉलिटी का भी पूरा PT 365 कर लिया है. उसका मास्टर वीडियो भी हम लोगों ने पब्लिश कर दिया, तो आप लोग उसे देखें. इन्वायरमेंट का हम लोग पब्लिश कर रहे हैं, तो आप लोग उसे भी देखें. फिर वाजी राम एंड रवि का करंट अफेयर चल रहा है जो कि 6 मंथ वाला आता है, तो उसे भी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं. आप लोग उसे भी देखकर अपना करंट अफेयर की तैयारी को और मजबूत करें. और जो भी आपके नज़र में हो जो इस बार के UPSC प्री देने वाले हैं, उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं और इस चैनल के बारे में ज़रूर रिकमेंड करें, ताकि UPSC से रिलेटेड कोई भी मैटर हो तो आप तक उसे पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ है. और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो आप तक ये आसानी से पहुँच भी जाएगा. तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक पे, जहाँ पे हम लोगों ने पिछली बार छोड़ा था. तो हमारा टॉपिक यहाँ पे शुरुआत होता है. हाँ, यहाँ रहा. आइए, यहाँ शुरू होगा नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी से. हम लोगों ने ये वाला कर लिया था इससे पहले टॉपिक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर था. अब हम लोग शुरू करने वाले हैं सेकंड टॉपिक से, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी NLP. न्यूज़ में क्यों था? तो इंडिया रिसेंटली मार्क्ड द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी. लॉजिस्टिक सेक्टर इन इंडिया क्या है देख लेते हैं उसके बारे में पहले. तो लॉजिस्टिक मीन्स ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग ऑफ गुड्स बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, स्टोरेज, वैल्यू एडिशन एंड एलाइड सर्विसेज. The logistic infrastructure comprises ports, stations, multimodal logistic park (MMLPs), warehouses connected by roads, railways, shipping, inland waterways, air routes, pipelines etc. की एस्पेक्ट में क्या है? तो 259.5 बिलियन वैल्यू ऑफ इंडियन लॉजिस्टिक सेक्टर इन 2022. ठीक है. 38th रैंक रहा इन वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में इंडिया का. और 13 से 14% ऑफ GDP इज द कॉस्ट ऑफ इंडियाज लॉजिस्टिक सेक्टर. ठीक है. अबाउट नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी NLP क्या है? तो अनाउंस इन 2022 टू प्रमोट सीमलेस फ्लो ऑफ गुड्स अक्रॉस द कंट्री एंड इम्प्रूव इंडियन गुड्स competitiveness इन डोमेस्टिक एंड ग्लोबल मार्केट. विजन क्या है? तो टू ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू एन इंटीग्रेटेड सीमलेस एफर्ट, efficient, reliable, green, sustainable and cost-effective logistic network by leveraging best-in-class technology, processes and skilled manpower. Targets of NLP क्या है? तो reduce cost of logistics in India to global benchmark by 2030, improve the logistic performance index ranking and by among top 25 countries by 2030, create data-driven decision support mechanism for a logistic ecosystem, implementation of national logistic policy through a comprehensive logistic action plan CLAP, which consists of interventions divided by specific action areas. 8 एक्शन एरियाज है ऑफ CLAP. कौन कौन सा देख लेते हैं. पहला है इंटीग्रेटेड डिजिटल लॉजिस्टिक सिस्टम. दूसरा है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फिजिकल एसेट्स एंड बेंचमार्किंग सर्विस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स. नेक्स्ट इज लॉजिस्टिक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग. अगला है स्टेट इंगेजमेंट.
नेक्स्ट है एग्जिम, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट लॉजिस्टिक। अगला सर्विस इंप्रूवमेंट फ्रेमवर्क। नेक्स्ट इज सेक्टोरल प्लान फॉर इफिशिएंट लॉजिस्टिक्स। अगला फैसिलिटेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लॉजिस्टिक पार्क। प्रोसेस अंडर NLP सो फार, क्या कौन सा प्रोसेस है? तो डिजिटलाइजेशन। ओवर 614 इंडस्ट्री प्लेयर हैव रजिस्टर्ड ऑन द यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेरेंस प्लेटफॉर्म ULIP. ULIP is a data-based platform which integrated 34 logistic-related digital system including GST data across departments. State engagement क्या है? तो 22 states have notified their logistic policy so far. Issues and grievances redresses क्या है? तो around 29 business association have been impaneled so far in the ease of logistic services e-logs portal. लीड्स रिपोर्ट 2023 में क्या है? तो न्यूज़ में क्यों था? Recently, Ministry of Commerce and Industry unveiled the logistic is across different states. Leads report 2023 about leads क्या है? तो launched by the Ministry of Commerce and Industry on the line of Logistic Performance Index LPI of the World Bank in 2018. India ranked 38 out of 139 countries in LPI 2023. LPI 2023 ranks countries on 6 dimensions of trade, including custom, infrastructure, ease of arranging shipment, quality of logistic services, tracking and tracing, and timelessness. Leads rank state and UTs on the efficiency of their logistics ecosystem. Pillar for measuring logistic performance क्या है? तो पहला ऑब्जेक्टिव असेसमेंट क्या है? तो सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय स्टेट UT फॉर पॉलिसी एंड प्रोसेस इंप्रूवमेंट ऑफ लॉजिस्टिक इकोसिस्टम। अगला इनेबलर ऑफ लॉजिस्टिक्स स्टॉक ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। परसेप्शन असेसमेंट क्या है? तो लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक सर्विसेज, ऑपरेटिंग एंड रेगुलेटिंग इन्वायरमेंट। की फाइंडिंग ऑफ 2023 रिपोर्ट क्या है? तो इनिशिएटिव अंडरटेकन बाय स्टेट एंड यूटीज। 21 states and 2 UTs have notified their respective state logistic policies. 15 states and 1 UT have given industry status to the logistics sector. The total length of roads and railway tracks grew by about 21% and 9% since 2014-15. अगला है PM गति शक्ति इनिशिएटिव। तो न्यूज़ में क्यों था? तो फाइंडिंग ऑफ PM गति शक्ति इनिशिएटिव हाईलाइट्स दैट इन 2 years since its inception in October 2021, it has facilitated the last mile connectivity and decreased logistic cost efficiency. Other impact of Gati Shakti initiative क्या है? तो expedited implementation of processes across project. Example, reduction of the pre-alignment finalization time for infrastructure project from 3-4 months earlier to 1 month. Increasing information availability through providing of data on upcoming connectivity project, industrial area etc. एग्जाम्पल में क्या है? तो यूज़ ऑफ डिजिटल मास्टर प्लानिंग टूल बाई बिसाग एन भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेशन इन ए डायनामिक जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS प्लेटफॉर्म। डेवलपमेंट ऑफ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम लाइक भारतमाला, सागरमाला etc. अबाउट गति शक्ति क्या है? तो PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान PMGSNMP is aimed to provide multi-modal connectivity infrastructure to various economic zone of India. Economic zone refers to cluster where an economic activity in the form of manufacturing of value addition services or other services is being carried out. Objective of the plan क्या है? To incorporate economic zone like textile cluster, pharmaceutical cluster, defense corridor, electronic park etc. in PMGSNMP to set up a unified portal that would bring 16 ministries including railway and roadway together. Primary focus क्या है? तो strategic planning, innovative financing method, leveraging technology and expediting implementation process. Scope क्या है? तो it will encompass the 7 engines: road, rail, airport, mass transportation, waterways and logistic infrastructure of the National Institute Pipeline NIP. 6 pillar ऑफ गति शक्ति इनिशिएटिव क्या है? तो पहला है कॉम्प्रिहेंसिव, उसमें आ जाएगा इंटीग्रेटिंग ऑल एग्जिस्टिंग और प्लान्ड इनिशिएटिव ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज। अगला है प्रायोरिटाइजेशन, इनेबलिंग प्रायोरिटाइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट थ्रू क्रॉस सेक्शनल इंट्रैक्शन। अगला ऑप्टिमाइजेशन, असिस्ट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज इन प्लानिंग फॉर मॉडिफिकेशन और एक्सपेंशन आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल गैप्स। अगला है synchronization by ensuring coordination of work between departments to reduce delay and clashes. अगला analytical, providing the entire data in one place with GIS based spatial planning and analytical tools.
अगला डायनेमिक, आइडेंटिफाई द वाइटल इनिशिएटिव्स, इंटरवेंशंस फॉर इनहांसिंग एंड अपडेटिंग द मास्टर प्लान ऑफ डिपार्टमेंट। नेक्स्ट रिपोर्ट है डेडिकेटेड फ्रिज कॉरिडोर DFCS। न्यूज़ में क्या था, द ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रिज कॉरिडोर EDFC हैज़ बिन कंप्लीटेड फुली इन अक्टूबर 2023। व्हाट इज डेडिकेटेड फ्रिज कॉरिडोर क्या है, तो इट इज़ अ रेलवे कॉरिडोर डिजाइंड फॉर द रैपिड एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई स्पीड एंड हाई कैपेसिटी। एम क्या है, तो डीकॉग्निजेशन इंडियाज railway network by separating freight traffic from passenger traffic on the railway network। implementing agency क्या है, तो डेडिकेटेड फ्रिज कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड DFCCIL। It is a wholly owned enterprise of the Ministry of Railways set up in 2006 for the construction, maintenance and operation of DFCS। Dedicated coal corridor on a line of DFC Railway Ministry developed DCC exclusively for coal transportation from Orissa, Jharkhand and Chhattisgarh to other part of the country। प्रोजेक्ट मैप ऑफ DFCCIL क्या है, तो यहाँ पे देखिए ग्रीन लाइन जो दिया हुआ वो है दादरी संदल N, ये कनेक्ट कर रहा है सहनवाल, पिलांकी, कुर्जिया, दादरी, भूरपुर, सोनागर, गोमक, अंदाल। आप लोग देखिए कलर से इसे देख सकते हैं कितना कितना है। वेस्टर्न DFC 1176 आर किलोमीटर, टोटल लेंथ है 1506 आर किलोमीटर्स। ईस्टर्न DFC कॉरिडोर है जो 1337 आर किलोमीटर्स है। उसी तरह से ईस्ट कोस्ट DFC है, फिर ईस्ट वेस्ट DFC है। यहाँ पे आप लोग देखिए कॉरिडोर दिया हुआ, उसका नाम दिया हुआ ईस्ट कोस्टल कॉरिडोर है, खड़गपुर से विजयवाड़ा। उसी तरह से ईस्ट वेस्ट सब कॉरिडोर 1 पालघर से डंकुनी तक, फिर ईस्ट वेस्ट सब कॉरिडोर 2 राजकसवार से अंडाल। उसी तरह से नॉर्थ साउथ सब कॉरिडोर विजयवाड़ा से इटासी। अगला न्यूज़ है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS प्रोजेक्ट। न्यूज़ में क्यों था, द फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम RRTS वाज लॉन्च्ड विथ नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन रनिंग फ्रॉम साहिबाबाद टू दुहाई डिपोट इन उत्तर प्रदेश। अबाउट RRTS प्रोजेक्ट क्या है, तो इट इज़ न्यू डेडिकेटेड हाई स्पीड हाई कैपेसिटी कंफर्टेबल कम्युनिकेट service connecting regional nodal in NCR। These will operate at a speed of 160 km per hour but are designed to be able to run at a speed of 180 km per hour। Different from metro and Indian Railway, it caters to passenger looking to travel relatively longer distance with fewer stops and at higher speed। It will provide reliable high frequency point to point regional travel at high speed along a dedicated pathway। NCRTC implementing the RRTS in the National Capital Region NCR। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन NCRTC क्या है, तो अबाउट में क्या है, इनकॉर्पोरेटेड इन 2013 एज अ जॉइंट वेंचर कंपनी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ऑल स्टेट ऑफ दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान एंड यूपी। इट इज़ अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर MOH UA। पर्पस क्या है, तो इम्प्लीमेंटिंग द रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS प्रोजेक्ट अक्रॉस द NCR ऑफ इंडिया। कंपोजिशन में क्या है, तो सेक्रेटरी अर्बन अफेयर्स डिपार्टमेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मैनेजिंग डायरेक्टर ए नॉमिनी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। 1 नॉमिनेटेड डायरेक्टर ईच फ्रॉम द पार्टिसिपेटिंग स्टेट। 4 नॉमिनी डायरेक्टर फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो डिजाइनिंग, डेवलपिंग, इम्प्लीमेंटिंग, फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग RRTS। इंश्योरिंग बैलेंस्ड एंड सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट थ्रू बेटर कनेक्टिविटी एंड एक्सेस। अगला है कोची वाटर मेट्रो। न्यूज़ में क्यों था, तो रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट वाटर बेस्ड मेट्रो कोची वाटर मेट्रो KWM वाज फॉर्मली इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। अबाउट कोची वाटर मेट्रो क्या है, तो द कोची वाटर मेट्रो इज एन इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दैट कनेक्ट्स वेरियस part of the city through its interstate network of water। The boats use lithium titanate oxide LTO batteries that can be charged in 15 minutes using a specially built charging system। LTO batteries are not only the safest commercially accessible battery in the world but they are also long lasting with life cycle of 10 to 10 years। Last year Kochi water metro
won the prestigious Gases Award France for the best commercial passenger electric boat in the world. अदर सच वाटर ट्रांसपोर्ट IWT सर्विस इन इंडिया कहाँ है तो रोरो रोल ऑन रोर ऑफ फेरी सर्विस फॉर द मूवमेंट ऑफ व्हीकल एंड पैसेंजर अक्रॉस वाटरवेज. The service are available in various locations such as Mumbai, Goa, Kerala, and Brahmaputra River in Assam. RoPax, roll on off, roll off come passenger ferry service between Mumbai and Mandwa, Maharashtra, developed under Western Waterfront Development. अगला है रिवर क्रूज सर्विस. वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज गंगा विलास has recently flagged off to promote river cruise tourism in India. It will cover a distance of more than 3,200 kilometers across 27 river systems in 5 states in India and Bangladesh. अगला न्यूज़ है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC. न्यूज़ में क्या था तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI हैज़ रिसेंटली लॉन्च द NCMC रुपे प्रीपेड कार्ड. मोर अबाउट द कार्ड क्या है तो NCMC लॉन्च्ड इन 2019 इज ऑल्सो नोन एज वन नेशन वन कार्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन मोबिलिटी. The customer may use a single card for payment across all segments including metro, bus, subway, railway, toll, parking, smart city and retail. These are chip-based bank-issued card on debit credit prepaid card product platform. Unlike other chips-based card, NCMC are dual interference card which support both contact and contactless transaction. It was developed by the Ministry of Housing and Urban Affairs in association with National Payment Corporation of India (NPCI), Center for Development of Advanced Computing (CDAC), and Bharat Electronic Limited (BHEL). How does it work? The card utilizes indigenously developed payment ecosystem for transport, which consists of NCMC card issued by payment system provider like RuPay, Visa, MasterCard, Swikar, स्वचालित किराया ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम डेवलप्ड बाय सीडैक, स्वागत स्वचालित गेट डेवलप्ड बाय भेल. द NCMC चिप कार्ड हैज़ एन इनबिल्ट रेडियो फ्रीक्वेंसी एंटीना विच यूजेस नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC टेक्नोलॉजी टू एस्टैब्लिश ए सिक्योर कनेक्शन विथ स्वीकर एंड स्वागत to transmit payment. NFC is a short-range wireless connectivity technology that uses magnetic field induction to enable communication between devices when they are touched or brought within a few centimeters of each other. नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC क्या है तो NCMC डुअल इंटरफेरेंस है. कॉन्टैक्टलेस इंटरफेरेंस कैसे होगा तो मनी इज स्टोर्ड separately in an offline wallet to initiate contactless payment. There is a limit of number of transactions per day and amount to be debited per transaction may vary from using bank. May vary as per issuing bank. Top up of the wallet can be done only by online mode. अगला है contact interference. Utilizes money from the linked service. Saving a current account. PIN number is required to authenticate the transaction. अगला मैरीटाइम अमृत खेल विजन 2047. न्यूज़ में क्यों था तो इंडिया लॉन्च द मैरीटाइम अमृत खेल विजन 2047 ड्यूरिंग द थर्ड ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 मुंबई. मोर ऑन द न्यूज़ में क्या है तो इट प्रिपेयर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज फॉर मेकिंग इंडिया द ग्लोबल मैरीटाइम लीडर बाय 2047. द फर्स्ट मैरीटाइम इंडिया समिट वाज हेल्ड इन 2016 एट मुंबई विथ सेकेंड बीइंग हेल्ड इन 2021. मैरीटाइम अमृत खेल विजन 2047 क्या है तो इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप टू ट्रांसफॉर्म इंडियाज मैरीटाइम सेक्टर थ्रू इनिशिएटिव अंडर द 11th थीम सस्टेनेबल एंड ग्रीन मैरीटाइम सेक्टर एम एट मेकिंग ऑल 14 मेजर पोर्ट्स कार्बन न्यूट्रल embracing green fuel and making India a hub for hydrogen production and distribution. An inland vessel green transition program will be launched. 3 ports to set up the green hydrogen bunker: Paradip Port, Odisha; Dindayal Port, Gujarat; and Chitambram Port, Tamil Nadu. Port modernization में क्या है तो transforming port into small automated port of the future and placing Indian port among the world's top 25 ports. Global player in shipbuilding, repair and recycling to attain a spot in the top 5 global shipbuilding center. Improving India's tonnage, quadruple port capacity to reach 10,000 million ton per capacity with 100% PPP public-private partnership model at major ports. Ocean, coastal and railway
Cruise sector developed 25 cruise terminal to make India a leader in cruise tourism in the Asia Pacific region. Enhanced logistics में क्या होगा, तो enhanced modal share of coastal shipping and inland waterways from 6% to 12%. GOI aims at increasing operational waterway more than twofold. Other theme में क्या है, तो offer maritime professionals service in area like maritime law, finance, etc. World class education, research and training. Maritime cluster development for streamlining the supply chain. Dedicated IMO cell in India for global maritime presence. Efficiency enhancement through a technology-driven innovation system. ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस 2023. न्यूज़ में क्या था, तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे MOPSW लॉन्च्ड हरित सागर इन द ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस 2023. ऑब्जेक्टिव ऑफ द गाइडलाइंस क्या है, तो हरित सागर गाइडलाइन 2023 इन्विसेग्स इकोसिस्टम डायनेमिक इन पोर्ट डेवलपमेंट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस while aligning with working with nature concept and minimizing impact on biotic component of harbor ecosystem. It lays emphasis on the use of clean green energy in port operation, developing port capability for storage, handling and bunkering greener fuel via green hydrogen, green ammonia, green methanol, ethanol, etc. Highlight of the guidelines क्या है, तो port must meet at least 60% of electricity need via renewable energy by 2030 and 90% by 2047. Port must have at least one LNG bunkering station by 2030. Setting up electric vehicles charging station in and around port area by 2025. Provide for adopting global green reporting initiative GRI standard. Aspect of national green hydrogen mission pertaining to ports. ग्रीन पोर्ट इनिशिएटिव क्या है, तो प्रोजेक्ट ग्रीन पोर्ट विथ 2 वर्टिकल ग्रीन पोर्ट्स इनिशिएटिव एंड स्वच्छ भारत अभियान. नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग NCOEGPS. पायलट प्रोजेक्ट इन इंडिया अंडर द IMO ग्रीन वियोग 2050 प्रोजेक्ट. ड्राफ्ट ग्रीन पोर्ट पॉलिसी. अगला रेलवे सेफ्टी इन इंडिया, तो न्यूज़ में क्या था, recent train accident in Balasore district of Odisha brought to the fore the issue of railway safety in India. Indian Railway क्या है, तो Indian Railway is the world's 4th largest railway network after US, China, Russia and the entire track covering a route length of more than 67,000 kilometers. रेलवे सेफ्टी इकोसिस्टम इन इंडिया क्या क्या है, तो ऑपरेशनल लेवल पे क्या है, तो फायर एक्सटिंग्विशर, ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम, कवच, हॉट्स 3x फॉर ट्रैक सेफ्टी, ट्रैक रिकॉर्डिंग कार, ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम BMS, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग एंड अल्ट्रासाउंड फ्लो डायरेक्शन. एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे क्या है, तो कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, रेलवेज डिप्रिसिएशन रिवर्स फंड, राष्ट्रीय रेल संस्कार कोष, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF. इश्यू इन रेलवे सेफ्टी इन इंडिया क्या है, तो डिटोरिएटिंग इन द ऑपरेटिंग रेशियो limits spending capacity on upgradation and safety. The operating ratio, that is the ratio of working expenses for tariff earning, was 107.4% in 2021-22. This implies that railway spend rupees 107 to earn rupees 100 for tariff operations. Derailments क्या, according to CAG 69% of railway accident in financial year 18 to financial year 2021 were because of derailments. Congestion of track, capacity utilization of about 10,000 km of railway track route exceeds 125%. Commission of Railway Safety CRS. Genesis क्या, तो yearly it was Railway Inspectorate. It was redesignated as the Commissioner of Railway Safety in 1961. Headquarter लखनऊ उत्तर प्रदेश में. मिनिस्ट्री क्या, तो Ministry of Civil Aviation. The rationale of keeping it under administrative control of Ministry of Civil Aviation is to keep the CRS isolated from the influence of railway establishment and prevent conflict of interest. Mandate क्या होगा, तो deal with matters relating to safety of rail travel and operation. Has statutory functions, inspectoral, investigatory and advisory under Railway Act 1989. Investigates seriously train accident.
स्टेप टेकन टू रेलवे सेफ्टी क्या क्या है, तो राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष RRSK, it was dedicated fund created in 2017-18 to clear the backlog of critical safety and related work of railway. Faster development of Linky Hoffman Bush LHB coaches. LHB coaches are considered far safer than the older integral coach factory ICF coaches. Advantage of LHB coaches include higher carrying capacity, lower haulage cost, high speed, low corrosion, low maintenance, high passenger comfort, better safety, etc. Bridge Management System BMS, a web-based IT application developed to facilitate 24/7 availability of information. Electronic interlocking. Interlocking is a system meant to ensure that conflicting signals are not sent to trains. Introduction of Kavach system. It is one of the safety devices introduced to eliminate train colliding with each other. About Kavach में क्या है, तो Kavach is India's automatic protection system in development since 2012 under the name of Train Collision Avoidance System TCAS, which got rechristened to Kavach as Armor. It is an indigenously developed by the Research Design and Standard Organization RDSO in collaboration with the Indian industry. It is a state-of-the-art electronic system with safety integrity level 4 SIL4 standard. Key features क्या है, तो provide protection for preventing train to pass the signal at red which marks danger. Activates the train braking system automatically if the driver fails to control the train as per speed restriction. Prevents the collision between two locomotives equipped with functional Kavach system. Relies SOS message during emergency situation. Has centralized live monitoring of train movements through the network monitor system. In Kavach, the probability of error is 1 in 10,000 years. भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, भारत NCAP क्या है, न्यूज़ में क्यों था, तो भारत द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे MORTH हैज़ रोल्ड आउट एन इंडिजिनस स्टार रेटिंग सिस्टम फॉर द व्हीकल टू असेस देयर सेफ्टी इन केसेस ऑफ कोलिजन. मोर ऑन द न्यूज़ में क्या है, तो इट विल enable India auto manufacturer to get their vehicle tested and evaluated on a 5-star rating scale as per automotive industry standard AIS 197. AIS 197 contains the overall assessment method, vehicle selection procedure, various tests and their assessment protocol. It is modeled on the global new car assessment program, global NCAP, that promotes the universal adoption of United Nations motor vehicle safety standard worldwide. Global NCAP is a major project of the Toward Zero Foundation, which is a UK registered charity. फीचर ऑफ भारत NCAP क्या है, तो एप्लीकेबिलिटी क्या है, तो पैसेंजर व्हीकल्स विल नॉट मूव more than 8 seats in additional to the driver seat 8+1 with gross vehicle weight not exceed 3500 kgs, which are either manufactured or sold in India. Combustion engine vehicle as well as CNG and electronic vehicle can be tested under this program. Testing protocol क्या है, तो it will evaluate adult occupant protection AOP, child occupant protection COP and fulfillment of safety assessment technologies. For this, 3 tests will be conducted: a frontal impact test, a side impact test, and side pole impact test. Based on the assessment, 2 separate star rating will be awarded for AOP and COP. The pole impact test will only be conducted for cars scoring 3 star and above. Format of testing क्या है, तो testing will be voluntarily and car maker will be encouraged to offer their model for testing as per AIS 197. Bharat NCAP team will pick a base variant of the model offered through random sampling. The Automotive Research Association of India ARAI is mandated with testing the vehicle under the scheme at its laboratory in Pune and Chakan. तो यहाँ पे देख लेते हैं कंपैरिजन ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स. क्राइटेरिया दिया हुआ है, भारत NCAP है, ग्लोबल NCAP है और यूरोप NCAP है.
तो फ्रंटल इम्पैक्ट टेस्ट में तीनों पास करता है, साइड इम्पैक्ट टेस्ट में तीनों ओके हैं, पोल साइड इम्पैक्ट टेस्ट इज ऑल्सो तीनों ओके। बिप्लैश टेस्ट में भारत एनसीएपी नहीं उतरता, बाकी दोनों सही रहता है। एओपी में तीनों ओके है, सीओपी में तीनों ओके है, सेफ्टी असिस्टेंट टेक्नोलॉजीज़ में तीनों ओके है, पेडेस्ट्रियन ऑक्यूपेंट सेफ्टी के लिए भारत नहीं है, ग्लोबल है और यूरोप नहीं है। इसी तरह से वेरिएबल रोड यूज़ प्रोटेक्शन के में भारत नहीं है, वर्ल्ड नहीं है, मगर यूरोप है। रिलेटेड न्यूज़ में देखते हैं तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI हैज़ इश्यूड गाइडलाइंस फॉर रेटिफिकेशन ऑफ एक्सीडेंट प्रोन स्पॉट ऑफ द नेशनल हाईवे। की हाईलाइट ऑफ द गाइडलाइंस क्या है, तो NHAI प्रोजेक्ट डायरेक्टर कैन अंडरटेक रेटिफिकेशन ऑफ एक्सीडेंट प्रोन स्पॉट टू द ट्यून of up to 10 lakh per spot. Such accident prone spot are identified and recommended to be respective state police chief or by the district road safety committee. Short term measures costing more than 10 lakh or up to 25 lakh has been delegated to the concerned region office. Short term measures include installation of pedestrian facility like zebra crossing with advanced warning sign, cross barrier and railing, solar light, blinker etc. Dakar Declaration में क्या है, तो it has been adopted in principle of 25 African countries after the first African sub-regional conference on implementing global plan for road safety. It is a guiding document to support the implementation of decade of action for road safety 2021-23. It set the ambition target of preventing at least 50% of road traffic death and injuries by 2030. Black spot क्या है, तो black spot a road accident black spot is a 500-meter stretch on a national highway where other 5 road accident with fatalities, graves injuries occurred in the past 3 years, or there were 10 fatalities in total in past 3 years. अगला न्यूज़ है फंक्शनिंग ऑफ मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो क्या है न्यूज़ में क्यों है, तो रिसेंटली द डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन ट्रांसपोर्ट टूरिज्म एंड कल्चर प्रेजेंटेड द 352nd report on functioning of major ports in the country. Ports in India क्या है, तो ports in India are broadly categorized into two types based on traffic they handle. Major ports, they are under the direct administrative control of the central government and fall in the union list in the 7th schedule of the constitution. Minor ports, they fall under the jurisdiction of the respective state maritime board and fall in the concurrent list. There are 12 governmental owned major ports with 6 on the east coast and 6 on the west coast. The Major Port Authority Act 2021 and the Indian Port Act are the two principal statutes governing the functioning of major ports. Performance of the port in India. Turnaround time TRT, time spent by a vessel at the port from its arrival to its departure across India port has been consistently declining from 94 hours financial year 13-14 to 52 hours financial year 23-24. ट्रैफिक में क्या है, तो इंडियन पोर्ट हैव विटनेस्ड ए कंसिस्टेंट राइज इन कंटेनर ट्रैफिक फ्रॉम 555 मिलियन टन financial 2013 and 14 to 796 million ton in financial year 2023 and 24. कार्गो क्या है, तो कार्गो हैंडलिंग ऑफ द मेजर पोर्ट हैज स्टेडली इंक्रीज्ड ओवर द ईयर. ऑपरेटिंग रेशियो क्या है, द ऑपरेटिंग रेशियो द रुपी स्पेंड फॉर एवरी रुपी अर्नड हैज़ कम डाउन टू ₹48 फ्रॉम 53 इन 2020-21. दैट इज ₹48 स्पेंड फॉर ₹100 अर्नड. Efforts that have been taken to improve the functioning of ports कौन कौन सा है, तो ओवरऑल मॉनिटरिंग, द सागर मंथन डैशबोर्ड was developed for regular monitoring of project and the financial and operational performance of the port. रियल टाइम ट्रैकिंग में क्या है, तो सागर सेतु ऐप हैज़ बीन लॉन्च टू गिव रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑन वेसल फॉर बेटर ट्रैफिक मैनेजमेंट. ट्रेड फैसिलिटेशन क्या है, तो नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल NLP Marine is a national maritime single window platform facilitating trade between importers, exporter and service provider. Monitoring of port performance indicator, Sagar Unnati has been implemented as a dashboard for monitoring all major ports key performance indicator like turnaround time. मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया देख लेते हैं कौन कौन सा है, तो पहले वेस्टर्न कोस्ट पे देखते हैं, तो कांडला पोर्ट
कांदला पोर्ट जो अब दीनदयाल पोर्ट बन गया गुजरात में। अगला है महाराष्ट्र में मुंबई पोर्ट ट्रस्ट और JNPT। गोवा में है मंगलुरु मुर्मुगांव। गोवा में कर्नाटका में है न्यू मंगलोर। केरला में कोचीन। फिर उस तरह से ईस्टर्न कोस्ट पे देखते हैं तमिलनाडु में है तुतिकोरियन VO चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट और चेन्नई है। फिर इन्नोर है। करमाजोर पोर्ट आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम। उड़ीसा में पारादीप और वेस्ट बंगाल में है कोलकाता। डिड यू नो में देख लेते द ओल्डेस्ट मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया इज द कोलकाता पोर्ट नाउ कॉल्ड द श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ओनली मेजर रिवराइन पोर्ट। मुंबई पोर्ट इज द इंडियाज लार्जेस्ट नेशनल पोर्ट एंड हार्बर। Kamaraja Port or the Innur Port in Tamil Nadu is the only corporatized port registered as a company. अगला सर्विस सेक्टर में देखते हैं। उसमें पहला है इंश्योरेंस सेक्टर। न्यूज़ में क्यों था तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI इज वर्किंग टू इंट्रोड्यूस अ प्लान टर्म्ड भीमा ट्रिनिटी। मोर ऑन द न्यूज़ में क्या है तो भीमा ट्रिनिटी विल इंक्लूड फॉलोइंग 3 कंपोनेंट्स। कौन कौन सा तो पहला भीमा सुगम। इसमें आएगा प्लेटफॉर्म टू इंटीग्रेट इंश्योरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूटर 1-to-1 on-to-1 प्लेटफॉर्म acts as one-stop shop for customers who at a large stage can pursue service request and settlement of claim through the same portal. अगला है बीमा विस्तार a blended risk cover for life, health, property and casualties or accidents will have defined benefits for each risk that can be paid out faster than usual without the need for survivors. Bhima Vahak carrier women centric in force to in each gram sabha that will meet the women head of each household to convince them about benefits of composite insurance product. Current status of the insurance sector in India क्या है तो total premium in terms of total premium volume it is the 10th largest market globally with an estimate market share of 1.9%. Insurance density क्या है तो in India it has increased from 11.1 in 2011 to $91 in 2021. Insurance density refers to the ratio of total insurance premium to whole population of a given country in a given year. Insurance penetration क्या है तो in India it has been steadily increased from 2.7% in 2000 to 4.2% in 2021. Insurance penetration refers to the ratio of total insurance premium to gross domestic product in a given year. Insurance penetration in a life insurance sector was 3.2% in 2021, twice more than in a emerging market and slightly above the global average. Related news में क्या है तो नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी NIA released a report exploring the Indian insurance landscape. Key highlight of the report क्या है तो India is grappling with a health protection gap of 73%, leaving over 40 crore individuals without health insurance, accounting for over 31% of country's population. HPG is defined as the difference between the level of healthcare cost which would be required to meet consumer need versus the amount that would be available to cover this cost. Protection gap क्या है तो the report found 87% life insurance protection gap and a mortality protection gap exceeding 90% in 26 to 35 year age group across the country. MPG is the difference between the cover typically required by a family and the resources they have available should a wage earner pass away suddenly. Natural catastrophe insurance. Almost 95% of country's population does not have natural catastrophic insurance. Crop insurance क्या है तो insured area and some insured for crop insurance in India have decreased, accompanied by a decline in the number of insured farmers. अगला इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI। न्यूज़ में क्यों था तो IRDAI हैज़ relaxed norms for surety bond to expand the surety insurance market by increasing the availability of such product. About insurance surety bond क्या है तो it is a 3-party contract by which one party, the surety guarantee
Guarantees the performance of obligations of a second party, the principal of to a third party, the oblige. It acts as a security agreement for infrastructure project and insulate the contractor as well as the principal. Insurance security bond (ISB) allowed by Insurance Regulatory and Development Authority in April 2023 has been brought as a replacement of bank guarantee. इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ईडाई क्या है? तो जेनेसिस क्या, तो फॉर्म्ड एज अ स्टेटरी बॉडी अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट दैट इज ईडाई एक्ट 1999. हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना में. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज. मैंडेट क्या है, तो टू ग्रांट लाइसेंस टू री इंश्योरेंस कंपनी एंड इंश्योरेंस intermediaries to protect interest of policyholder, to regulate investment of fund by insurance companies, professional organization connected with the reinsurance business, to undertake inspection of conduct inquiries and investigation of their entitles connected with the insurance business. Entities regulated by IRDAI कौन कौन सा, तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज both public and private sector companies, general insurance companies, both public and private sector companies, reinsurance companies, agency channel, intermediaries like corporate agents, brokers, etc. अगला मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म. तो इसे हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे. इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं. उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा. तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे आपको हमारी पहल कैसी लगी और आप इससे कितने लाभान्वित हुए. अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता पड़ती है. और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार के यूपीएससी परीक्षा देने वाले हैं, ताकि उन्हें भी करंट अफेयर में अच्छी खासी मदद मिल सके और अपने आप को अच्छा महसूस कर सके और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में एक स्टेप हम उनके साथ और मदद कर सकें. तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में. तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए. जितना ज़्यादा रिवाइज करिएगा उतना ही अच्छा आपका होगा एग्ज़ाम में परफॉर्म करने के लिए. तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत. जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे विजन आईएएस के PT 365 सीरीज़ में. इसमें लोग इकोनॉमी कर रहे हैं और या इस पूरे सीरीज़ का लास्ट वीडियो होगा और इसमें हम लोग या पूरा वो कंप्लीट करने वाले हैं. तो हम लोगों ने कई सारे वीडियोज़ इसके बना चुके हैं, तो आप लोग अगर नहीं देखें तो लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा प्लेलिस्ट का. आप लोग जाइए से चेक कीजिए. इसी के साथ हम लोगों ने पॉलिटिक पूरा किया हुआ है. विजन आईएएस का PT 365 ही पॉलिटिक पूरा कंप्लीट किया हुआ है और इसके मास्टर वीडियोज़ जो हम लोगों ने पब्लिश किए हुए हैं, तो आप लोग उसे भी देखिए. और उसी के साथ हम लोग इन्वायरमेंट कर रहे हैं, उसे देखिए. वाजिरामन रवि के करंट अफेयर भी हम लोग कर रहे हैं. 6 मंथ कंपटीशन जो वो प्रोवाइड करते हैं उसका करना है, तो आप लोग उसे भी देखिए. आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता पड़ती है और इसी से हम और प्रोत्साहित होकर आपके लिए अच्छे बवीडियो बना कर लाते हैं. आपको मैं श्योर कर दूं कि इस चैनल पर आपको यूपीएससी से रिलेटेड काफ़ी सारा करंट अफेयर कंटेंट आपको मिलेगा, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. तो बस आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, देखते रहें. जितना ज़्यादा रिवाइज कीजिएगा उतना ही अच्छा आपके लिए रहेगा और उतना ही आप लोग सहज महसूस कीजिएगा अपने आप को एग्ज़ाम टाइम पे. तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक. जहाँ हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में छोड़ा था वहीं से आज हम लोग इसे शुरू करने वाले हैं. तो हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में यहीं तक किया था, फिर आज शुरू करने वाले हैं मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म. न्यूज़ में क्यों था, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रिसेंटली नोटिफाइड द क्रिएशन ऑफ अ न्यू कैटेगरी ऑफ आयुष वीज़ा फॉर द फॉरेन नेशनल फॉर ट्रीटमेंट अंडर आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन. मोर अबाउट द न्यूज़ में क्या, तो ए न्यू चैप्टर दैट इज आयुष वीज़ा हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड अंडर मेडिकल वीज़ा फॉर द वीज़ा मैनुअल 2019 वी डील विद द ट्रीटमेंट अंडर द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन. This will boost medical value travel in India and strengthen our endeavor to make India traditional medicine a global phenomenon. Ayush is an acronym for Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Sindh and Homeopathy. However, it also includes other traditional and non-conventional health care system under a Sova, Rigpa, etc. About medical and wellness tourism. The medical tourism is a term used to describe the rapid growing practice of traveling across the international border to seek healthcare services. Wellness tourism is a travel associated with maintaining or enhancing one's well-being. The Ministry of Tourism has formulated a national strategy for roadmap for medical and wellness tourism, aimed to provide institutional framework strengthening the ecosystem for medical and wellness tourism, developing a brand and ensuring quality assistance. Strategy key pillar includes में क्या है, तो enabling digitalization by setting up an online medical
वैल्यू टर्म MBT पोर्टल, enhancement of accessibility for MBT exam etc. Constituted National Medical and Wellness Tourism Promote Board for Institutional Framework. रिलेटेड न्यूज़ में क्या है तो फर्स्ट WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट क्या है तो रिसेंटली द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WMO एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ऑर्गेनाइज्ड द फर्स्ट WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट टुवर्ड हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल इन गांधीनगर, गुजरात. Summit aimed to harness the potential of the evidence-based traditional, complementary, and integrative medicine (TCIM). WHO released the outcome document for the first WHO Traditional Medicine Global Summit 2023 in form of Gujarat Declaration. तो डाटा बैंक में क्या है तो सेवंथ ranked with 57 million trips in wellness tourism as per global wellness tourism. $70 billion estimated to grow of Ayush-based healthcare and wellness by 2025. अगला न्यूज़ है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC. न्यूज़ में क्यों था तो नेटवर्क ऑपरेशन एंड कंपनी सिस्टम NOCS प्लेटफॉर्म वाज लॉन्च्ड फॉर ONDC. मोर ऑन द न्यूज़ में क्या तो NPCI भारत बिल पे लिमिटेड NBBL was launched. NOCS platform will provide reconciliation and settlement service for transaction under the ONDC network. ONCS developed under guidance of RBI will enable smooth, secure and timely transfer of fund to network participants. It is integrated with banks, fintechs and e-commerce player and will soon go live. About ONDC क्या है तो what is ONDC? Market and community-led initiative. An open network estimates the need for a central intermediary, an enabler for massive digital commerce expansion, an enabler for broad-based innovation. What is ONDC not? मतलब क्या नहीं है. A government regulatory body नहीं है, an application और a platform नहीं है, a central intermediary नहीं है, a medium to help digitalize businesses नहीं है. ONDC was launched by Department for Promotion of Industry and Internal Trade DPIIT, Ministry of Commerce and Industry to control digital monopolies. It promotes open network for all aspects of exchange of goods and services over digital or electronic network. Task to integrate e-commerce platform on ONDC has been assigned to Quality Council of India. ONDC does not require the use of same platform application by buyer and seller to do a business transaction. अगला एनर्जी सेक्टर, उसमें पहला है नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान NEP. न्यूज़ में क्या था तो रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी हैज़ नोटिफाइड द नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान फॉर 2022 से 32. मोर अबाउट द न्यूज़ में क्या था एज पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2023 CEA इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द NEP in accordance with the National Electricity Policy and notify such plan once in 5 years. NEP includes the review of the last 5 year 2017 से 22, a detailed plan for the next 5 year 2022 से 27. As a prospective plan for 2027 से 32, the first NEP was notified in 2007. की हाईलाइट ऑफ NEP क्या है तो राइजिंग एनर्जी डिमांड. इंडिया इज विटनेस इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इंक्रीज at CAGR around 4.1% during the last decade. Installed capacity क्या है तो likely installed capacity for the year 2026-27 will be go around 610 gigawatt with almost around 57.4% non-fossil waste capacity from around 40% as of March 2022. Carbon emission, average CO2 emission rate from coal-based station has been on a declining trend. Contribution of renewable energy RE sources क्या है तो installed capacity of RE sources is expected to contribute around 35% of the total energy mix by 2026-27. Energy efficiency and conservation. India has achieved a reduction in the emission intensity of GDP by 24% over the period 2005 से 2016 and is now committed to reduce emission intensity by 45% in 2030 against the level of the year 2005. Emission intensity is the level of GHG emissions per unit of economic activity usually measured at the national level as GDP. All India installed capacity as on 31/3/2023 मतलब 31 मार्च 2022
तक ऑल वैल्यू क्या है इन मेगावाट। तो रिन्यूएबल एनर्जी से 39%, लिग्नाइट से है 2%, न्यूक्लियर से है 2%, डीजल से है 0%, गैस से 6% और कोल से दिखा रहा है 51%। ऑल इंडिया री इंस्टॉल कैपेसिटी मेगावाट एज ऑन 31 मार्च 2022 क्या है। तो सोलर से है 34%, विंड से 26%, बायोमास से है 7%, स्मॉल हाइड्रो से है 3% और लार्ज हाइड्रो से है 30%। अगला है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी CEA क्या है। तो अबाउट स्टेटरी ऑर्गेनाइजेशन अंडर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, इट वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। जेनेसिस क्या है। तो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3 क्लॉज 1 ऑफ रिपील्ड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948। In 1951, established as part-time body and made full-time body in 1975. Superseded by Section 70 of Electricity Act 2003. Objective क्या है। तो to regulate and oversee the development of electricity sector in the country, to ensure reliable 24/7 power supply of adequate quality to all consumer in the country. कंपोजिशन में क्या है। तो नॉट मोर देन 14 मेंबर इंक्लूडिंग इट्स चेयरपर्सन, नॉट मोर देन द 8 फुल टाइम मेंबर टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी, स्पेसिफाई द टेक्निकल स्टैंडर्ड्स फॉर इलेक्ट्रिकल प्लांट एंड लाइन्स, specify the condition for installation of meters, promote measures for advancing the skill of person engaged in electricity industry, promote and assist in the timely completion of a scheme and projects. Interstate Transmission System ISTS चार्जेस क्या है। तो न्यूज़ में क्या था। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर waves इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम ISTS चार्जेस ऑन ऑफशोर विंड ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया प्रोजेक्ट for 25 years. More on the news में क्या है। तो earlier government has ordered waiver of ISTS charges on transmission of electricity generated from new hydropower projects. OWP is the use of wind farm constructed in bodies of water, usually in ocean on continental shelf, to harvest wind energy to generate electricity. Green hydrogen is hydrogen produced from water using RE sources. Green ammonia is a derivative of green hydrogen and is used as energy in transport and storage vector, shipping fuel and as a fertilizer. Key decision क्या है। तो complete waiver of ISTS charges has been given from offshore wind power OWP project commissioned on or before 31st December 2032 from 25 years from date of commissioning. However, project commissioned from 1st January 2033 would be given graded ISTS charges. Complete waiver for green hydrogen, green ammonia production unit using renewable energy RE pumped or battery storage system or any hybrid combination. Project commissioned on or before 31st December 2030 will be eligible for this waiver. Project after December 31, 2030 will attract graded transmission charges thereafter. पहला अब है अदर इनिशिएटिव इन द पावर सेक्टर में कौन कौन सा इनिशिएटिव है। पहला फिनेंशियल इनिशिएटिव टू स्टेट्स फॉर रिफॉर्म इन द पावर सेक्टर। Ministry of Finance has allowed states additional borrowing ranging from 0.25% to 0.5% of the gross state domestic product GSDP annually in lieu of reform in the power sector. यहाँ पे मैंडेटरी रिफॉर्म फॉर फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ द स्टेट्स क्या क्या है। चार्ट है, देखते कौन कौन सा। पहला प्रोग्रेसिव एजम्पशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लॉसेस ऑफ पब्लिक सेक्टर डिस्कॉम बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अगला है ट्रांसपेरेंसी इन द रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल अफेयर ऑफ पावर सेक्टर। नेक्स्ट है टाइमली रिंडेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड एनर्जी अकाउंट एंड टाइमली ऑडिट। अगला कंप्लायंस विद द लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। The initiative was announced in Union Budget 2021-22 for a 4-year period from 2021-22 to 2024-25. अगला है मार्केट कपलिंग। The Union Ministry of Power has directed the Central Electricity Regulatory Commission CERC to initiate the process of market coupling of power exchange in order to have uniform prices across multiple exchange. Market coupling refers to the forming of a single power trading entity owned by the government. Under it,
buy and sell, but from all power exchange in the country will be aggregated and matched to discover a uniform power price or market clearing price (MCP). At present, MCP are different in three power exchange that India has. क्या है तो इंडिया एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड IEX, पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड PXIL, and Hindustan Power Exchange Limited HPX. IEX currently enjoys a monopoly status with almost 90% share in the electricity market. Market coupling will pave the way for one nation, one grid, one frequency, one price framework by implementing the market-based economic dispatch (MBED) mechanism. MBED mechanism envisages centralized schedule for dispatching the entire yearly consumption of electricity, both at the interstate and intra-state levels. अगला है इलेक्ट्रिसिटी राइट ऑफ कंज्यूमर अमेंडमेंट रूल 2023. सेंट्रल गवर्नमेंट अमेंडेड इलेक्ट्रिसिटी राइट ऑफ कंज्यूमर रूल 2020 which was notified by the government to provide reliable service and quality electricity to consumer. Rules seek to ensure that क्या होगा तो new electricity connection, refund and other services are given in time bound manner. Willful disregard for consumer rights result in levying of penalties of service provider and payment of compensation to consumers. Ministry of Power has now introduced Electricity Right of Consumer Amendment Rule 2023 to bring following changes. कौन कौन सा चेंजेस है देख लेते हैं. यहाँ पे चेंजेस है और अबाउट है. तो पहला इंट्रोडक्शन ऑफ टाइम ऑफ DTOD टैरिफ. उसमें है rather than being charged for electricity at the same rate at all time of the day, price for electricity will vary according to the time of the day. Power tariff to be 20% less during solar hour during the 8 hour in a day as specified by State Electricity Authority Regulatory Commission, 10 to 20% higher during peak hour. It will enable consumer to reduce electricity bill and will help power system to use resources more efficiently. Amendment made in smart metering provision. इसमें post installation of a smart meter, no panel charges will be imposed on a consumer based on maximum demand recorded by a smart meter for the period before installation date. अगला हाई प्राइस डे अहेड मार्केट एंड सरप्लस पावर पोर्टल. पुश अप पोर्टल. इसमें क्या है तो पुश अप पोर्टल वॉज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर टू इंश्योर ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ पावर ड्यूरिंग पीक डिमांड सीजन. Power distribution companies DISCOM will be able to indicate their surplus power in block time days month on portal. This DISCOM who need power will be able to requisition the surplus power. This will reduce the fixed cost burden on DISCOM and enable the available generation capacity to be utilized. अगला है नेशनल गैस ग्रिड. न्यूज़ में क्या था तो बिहार पोर्शन ऑफ बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन विच कनेक्ट बिहार टू द नेशनल गैस ग्रिड हैज़ बीन कंप्लीटेड. अबाउट नेशनल गैस क्या है तो नेचुरल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैस विच आर रिच इन हाइड्रोकार्बन कंसिस्टिंग ऑफ मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड etc. Natural gas reserves are deep inside the earth near outer solid and liquid hydrocarbon beds like coal and crude oil. It is not used in its pure form. It processed and converted into cleaner fuel for consumption. India has targeted to increase the share of natural gas in primary energy mix in India from current 6.5 to 15% by 2030. The subjects of petroleum and natural gas fall under the union list. National gas grid क्या है तो it is a 33,764 km long national gas pipeline network that aims to connect all major supply and demand center in the country. It is under the purview of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board PNGRB. About Petroleum and Natural Gas Regulatory Board PNGRB क्या है तो it was established under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board 2006. It aimed to protect the interest of consumer and entities engaged in specified activity relating to petroleum product and natural gas and to promote competitive markets. It also oversees a gas exchange for the trading of natural gas in India. It is the authority to grant authorization to the entities for the development of cities gas distribution CGD network in geographical areas gas. It is under Ministry of Petroleum and Natural Gas.
अगला टॉपिक है हमारा बिजनेस इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें पहला है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR। तो न्यूज़ में क्यों था, तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर MCA in its monthly newsletter has highlighted various insights about CSR। एक्ट ऑफ 2013 क्या है, तो गवर्नमेंट प्रोवाइड द ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ CSR थ्रू आउट। पहला सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 enumerates the provision regarding CSR। दूसरा शेड्यूल 7 of the Company Act 2013 indicates the activity to be undertaken by the company under CSR। Companies need to spend a minimum 2% of its average net profit for its preceding 3 financial year amount on CSR activities। CSR mandated companies are required to file detail of CSR activities annually in MCA 21 registry। Non-compliance of CSR provisions has been notified as a civil wrong WEF from 22 January 2021। Contribution to following funds shall be admissible as CSR expenditure: स्वच्छ भारत कोष, क्लीन गंगा फंड, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड PMNRF, PM सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड PM केयर फंड। कंपनी CSR पॉलिसी अमेंडमेंट रूल 2021 क्या है, तो इम्पैक्ट असेसमेंट बाई एन इंडिपेंडेंट एजेंसी फॉर कंपनीज स्पेंडिंग ₹10 crore और मोर इन द 3 immediately preceding financial year under CSR। Mandatory transfer of unspent CSR amount is required। Administrative overhead shall not exceed 5% of total CSR expenditure of the company for the financial year। Ongoing project means a multi-year project shall not exceed 3 years, excluding the financial year in which it was commenced। कंपनी CSR पॉलिसी अमेंडमेंट रूल 2022 क्या है, तो CSR कमेटी इस्टेब्लिशमेंट फॉर अनस्पेंड CSR अमाउंट। CSR of cost of social impact assessment which can be considered as CSR spending cannot be greater than 2% of all CSR expenditure for the applicable financial year of ₹50 lakh, whichever is higher। फ्रेमवर्क फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया क्या है, तो कंपनीज एक्ट 2013 मैंडेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड एंड मीटिंग, ऑडिट कमेटी, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट etc। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI monitors and regulates the corporate governance of listed companies। Institute of Chartered Accountant of India ICAI for issuing guidelines and standards, thereby directing the pathway of disclosing financial data। Institute of Company Securities of India ICSI issues the secretariat standards primarily in terms of board of director meeting and general meeting। Ministry of Corporate Affairs regulates the functioning of corporate sector in accordance with law। तो CSR इज एप्लीकेबल टू कंपनीज विथ क्या क्या, तो नेट प्रॉफिट ऑफ ₹5 crore और मोर, नेट वर्थ ऑफ 500 crore और मोर, टर्नओवर ऑफ 1,000 crore और मोर। ट्रेंड इन CSR स्पेंडिंग में क्या है, तो 150% इंक्रीज फ्रॉम CSR स्पेंडिंग फ्रॉम 2014 से 15। ₹26,000 crore हैज़ बीन इन्वेस्टेड बाय मोर देन 18,000 कंपनीज। 29.5% and 24.5% of the total spending was done in health and education sector respectively। Doubling of spending in the environment sector due to Indian global climate commitments। Increased spending on sanitation through the Clean Ganga Fund, drinking water and slum area development। Less than 0.1% spending towards technology incorporated since the inception of CSR। अगला है इंडियन कंपनीज ऑन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर IFSC। न्यूज़ में क्यों था, तो रिसेंटली द फाइनेंस मिनिस्टर सेड दैट इंडियन कंपनीज कैन लिस्ट डायरेक्टली और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर IFSC। मोर ऑन द न्यूज़ में क्या है, तो प्रेजेंटली इंडियन कंपनीज कैन नॉट डायरेक्टली लिस्ट देयर सिक्योरिटीज abroad without getting themselves listed in domestic stock exchange। In the abyss, Central amended Companies Act allowing direct listing of Indian companies on foreign stock exchange। Currently, Indian companies can raise money abroad through American
Depository Receipt ADR and Global Depository Receipt GDR. Depository Receipt DR is an instrument used by domestic company to raise money outside the country. These shares are held by a foreign bank that provide DRs to companies in return for shares. Both GDR and ADR are used to raise fund from foreign market. However, ADR are traded on US stock exchange and GDR are traded monthly on European exchange. What IFSC क्या है तो an IFSC charters to to customer outside the jurisdiction on the domestic economy. Such centers deal with flow of finance, financial product and services across border. It can provide several services including fundraising, asset management and global portfolio diversification, wealth management, etc. Establishment क्या है तो IFSCA has been established in 2020 under the International Financial Service Center Authority Act 2019. It is headquartered at Gift City, Gandhinagar in Gujarat. Role of IFSCA. The IFSCA is a unified authority for the development and regulation of financial product, financial services and financial institution in the IFSC in India. At present, the GIFT IFSC is the maiden international financial service center in India. न्यूज़ है कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2023. तो न्यूज़ में क्या था द सेंट्रल नोटिफाइड सेवरल प्रोविजन फॉर द कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 विच अमेंडेड द कंपटीशन एक्ट CA 2002. कंपटीशन एक्ट 2002 में क्या था तो इट रिप्लेस द मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस MRTP एक्ट 1969. इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI. द एक्ट फॉरबिड्स एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, corporate abuse of dominant positions and combinations, including acquisitions, takeover of control, and mergers and acquisitions that have or are likely to have a mentally negative impact on competition in India. Amended definition in the act. क्या है तो definition of combination. The CAA expand the definition of combination, mergers, acquisition or amalgamation or of enterprises to include transaction with value above 2000 crore. Reduction in the time limit for approval of combination from 210 दिन to 150 दिन. The CCI is now required to form a prima facie opinion on a combination within 30 days. Otherwise, the combination shall be deemed to have been approved. Expansion of scope of chattel to include hub and spoke mode agreement. Companies which are not engaged in identical or similar business activities can also be held liable for an anti-competitive horizontal agreement cartelization wherever such companies participate or intend to participate in facilitating such an agreement. Grievances redressal and penalty provision. क्या है तो limitation period to filing information. A complaint against anti-competitive conduct need to be filed before the Competition Commission of India CCI within 3 years from the date on which the causes of action arose. The CCI is empowered to condone delay, increase penalty for false statement, omission of material information from 1 crore to 5 crore. Penalty based on global turnover क्या है तो the penalties would be imposed based on global turnover derived from all product and services by such person or an enterprise. Compounding of offense क्या है तो CAA introduce a provision which allows the compounding of any offense which does not entail imprisonment. Compounding an offense indicates that the individual with whom the crime has been perpetrated has acquired some compensation from the accused. Decriminalization of certain offences such as failure to comply with orders of CCI and direction of the Directorate General concerning anti-competitive agreement and abuse of dominant position. Leniency provision where a party implicated in a cartel investigation makes a true and vital disclosure of an alleged violation or another undisclosed cartel
CCI is empowered to also grant an additional lesser penalty for the cartel already being investigated. अदर प्रोविजन ऑफ CCA क्या है? तो सेटलमेंट एंड कमिटमेंट मैकेनिज्म. अंडर द CCA, CCI में इनिशिएट प्रोसीडिंग अगेंस्ट enterprises on ground of entering into anti-competitive agreement. Appointment of Director General DG. As per the CAA, the DG shall now be appointed by the CCI with prior approval of the central government, as against the erstwhile power being vested with the central government. Competition Commission of India. Genesis क्या है? It is a statutory body created via the Competition Act 2002. Mandate क्या है? तो eliminate practices having adverse effect on competition, promote and sustain competition, protect the interest of consumer and ensure freedom of trade in the market of India. Ministry क्या है? तो Ministry of Corporate Affairs है. कंपोजिशन में क्या था? चेयरपर्सन एंड एटलीस्ट टू मैक्सिमम 6 अदर मेंबर टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर इज 5 ईयर और द एज ऑफ 65 ईयर विच एवर इज ईयरलियर. दे आर एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट. पावर क्या है? द कमीशन कैन इंक्वायर इनटू सर्टेन एग्रीमेंट्स, कॉम्बिनेशन एंड डोमिनेंट पोजीशन ऑफ एंटरप्राइज. It can regulate its own procedure and amend its order to rectify any mistake. Failure to follow commission order or direction can result in fine or imprisonment. International Competition Network. The CCI became a member of the steering group of the ICN for the first time. CCI membership will be for 2 years. The ICN is a specialized yet informal network of 140 competition authorities. The ICN mission is to advocate the adoption of superior standard and procedure in competition policy around the world. It is guided by its apex body, steering group of 18 members. अगला है जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन एक्ट 2023. न्यूज़ में क्यों था? तो रिसेंटली द जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन बिल 2023 रिवाइज्ड द प्रेसिडेंट assent. The act aimed to give a boost to ease of living and ease of doing business. Key highlight of the act क्या? तो decriminalizes 183 provision across 42 laws administered by 19 ministries and departments. Converts several fines into penalties, implying that judicial prosecution is not necessary to administer punishment. Removes all of offences and penalties under the Indian Post Office Act 1898. Periodic revision, 10% increase of the minimum amount every 3 year, or fines and penalties for various offence in a specified act. Changes in grievances, redress and appellate mechanism, and appointment of one or more adjudicating officers to determining penalties under acts such as the Cinematograph Act 1952, Environment Protection Act 1986, Merchant Shipping Act 1958 etc. ट्रांसफ़र प्राइसिंग. न्यूज़ में क्यों था? तो सुप्रीम कोर्ट अल्टर्ड द अप्रोच ऑफ रिजॉल्विंग ट्रांसफ़र प्राइसिंग डिस्प्यूट इन इंडिया. मोर इन द न्यूज़ क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड एन अर्लियर कर्नाटका हाई कोर्ट रूलिंग विच हेल्ड that in transfer pricing matter the determination of the arm's length price ALP by the income tax appellate tribunal ITAT is final and cannot be subject to judicial scrutiny. In India, transfer pricing and ALP provision can contain in chapter 10 of the Income Tax Act 1961, and arm's length price is determined by the assessing officer. The apex court now held that any ALP determined outside the preview of relevant transferring price TP provision in the Income Tax Act can be considered as perceived unjust, and in such cases decision of the tribunal is not final. In such cases, both the Indian Revenue Authorities IRA as well as taxpayer can approach a HC after a decision by the ITAT. The Supreme Court ruling has restored TP issues to the same pedestal as other tax issues in India. About ITAT क्या है? तो ITAT is a quasi-judicial institution set up in 1941.
It specializes in dealing with appeals under the Direct Tax Act. The order passed by the ITAT are final. An appeal lies to the higher court only if a sustainable question of law arises for determination. Starting with 3 benches at Delhi, Kolkata, and Mumbai, the number of benches has progressively increased, and the personality ITAT has 63 benches in 27 different stations. About transfer pricing क्या है, तो ट्रांसफर प्राइसिंग इज एन अकाउंटिंग practice that allows for the establishment of price for the goods and service exchanged between divisions, subordinates, subsidiaries, or affiliates that are part of larger enterprise. Usually company use transfer pricing to reduce the overall tax burden of the parent company. This is done by changing a higher price to subsidiaries in high tax countries, reducing profit while exchanging a low price, increasing profit for subsidiaries in low tax countries. About arm's length principle, ALP क्या है? It means that the price of a company pay to purchase goods or services from a related company entity should be the same as if the two entities were unrelated, known as arm's length price. There should be no price adjustment or special condition for the transition supply because the parties are related legal entities. Its objective is to avoid the erosion of tax base or the transfer of profit to low tax jurisdiction. आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन क्या है, तो ABC INC USA में कंपनी, फिर ABC INC द नीदरलैंड भी एक कंपनी है. इट द प्राइस एग्रीड बिटवीन देम इज अ फेयर वैल्यू देन इट इज़ आर्म लेंथ. मतलब दोनों के बीच में प्राइस वैल्यू अगर फेयर है तो वह आर्म लेंथ के अंदर आ जाएगा. अगला ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2023 न्यूज़ में क्यों है, तो इंडिया मेंटेन्ड 40th रैंक इन द रिसेंटली रिलीज GII 2023 बाय द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO. अबाउट GII क्या है, तो GII इज़ अ रिलायबल टूल फॉर गवर्नमेंट्स across the world to assess the innovation-led social and economic changes in their respective countries. It is co-published annually by Cornell University, INSEAD Business School and WIPO. Key finding क्या है, तो for the 13th consecutive year, Switzerland ranked first in the GII. Status of innovation in India क्या है, तो India leads the lower middle income group and is stable. India continues as a record holder for being an innovation over performer for a 13th consecutive year. The ascent of India in terms of publication output, ranking 4th in the 2022, overtaking the UK 5th and Germany 3rd. India has 4 technology clusters among top 100 clusters: Bengaluru, Delhi, Chennai and Mumbai. World International Property Organization WIPO क्या है, तो जेनेसिस क्या है, तो स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UN established in 1967. ऑब्जेक्टिव क्या है, तो डेवलपिंग अ बैलेंस्ड एंड एक्सेसिबल इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी IP सिस्टम. मेंबरशिप क्या है, तो इट हैज़ 193 मेंबर इंक्लूडिंग इंडिया. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, तो जनरल असेंबली एंड द कोऑर्डिनेशन कमेटी. मेजर ट्रीटीज, इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ ऑल 3. कौन कौन सा, तो पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्री प्रॉपर्टी 1998, Berlin Convention for the Protection of Literary and Artistic Work 1928, Patent Corporation Treaty 1998. Criteria to measure innovation क्या क्या है, तो इनपुट पिलर इंस्टीट्यूशंस, ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट सोफिस्टिकेशन, बिजनेस सोफिस्टिकेशन. आउटपुट पिलर में क्या है, तो नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट, क्रिएटिव आउटपुट. अगला स्टार्टअप इन इंडिया न्यूज़ में क्यों था, द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स रिसेंटली रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल्ड इकोसिस्टम एंड स्टार्टअप टू बेनिफिट इंडिया. की पॉइंटर ऑफ दैट रिपोर्ट क्या है, तो एक्सेस टू फंडिंग, इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप एंड cyclical in nature. They witness market correction based on various factors such as macroeconomic condition, investors sentiments and monetary policy. Single implementation agency क्या, तो 42 ministries, department, bodies and overseeing the implementation of various scheme and initiative related to startups. Regulatory support क्या है, तो committee noted that easing regulatory या legal framework to facilitate direction overseas listing of utilized Indian startup could give a boost to the ecosystem.
स्टार्टअप इन इंडिया क्या है, तो डेफिनेशन ऑफ द क्राइटेरिया क्या क्या है डेफिनेशन का, तो ए कंपनी और इंटाइटल्ड entity with will be referred to as a startup if it fulfills certain criteria या parameters given by Department of Promotion of Industry and Internal Trade DPIIT Ministry of Commerce and Industry under Startup India scheme. पहला company age, the period of existence and operations should not exceed 10 years from the date of incorporation. अगला company type, incorporated as a private limited company, a registrar, partnership firm or a limited liability partnership. अगला annual turnover shall have an annual turnover not exceeding rupees 100 crore for any of the financial year since its incorporation. Original entity should not have been formed by slipping up or reconstructing an already existing business. अगला innovative and scalable should work toward development or improvement of a product, process or service and or have scalable business model and high potential for creation of wealth and employment. DPIIT recognition grant tax exempt for 3 years to startup. Regulations of startup ecosystem in India. क्या क्या रेगुलेशन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर MCA has defined startup through an executive order under the Companies Act 2013 and gave few operational and compliance relaxation for a startup company. The Securities and Exchange Board of India SEBI notifies rules for listing startup. Reserve Bank of India RBI created a dedicated helpline for startup in India to offer guidelines assistance for undertaking cross-border transition with the ambit of the regulatory framework. Issues या challenges in the startup ecosystem of India क्या है, तो let's focus on agriculture. Out of the total recognized startup, only 5.18% are in the agriculture sector. Low intellectual property right IPR, only 11% of the patent application field of startup has been granted patents. Flipping registrar in a foreign country, the economic survey 2022 highlighted the flipping trend due to more access to overseas debt, eliminating the risk of angel tax, better IP protection etc. अगला ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS न्यूज़ में क्यों था, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इन्फॉर्म दैट द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS नोड मस्ट फॉर एन एडिशनल 115 कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम 2024. मोर ऑन द न्यूज़ क्या है, तो सीलिंग फैन, स्टेनलेस स्टील कुकवेयर, वॉट एल्यूमिनियम यूटेंसिल, ब्लॉक board and aluminum cans for beverages will come under the mandatory quality norms notified by the BIS. Bureau of Indian Standard BIS क्या है, तो जेनेसिस इसका क्या है, तो BIS is the National Standard Board of India established under the BIS Act 1986 replacing the then Indian Standard Institution ISI and later restructured by the BIS Act 2016. It works under the aegis of Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution MOCA, FNPD. Objective क्या है, तो to satisfy the consumer need for quality, to achieve harmonious development of activities of standardization, to provide trust to standardization and quality control for growth and development. Organizational structure क्या है, तो a governing council consists of 27 members, president, Ministry of MOCA and FNPD. वाइस प्रेसिडेंट कौन होगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ MOCA एंड FNPD. फंक्शन क्या है, तो फॉर्मुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स थ्रू ए कंसल्टेटिव मैकेनिज्म एंड टेक्निकल कमिटी, रिव्यू ऑफ स्टैंडर्ड्स एवरी इन 5 years, हार्मोनाइज इंडियन स्टैंडर्ड एंड पब्लिश देम, सर्टिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स एंड हॉलमार्किंग ऑफ गुड एंड सिल्वर ज्वेल्स etc. मेजर अचीवमेंट ऑफ BIS क्या है, तो BIS हैज़ अवॉर्डेड द प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन वॉलंटरी टू मोर देन 1000 प्रोडक्ट इन द कंट्री. BIS हैज़ डेवलप्ड एन ऑनलाइन कंसाइनमेंट पोर्टल Manacoline for foreign license through which the conformity to Indian standard can be easily checked. It unveiled the standard National Action Plan 2022-27 to serve as foundation for standardization in the country. Self-marketing rights of BIS standard mark ISI mark is provided for the manufacturer of a particular product except for a list of 211 products.
तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट अंडर कंपलसरी सर्टिफिकेशन ISI इन इंडिया क्या है? तो अराउंड 560 प्रोडक्ट फॉल अंडर कंपलसरी सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट विच आर क्लब्ड अंडर मेजर हेड्स लाइक कौन कौन सा? तो सीमेंट एनी वेराइटी, हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल गुड्स, फूड एंड रिलेटेड प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल एसेसरीज, medical equipments, steel and iron product, air conditioner and its part, domestic gas stove and pressure cooker, electric and non-electric toys etc. अगला डिफरेंट सर्टिफिकेशन मार्क इन इंडिया। तो आइकन फॉर सर्टिफिकेशन मार्क है, नेम ऑफ सर्टिफिकेशन मार्क है और डिटेल है। तो ISI मार्क हम लोग जानते ही हैं, उसका है issued by BIS for consumer durable good electronic item, kitchen appliances etc. नेक्स्ट है AG मार्क, इश्यूड बाय डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग इंस्पेक्शन DMI, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज एंड लाइवस्टॉक प्रोडक्ट। अगला BIS हॉल मार्क, इश्यूड बाय BSI फॉर गोल्ड ज्वेलरी। नेक्स्ट है वूल मार्क, सिग्निफाइज 100% प्योर वूल। नेक्स्ट इज इको मार्क, इश्यूड बाय BIS फॉर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट। अगला FPO मार्क, इश्यूड बाय फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI फॉर फूड प्रोडक्ट। अगला है इंडिया ऑर्गेनिक, इश्यूड बाय एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट अथॉरिटी फॉर ओरिजिनली फ्रेम्ड फूड प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे हमारा ये पूरा बुक यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको अब वीडियो सीरीज़ पसंद आया होगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आपको हमारी ये पहल कैसी लगी और आप इससे कितने लाभान्वित हुए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार का UPSC प्री देने वाले हैं, ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सके और अपने आप को करंट अफेयर में काफ़ी सहज महसूस कर सकें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज़ करें, प्लेलिस्ट को पूरा देखें और इसके साथ हम लोगों ने पॉलिटी का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें पूरा पॉलिटी कंप्लीट किया हुआ है। फिर हम लोग इन्वायरमेंट पे बना रहे हैं और हम लोग वाजीराम एंड रवि का करंट अफेयर का जो 6 मंथ का कंपाइलेशन बुक आता है उस पर भी हम लोग वीडियो बना रहे हैं। तो आप लोग उसे भी देखें और करंट अफेयर की अपनी तैयारी को और मजबूत करें। तो मिलते हैं आपसे किसी और नए सीरीज़ में, किसी और वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। रिवीजन करें, पढ़ते रहें और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।